वेलकम डियर रॉकर्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन कि ये आपकी फेवरेट सीरीज में से एक जरूर बन जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ हम लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई ये सीरीज जिसका नाम है गुड जॉब। कहानी की हीरोइन के पास एक स्पेशल पावर है जिसकी मदद से वो बहुत ही दूर की चीजों को अपनी आंखों से जूम करके वो भी क्लोज अप में बहुत ही क्लियरली देख सकती है। और तो और वो एक कसिनो में काम करती है और अपने सुपर पावर से वो उन लोगों का पता लगाती है जो कसिनो में खेलते वक्त चीटिंग करते हैं। अगर हीरो की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। दुनिया के लिए वो सीईओ है, लेकिन अंदर से दोस्तों वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है। दिन भर ऑफिस का काम करता है तो रात होते ही डिटेक्टिव का रूप ले लेता है, क्योंकि पता है वो एक शापित चीज को ढूंढ रहा है। और वो क्या है और कैसे जाएगी ये सीरीज, आइए सभी मिलकर एंजॉय करते हैं इस सीरीज को, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सुपर स्टोरी और स्क्रीन प्ले के जरिए दिखाया गया है सीरीज में। और इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में होती है हीरोइन की एंट्री जिसका नाम है सेरा। बचपन से इसके पास एक स्पेशल पावर है दोस्तों कि ये दूर की चीजों को जूम करके क्लोज अप में देख सकती है, और वो भी कमाल की क्लैरिटी के साथ, वैसे ही जैसे सैमसंग S24 में जूम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वो जिस चीज को जूम करती है उसके पीछे क्या है ये भी एकदम साफ देख पाती है। अपने इसी सुपर पावर का फायदा उठाने के लिए वो एक कसिनो में काम करती है जहां चीटिंग और फॉर्जरी बहुत ज्यादा होती है। तो अपने पावर से वो चीटर्स का पता लगाती है और अपने बॉस को बताती है। वहां पर एक लड़की अपने ड्रिंक्स वाले ग्लास के नीचे कुछ छुपाकर चीटिंग करती है दोस्तों। तो दूसरी ओर एक लड़का अपनी शर्ट स्लीव के अंदर कोई कार्ड छुपाकर चीटिंग कर रहा होता है। सेरा इनको देख लेती है और तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। तो दोस्तों इस तरह ये है सेरा का रोज का काम। एक दिन कसिनो में चोर आ जाता है जो टेबल से कुछ कॉइंस चुरा लेता है। सेरा सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर रही होती है कि व्हाइट ड्रेस में एक आदमी आकर चोर के पास बैठ जाता है। अब सेरा को लगता है कि ये भी चोर से मिला हुआ है, तो वो उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि बेटा तुम दोनों पकड़े गए हो, चुपचाप अंदर आओगे तो पुलिस की मार नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन ये व्हाइट ड्रेस वाला तो भड़क जाता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्टेटस क्या है तुम्हें पता है। सेरा कहती है तुम जो भी हो बस अंदर चलो, वरना सरेआम तुम्हारा स्टेटस उखाड़ के रख दूंगी। कहकर वो दोनों को एक कमरे में लेकर जाती है। सुनो, थोड़ी देर में हमारे मैनेजर आ जाएंगे, तब तक यहीं बैठे रहो। पर अचानक सेरा को लगता है कि इस चोर को कहीं तो मैंने देखा है। असल में दोस्तों जब सेरा कसिनो आ रही थी तो उसने एक वांटेड पोस्टर देखा था जिसमें थी इस चोर की फोटो और लिखा हुआ था कि इसे पकड़ने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। सेरा बड़ी खुश होती है कि चलो आज तो 5 लाख की लॉटरी लग गई है मेरी। और उस व्हाइट ड्रेस वाले के बाल और मूंछों को जूम करके सेरा तुरंत जान जाती है कि दोनों नकली हैं। तुझे तो मैं सीधे पुलिस के हवाले करूंगी, ये कहकर वो बाहर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। और दोस्तों ये व्हाइट ड्रेस वाला और कोई नहीं, इस कहानी का हीरो नाम है डॉन। और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, लेकिन सीईओ होकर ये फैंसी ड्रेस पहनकर यहाँ पर क्या करने आया है। तो असल में वो एक नेकलेस को ढूंढ रहा है जो कि उसके पापा ने उसकी माँ को गिफ्ट किया था। लेकिन नेकलेस पहनने के बाद किसी ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था और वो नेकलेस भी गायब हो गया। इस बात को हुए वैसे 20 साल हो चुके हैं और डॉन अब उस नेकलेस को ढूंढ रहा है। तो दिन में तो वो सीईओ और रात में दोस्तों डिटेक्टिव की तरह काम कर रहा है, सिर्फ किसके लिए, उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। और उसे हाल ही में पता चला है कि उस नेकलेस को अंडरवर्ल्ड के एक ऑक्शन पे बेचे जाने वाला है। तो डॉन एक बुजुर्ग के भेष में उस ऑक्शन में जाता है, पर वो नहीं जानता कि नेकलेस किसके पास है और उसे कौन बेच रहा है। तो वो सीधे सर्वर रूम की ओर जाता है जहां उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहाँ है नेकलेस, किसके पास है मतलब। तो वहां पर एक गार्ड उसको रोकता है, तो गार्ड को मारकर वो उसे बेहोश करके आगे बढ़ता है। वहां वैसे और भी गार्ड्स आ जाते हैं, पर लगता है दोस्तों ये डॉन मार्शल आर्ट्स भी जानता है और वो अकेला ही सारे गार्ड्स को मारकर आखिरकार पहुंच जाता है सर्वर रूम में और वहां पे कुछ ढूंढने लगता है। पर तभी किसी की आहट को सुनकर वो छुप जाता है। एक औरत अंदर आती है और शायद यही ऑक्शन करवा रही है। उसका डॉग दोस्तों डॉन को देख लेता है और उसके साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि बचपन से डॉन को डॉग्स बहुत ही पसंद थे, शायद इसीलिए डॉग उसके साथ इतना चिपक रहा था। और फिर कोई रास्ता न पाकर डॉन को उस औरत के सामने आना ही पड़ता है। वो पूछती है कि तुम सच में हिम्मत वाले हो जो इतनी खतरनाक जगह पे आए और यहाँ का डेटा चुराकर पुलिस को देने जा रहे हो क्या तुम, है ना। डॉन कहता है नहीं नहीं, मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अगर वो मिल जाए तो मैं तो वापस चला जाऊंगा, ये पुलिस वगैरह को बताना मेरा कोई इरादा नहीं है। इतने में वो औरत ड्रॉर खोलकर गन उठा लेती है और डॉन को शूट करने की करती है कोशिश, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होते। असल में डॉन ने अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही ड्रॉर में रखे गन से बुलेट्स निकाल लिए थे। और तब डॉन की नजर उस डॉग पर पड़ती है जिसके गले में पट्टा बंधा होता है जिसमें $1 होता है। जब वो औरत कमरे में आई थी तो वो बार बार अपने डॉग के डॉलर को देख रही थी। तो डॉन को शक हो गया कि जरूर इस डॉलर में कोई ना कोई तो राज है, इसीलिए वो उसके डॉग को उठाकर वहां से बच निकलता है। फिर डॉलर निकालकर डॉग को छोड़ भी देता है। अब दोस्तों डॉन वहां से जैसे ही आया था ना, उस औरत के गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। वो कहती है कि सुनो,
ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी पकड़ो उसको। फिर क्या था, वो डॉन को चेस करने में लगे होते हैं। तभी डॉन अपने ब्लूटूथ डिवाइस पर किसी से पूछता है कि यार बाइक कहाँ है। तभी वहां पर एक बाइक को दिखाते हैं जो उसके फ्रेंड ने वहां पार्क किया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि डॉन उसको देखता, एक ट्रक उसके आगे आ जाता है और डॉन को वो बाइक दिखती ही नहीं। लेकिन तभी साइड में स्कूटी जैसी एक गाड़ी पार्क की होती है। डॉन सोचता है कि शायद यही मेरे फ्रेंड ने पार्क की है। वो उसी में बैठकर तुरंत बच निकलता है। पर पता है दोस्तों, असल में ये गाड़ी सेरा की थी। वो भी चोर चोर चिल्लाकर उसके पीछे भागती है, पर डॉन तो बड़ी तेज चला जाता है। फिर भी उस औरत के गार्ड्स डॉन का पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन डॉन है, वो तेजी से कट करके दूसरी ओर चला जाता है और आखिर अपने दोस्त की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वेल, ये देखिए, ये है डॉन का दोस्त जिसका नाम है फ्रेड। असल में एक बात बताऊं आपको, फ्रेड भी डॉन की तरह दो तरह का काम करता है। दिन में ये एक लॉयर है और रात में ये हैकिंग करता है। और सच बताऊं तो हैकिंग में बड़ा एक्सपर्ट है। ये डॉन की बहुत मदद करता है। अब डॉन उस डॉलर को देखता है जो उस डॉग के गले में था। उसके अंदर एक चिप होती है जिसमें उस चोर की डिटेल्स होती हैं। और दोस्तों, इसीलिए डॉन उस चोर से पूछताछ करने कसिनो आया था। वेल, आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में वो चोर को उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है, ये नेकलेस कहाँ है मुझे बताओ, फिर मैं देखो तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर चला जाऊंगा। पर ये चोर भी बड़ा अक्लमंद है। कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो, फिर मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। डॉन भी कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ से फ्रेड को कॉल करके कहता है कि यार प्लान बी एग्जीक्यूट कर दे। वो भी हाँ कर देता है। बाहर सेरा पुलिस को कॉल कर रही होती है। इसी बीच फ्रेड एक पिलर के पास खड़ा होकर ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि पिलर के पीछे से कोई उसे मार रहा है। ये देखकर सेरा उसके पास जाती है, क्या हो गया, और वो पागलों की तरह इधर उधर गिर रहा होता है। असल में दोस्तों, फ्रेड ना सेरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और इसी बीच चोर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। अब डॉन तो उसको ताने भी मारता है कि तू चोर के नाम पे कलंक है भाई, क्या चोरी करेगा तो, ताला खोलना तो तुझको आता नहीं। ये कहकर डॉन अपनी अंगूठी निकालता है और उसकी मदद से दरवाजा खोल देता है। और फिर क्या था, दोनों बाहर। और जाते जाते डॉन फ्रेड को भी इशारा करता है, काम हो गया भाई, बंद कर दे एक्टिंग। फ्रेड उठ जाता है और सेरा से कहता है कि सॉरी, मुझे ना अक्सर दौरे पड़ते हैं, बस वही पड़ा था, कम से कम अब मेरी मदद करने के लिए आई तो सही। ये कहकर वो भी चला जाता है। तभी सेरा दरवाजा खुला पाकर समझ जाती है कि वो दोनों बच निकले। फिर क्या था, दोनों को चेस करने लग जाती है वो, और गार्ड्स को भी इन्फॉर्म कर देती है। इस वजह से नीचे का रास्ता भी दोस्तों इनके लिए हो जाता है ब्लॉक। दोनों बचकर ऊपर भागते हैं और टेरेस पर पहुंच जाते हैं। पर वहां जाकर चोर डॉन से बचने के लिए उस पर एक रॉड से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉन ठहरा मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट, वो उसे उठाकर पटक देता है और पूछता है कि देखो, मुझे बस ये बता दो कि वो नेकलेस कहाँ पर है, वरना तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूंगा। और तब वो चोर बताता है कि वो नेकलेस एक मॉडल के पास है और वो मॉडल तुम्हारी कंपनी के लिए एड्स भी करती है। एक बार मैं उसके घर चोरी करने गया था, वहाँ बहुत सारा पैसा था और उसके साथ वो नेकलेस भी था, पर मैंने सिर्फ पैसे उठाए और सोचा कि नेकलेस कभी और चुरा लूंगा। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी इतने में सेरा और कुछ गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं। सेरा उन पर गन तान देती है तो डॉन चोर को पकड़कर कहता है कि चलो, हमें यहाँ से कूदना होगा। अरे मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ कूदूंगा क्या, छोड़ो मुझे। लेकिन डॉन तो उसको खींचकर कूदने वाला होता है कि वो अपनी शर्ट निकालकर डॉन की पकड़ से छुटकारा पा लेता है। डॉन कहता है कि अब मैं तुझे बचाने वाला था, लेकिन तू तो एकदम बेवकूफ निकला। ये कहकर डॉन अकेले ही छत से कूद जाता है और फिर पता चलता है कि असल में डॉन एक कचड़े के ट्रक में कूद गया था और उस गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं फ्रेड है। पर चोर बुरा फंस चुका है। पुलिस उसको पकड़ कर लेकर जाती है। लेकिन हाँ, वो 5 लाख का प्राइज मनी सेरा को नहीं देते, क्योंकि एक डॉन जिसे वो इस चोर का साथी मानते हैं वो बच निकला है। इसीलिए सेरा निराश होकर अपनी फ्रेंड की बेकरी में जाती है। उसकी फ्रेंड का नाम है दोस्तों किम, और उसकी बेकरी डॉन के दोस्त यानी फ्रेड के घर के नीचे ही है। वो किम को सारी बात बताती है जो भी हुआ होता है और पूछती है, वैसे तुम्हारी बेकरी कैसे चल रही है, सब ठीक है ना। किम भी कहती है वैसे ठीक चल रही है, लेकिन अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम कुछ लोगों को फ्री सैंपल केक्स देंगे, फिर धीरे धीरे लोग बेकरी में आना शुरू हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले अपने पड़ोसी को देकर आते हैं। ये सोचकर दोनों कुछ केक्स लेकर फ्रेड के घर पर जाती है। वहाँ डॉन भी होता है दोस्तों। वो कैमरा से इनको देख लेता है और डॉन फ्रेड से कहता है कि यार, अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, तुम उसे ये कह दो कि तुम बिजी हो, दरवाजा मत खोलो। फ्रेड वैसा ही करता है और फिर क्या था, वो दोनों भी नीचे आ जाती है। पर दोस्तों, नीचे एक पार्सल होता है जो कि फ्रेड के लिए आया है और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि चलो इस पार्सल को हम ऊपर उठा ले जाएंगे और पड़ोसी पर अच्छा थोड़ा इंप्रेशन भी जमाएंगे, फिर तो वो हमारी बेकरी में केक्स लेने के लिए जरूर आएगा। तो दोनों उस भारी पार्सल को उठाकर ऊपर ले जाने लग जाती है। ये सब कैमरे में देखकर फ्रेड घबरा जाता है
और कहता है कि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वो गिर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। वो ये कह ही रहा होता है कि दोस्तों वहां दोनों गलती से पार्सल को नीचे गिरा देती है। अब अंदर फ्रेड तो बौखला जाता है कि यार मैं लुट गया, मैं अभी जाकर इनकी खबर लेता हूँ। डॉन कहता है कि भाई मेरी बात सुन, अगर उसने तुम्हारा थोबड़ा देख लिया ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगी वो। और तब फ्रेड वहां पर एक पिंक कलर हेलमेट पहन कर जाता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख पाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो सेरा का हेलमेट है, क्योंकि आपको याद होगा डॉन ने सेरा का स्कूटर चुराया था जिसमें उसका ये हेलमेट भी रखा हुआ था। अब फ्रेड नीचे जाकर दोनों को डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी चीज को छूने की। दोनों वैसे घबरा भी जाती है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, लेकिन तभी सेरा उसके हेलमेट को बड़े ध्यान से देखती है और उसे लगता है कि यार ये तो मेरा हेलमेट है। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में उस दिन डॉन सेरा का स्कूटर चुरा कर भागा था। हालांकि उसे लगा था कि ये स्कूटर फ्रेड ने यहाँ पर पार्क किया था, लेकिन जब वो फ्रेड से मिला तो पता चला कि ये वो बाइक नहीं है जो फ्रेड ने डॉन के लिए वहां पार्क की थी। और तब डॉन ने फ्रेड से ये भी कहा था कि भाई तुम ये स्कूटर वापस छोड़ देना। तो फ्रेड ने स्कूटर को उसी जगह पार्क कर दिया था जहां वो पहले था। इतना ही नहीं, सेरा को हुई तकलीफ के लिए फ्रेंड ने एक कवर में कुछ पैसे भी छोड़ दिए थे। और तब सेरा वहां पर आई थी तो अपना स्कूटर देखकर बड़ी खुश हुई, लेकिन कवर में पैसे देखकर सेरा हैरान हो गई कि ये चोर बहुत ही भला इंसान लगता है, पैसे भी रखकर चला गया, वाओ। लेकिन उसने नोटिस किया कि हेलमेट मिसिंग है। और अब यहाँ से आ जाइए प्रेजेंट में, वो देखती है कि वही हेलमेट इसने पहन के रखा हुआ है। इसी बीच डॉन एक वैन लेकर दूसरे रास्ते से वहां जाता है। फ्रेड अपना पार्सल उसमें चढ़ाकर बैठ जाता है, लेकिन जाने से पहले सेरा हेलमेट का सनशेड खोलकर फ्रेड का चेहरा देख लेती है दोस्तों, और उसे याद आ जाता है कि डॉन जिस कचड़े के ट्रक में गिरा था उसे यही ड्राइव कर रहा था। है? मतलब ये दोनों चोरी में पार्टनर्स हैं? ये जानकर सेरा उनका पीछा करने लग जाती है, और क्या था। लेकिन उसका बाइक तेजी से जाती वैन का पीछा नहीं कर पाता। लेकिन उसकी पावर्स यार हम कैसे भूल सकते हैं। उसके पास तो दूर की चीजों को क्लोजअप में देखने का पावर है, तो वो ऊंची जगहों पर जाकर वहां से गाड़ी को जूम करके ट्रैक करने लग जाती है। और इस चेसिंग में हो जाती है रात। आखिर में डॉन और फ्रेड उस मॉडल के घर के आगे रुक जाते हैं जिसके पास वो शापित नेकलेस है। वैसे उस मॉडल का नाम मिडा है। तो डॉन उस घर के अंदर जाता है, लेकिन सेरा बहुत दूर से ये सारी चीजें देख रही होती है। अच्छा, तो आज इस घर में चोरी करने निकले हो, चोर कहीं के। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो तुरंत पुलिस को बताती है मैंने दूसरे चोर को भी ढूंढ लिया है। लेकिन डॉन अंदर जाता है तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि मिडा के कमरे में खून ही खून होता है। लगता है उसका कत्ल हुआ है। डॉन डर के मारे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पुलिस आ जाती है और डॉन को कर लेती है अरेस्ट। जाते जाते डॉन सेरा को देखकर समझ जाता है कि पक्का इसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा। वेल, तो पुलिस स्टेशन में डॉन से पूछताछ की जाती है। पुलिस ऑफिसर बार बार पूछता है कि तुम मिडा के घर गए क्यों थे। डॉन कहता है कि वो मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करती है, मैं उससे कैजुअली मिलने गया था और कुछ भी नहीं। और ऑफिसर कहता है कि मुझे तो शक है कि तुमने उसे मार डाला। डॉन कहता है कि अरे वाह, क्या हर कत्ल का केस आप इसी तरह बड़ी आसानी से क्लोज कर देते हो? मेरे खिलाफ वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। इतने में डॉन का लॉयर यानी फ्रेड आ जाता है। वो कहता है कि पुलिस के आने से 5 मिनट पहले डॉन उस घर में गया था। तो क्या अब आप ये कहना चाहते हो कि 5 मिनट में ही उसने मॉडल को मार दिया? और अगर कत्ल किया भी होता तो कमरे में जो इतना खून फैला पड़ा था उससे तो डॉन के ड्रेस पर भी खून जरूर लगा होगा। इसके ड्रेस पर खून का एक भी बूंद नहीं है। नोटिस तो किया होगा आपने, और ना ही आपके पास कोई सबूत है कि डॉन ने कत्ल किया। अब क्योंकि पुलिस के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता, तो ऑफिसर कहता है कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, याद रखना शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आ जाना। ये दोनों भी मान जाते हैं। अगली सुबह सेरा टीवी न्यूज देखती है और तब उसे पता चलता है कि असल में डॉन एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो घबरा जाती है, कहीं मैं ही उसे गलत तो नहीं समझ बैठी, क्या होगा। वो किम को बताती है कि यार लगता है मैंने गलती कर दी। इतने में किम का मकान मालिक कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें जगह खाली करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं तुम्हें 2 महीने का भाड़ा देने को तैयार हूं, पर प्लीज कहीं और शिफ्ट हो जाओ अपनी बेकरी को लेकर। पर किम कहती है अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने अभी तो ये बेकरी शुरू की है, इस वक्त खाली कराओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो नहीं मानता, बड़ी परेशान हो जाती है किम। लेकिन दोस्तों असल में मकान मालिक कोई और नहीं फ्रेड है। अब सेरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि उसने समझ के क्या रखा हुआ अपने आप को, अचानक खाली करने को कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और जब उसे पता चलता है कि मकान मालिक ऊपर रहता है तो वो गुस्से में सीधे फ्रेड के घर जाती है। अब सीसीटीवी पर सेरा को देखकर डॉन कहता है कि यार ये तो आग उगलने वाली है, इसको तो ही संभाल। ये कहकर डॉन कमरे में छिप जाता है। फ्रेड अब कैजुअली दरवाजा खोलता है और कुछ कहने वाला होता है कि सेरा तो शुरू हो जाती है कि देखो मेरी फ्रेंड ने अभी अभी ये बिजनेस शुरू किया है, हम सबको फ्री सैंपल केक्स दे रही थी, आपको भी वही देने के लिए आई थी उस दिन। इतनी दरिया दिल है मेरी दोस्त, और आप हैं कि हमें यहाँ से निकालना चाहते हो। अब दोस्तों फ्रेड तो समझ ही नहीं पाता कि क्या कहे उससे। इतने में डॉन बाहर आ जाता है और कहता है कि हम तुम्हें 6 महीने का भाड़ा देने को तैयार है, अपनी फ्रेंड से कहो कि वो बेकरी खाली कर दे, इसमें प्रॉब्लम क्या है।
लेकिन सेरा तो अपनी बात पर अड़ी रहती है। तो डॉन उससे और बहस नहीं कर पाता। सेरा कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी असलियत नहीं जानती थी और मैं नहीं जानती कि कल आप उस घर में क्यों घुस गए थे, लेकिन आपके जाने से पहले एक आदमी उस घर से बाहर निकला था। है? ये सुनकर डॉन शॉक। वो पूछता है तो कौन था वो, क्या तुमने उसको देखा? सेरा कहती है अगर आप वादा करेंगे कि बेकरी खाली नहीं करवाएंगे तो मैं आपको और डिटेल्स भी दे सकती हूँ। डॉन को उसकी शर्त माननी पड़ती है क्योंकि फिलहाल डॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि वो उस मॉडल मिडा के कातिल का पता लगाए, क्योंकि उसी के जरिए उसे शापित नेकलेस के बारे में पता चल सकता है। तो अब सेरा उन्हें उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ से उसने उस आदमी को मिडा के घर से निकलते देखा था। हे ये क्या, पर यह जगह तो मिडा के घर से बहुत दूर है। अरे तुमने यहाँ से उतनी दूर कैसे देख लिया बताओ, हमें पागल समझ के रखा हुआ है क्या तुमने? तब सेरा ऑलमोस्ट कह देती है कि मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है, लेकिन बीच में रुक जाती है और कहती है मैंने अपना दिमाग लगाया और ये पता लगाया कि वहाँ एक आदमी था। खैर मैं तुम्हें उस जगह ले जाकर दिखाती हूँ। ये कहकर वो इन्हें वहाँ लेकर जाती है, लेकिन वहाँ एक दीवार के अलावा कुछ होता ही नहीं। और फिर क्या था, डॉन तो उसको बुरा भला कह देता है कि हमें उल्लू बना के रखा हुआ है, तुमने क्या समझ रही हो तुम, यहाँ तो किसी के आने जाने के कोई निशान है ही नहीं। अब देखो तुमने हमारा टाइम बर्बाद किया ना, बेवकूफ समझ के रखा हुआ है ना हमें। अब देखो मैं तुम्हारी फ्रेंड की बेकरी कैसे 2 मिनट में खाली करवाता हूँ। ये कहकर वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेरा वहाँ के एक सीसीटीवी कैमरा देखती है और कहती है कि मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो इस सीसीटीवी को चेक कर लो। वो लोग भी मान जाते हैं और क्योंकि फ्रेड एक हैकर है तो वो उस सीसीटीवी के सिस्टम को हैक करके उसका फुटेज देखने में सफल हो जाता है। और जैसा सेरा ने कहा था, मिडा के घर से एक आदमी निकला और इसी रास्ते से अपनी कार में गया था। अब जाकर इनको सेरा की बात पर विश्वास हो जाता है। वो उस कार का नंबर भी निकाल पाते हैं और उसे सर्च करने पर उन्हें उस कार के ओनर की फोटो मिल जाती है और फिर वो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन सेरा को बीच सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं ये दोनों। सेल्फिश आदमी अपना काम बनते ही मुझे छोड़कर चला गया। पर तुम्हें क्या लगता है, मैं अभी पुलिस को कॉल करके सब बता दूंगी। फिर वो पास के टेलीफोन बूथ से पुलिस को कॉल कर देती है और अपनी नाक पकड़कर बदली हुई आवाज में कहती है मुझे उस कातिल के कार का नंबर मिल चुका है, उसी ने मिडा का कत्ल किया है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जान जाते हैं कि सेरा बोल रही है। वो डांटते हैं कि अगर बार बार इस तरह का फेक इन्फॉर्मेशन दोगी तो जेल में बंद कर देंगे, समझी? रखो फोन। सेरा डर कर कॉल कट कर देती है। फिर वहां पर फ्रेड डॉन से कहता है कि यार हमें सेरा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उसने हमारी मदद की है और उसने उस कातिल को भी देखा है, तो अगर हम उसको अपने साथ लेकर चलें तो हमें उस कातिल को आसानी से पकड़ने में बहुत हेल्प मिल जाएगी और नेकलेस का भी हमको फिर पता चल जाएगा। इस पर डॉन भी मान जाता है और दोनों सेरा को लेने के लिए वापस आते हैं। सेरा बड़ी खुश होती है कि वाह आप लोग मेरी कदर कर रहे हो, कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो डॉन कहता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? हाँ, सेरा का चेहरा खिल जाता है कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की असिस्टेंट बनना कोई मामूली बात तो है नहीं, मैं जरूर आपकी असिस्टेंट बनूंगी। डॉन कहता है कि बड़ी आई सीईओ की असिस्टेंट बनने वाली, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उसमें तुम मेरी असिस्टेंट बनो बस। सेरा कहती है अच्छा चलो ठीक है। और फिर तीनों मिडा के मैनेजर के पास जाते हैं और उसे उस कार के ओनर की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम इसको जानते हो? मैनेजर कहता है मैं जानता तो नहीं, लेकिन ये कई बार मिडा के घर के बाहर खड़ा उसको देखता रहता था। फिर वो इस मॉडलिंग एजेंसी के बॉस से मिलते हैं क्योंकि मिडा इन्हीं के लिए काम करती थी। वो बॉस से पूछताछ करते हैं और उस नेकलेस के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं जानता था। वो बताता है कि मिडा का एक बॉयफ्रेंड था और वो दोनों रात को एक क्लब में जाते थे और मेरे सुनने में तो आया कि अब मिडा मर चुकी है। वैसे उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उसके कमरे में बहुत सारा खून था और शायद आपको उसका बॉयफ्रेंड उसी क्लब में मिलेगा। उस क्लब का नाम है गंगनम। तो अब ये तीनों उस क्लब के लिए निकल जाते हैं। तो वो फैसला करते हैं कि अब सेरा एक मॉडल बनकर वहां जाएगी। डॉन तो उसको एक बढ़िया ड्रेस भी दिलवाता है जिसे पहनकर वो बाहर निकलती है। तो उसको देखकर डॉन एकदम दंग रह जाता है और अच्छे से निहारने लगता है ऊपर से नीचे। फिर झट से उसे रियलाइज होता है कि ओह मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। वो सेरा को एक नेकलेस पहनाता है जो सेरा को बहुत जचता है और वो तो और भी खूबसूरत दिखती है। और फिर सेरा एक और मॉडल के साथ क्लब के अंदर जाती है। डॉन और फ्रेड बाहर होते हैं। अब सेरा के साथ आई हुई मॉडल एक आदमी के पास बैठकर बात करने लगती है, पर वो आदमी उसको फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉडल उसकी बात नहीं मानना चाहती थी। तो वो तो एक बोतल तोड़कर उसको धमकाता है कि चुपचाप मुझे किस करो और मुझे हक करो वरना मार डालूंगा यहीं पर वहां बैठे दूसरे लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों, कोई उस आदमी को रोकता नहीं। और इससे पता चलता है कि यहाँ ऐसी बातें आए दिन होती रहती है, इसलिए कोई इन बातों की उतनी केयर नहीं करता। पर सेरा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर फ्रूट्स वगैरह फेंकने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी एक लड़की के साथ ये बदतमीजी करने की है? तुम्हारे सर में दिमाग है भी या उसकी जगह गोबर भरा हुआ है? पर उसकी डांट सुनकर वो गुस्सा होने के बजाय उल्टा सेरा को निहारने में लगा होता है। और फिर क्या था, वो सेरा से फ्लर्ट करने लग जाता है कि वैसे तुम भी बड़ी खूबसूरत हो, पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, नहीं हो क्या? ये सारी बातें पूछते हुए वो सेरा को फोर्स करने लगता है। अब भी दोस्तों वहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। सेरा जैसे तैसे अपने हाथ छुड़ाकर भागती है तो एक आदमी से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं डॉन है जो कोट सूट पहनकर एकदम बढ़िया एंट्री देता है।
तो अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉन इस कॉस्ट्यूम में यहाँ कैसे और क्यों आया। असल में जब वो आदमी सेरा को देख रहा था तो फ्रेड को पता चल गया था कि सेरा किसी मुसीबत में पड़ने जा रही है। ऐसा लगता है दोस्तों शायद सेरा के नेकलेस में कोई सीक्रेट कैमरा था जिसका लाइव रिकॉर्डिंग फ्रेड देख रहा था। उसने तुरंत डॉन को इन्फॉर्म किया और डॉन ड्रेस बदलकर अंदर आ गया। तो अब डॉन सेरा को लेकर बाहर आ जाता है तो सेरा डॉन को ताकने लगती है और उसके पास आ जाती है। ऐसा लगता है किस करने वाली है। ओह नहीं, वो कहती है हमें एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था, पता है उसकी शर्ट में कैमरा है। डॉन तो चौंक जाता है कि इसे इतनी बारीक बात कैसे दिख गई और वो भी इतनी दूर से। तो डॉन उस दिशा में देखता है तो एक आदमी मास्क पहनकर बैठा होता है। डॉन भी गुस्से में जाकर उसका शर्ट पकड़ लेता है और वाकई में यार उसने एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरा लगाया होता है। वो आदमी भी डर कर भागने लग जाता है लेकिन सेरा उसके रास्ते में अपनी टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है। अब उसका मास्क हटाने पे पता चलता है ओह ये तो मिडा का मैनेजर है। सेरा पूछती है कि तुम मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो बताओ। वो कहता है कि लड़कियां मेरी कमजोरी है, मैं लड़कियों की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और उन्हें देखने का मुझे बड़ा शौक है। लेकिन उसकी किसी भी बात पर सेरा को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि सच बता दो वरना पुलिस के हवाले करने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। और तब वो सच बता देता है कि ये सब मैंने अपने बॉस के कहने पे किया। मेरा बॉस ऐसी जगहों पे आने वाली मॉडल्स की वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। जब वो लड़कियां किसी के साथ इंटीमेट होती हैं तो हम उनकी वीडियो बनाकर फिर उन्हें हमारी कंपनी में मॉडलिंग करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर वो मना करती हैं तो उनको धमकाते हैं कि तुम्हारी वीडियो लीक कर देंगे। अब बॉस की असलियत पता चलता है। डॉन उस मैनेजर को पीट कर पहले उसके पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है और उस बॉस को मैसेज करता है कि हम पकड़े गए बॉस, सारा एविडेंस मिटा दीजिए। दूसरी ओर बॉस ये जानकर परेशान हो जाता है कि वो फंसने वाला है। उसने उन वीडियोस को जिस मेमोरी कार्ड में रखा हुआ था वो उसे निकाल ही रहा होता है कि इतने में अपनी टीम वहां पर भी पहुंच जाती है। यही था इनका प्लान कि मैसेज देखते ही बॉस डेटा को मिटाने की कोशिश करेगा और तभी वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इन्हें देखते ही वो उस मेमोरी कार्ड को अपने मुंह में डाल लेता है। डॉन और फ्रेड उसको पकड़कर उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सेरा बहुत बढ़िया आइडिया सोचती है और उसके पीछे जाकर तगड़ा किक मारती है। डर के मारे वो अपना मुंह खोलता है और मेमोरी कार्ड सीधे बाहर। तो सेरा उसे उठाकर डॉन को देकर कहती है खा कितना इजी था, तुम फालतू में लगे हुए थे। और यहाँ डॉन और फ्रेड सेरा का टैलेंट देखकर बड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों पुलिस ऑफिसर सेरा के बताए हुए उस कार नंबर को चेक करते हैं और उस कार की तलाशी भी लेते हैं। उसके अंदर कई वेपन्स होते हैं। यहाँ डॉन, सेरा और फ्रेड उस मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखते हैं। उसमें मिडा किसी के साथ बात कर रही होती है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जिसको सेरा देख पाती क्योंकि उसकी आंख एक बार फिर मैं आपको बता दूं बहुत तेज है। उसके पीछे से एक आदमी गुजरता है जिसके बैग से एक की चेन लटक रहा होता है। सेरा दोस्तों बहुत ही बारीकी से ये देख पाती है और कहती है कि उस दिन मिडा के घर से जो आदमी एक लगेज लेकर निकला था उसके बैग में यही की चेन था। है डॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मुझे तो जूम करके भी साफ नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है पर? और उस दिन उतनी दूर से मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने कैसे देख लिया कि कोई आदमी निकला था उसके घर से और ये भी देख लिया कि उसके बैग में की चेन लटका हुआ था, भाई कैसे? पर सेरा अपने पावर्स के बारे में कैसे बताती? वो बहाना करती है असल में मेरे सर में ना थोड़ा दर्द है, प्लीज मुझे अभी ज्यादा बात नहीं करनी, घर जाना होगा, ये कहकर वो वहां से निकल लेती है। लेकिन डॉन पूछता है तुम कुछ कहने वाली थी अभी, कहीं कुछ भूल तो नहीं रही? सेरा कहती है हाँ आपने मुझे क्लब में उस आदमी से बचाया था ना, उसके लिए थैंक्स, यही कहने वाली थी मैं। डॉन कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तुमने जो नेकलेस पहन के रखा हुआ है वो मेरा है, उसे लौटा दो। अब सेरा चिढ़ जाती है कि ये अमीर लोग भी ना मामूली सी चीज को इतना भाव देते हैं बताओ। कहकर वो नेकलेस उतार कर देती है तो डॉन उसे बहुत संभाल कर रखता है। वो कहता है इसकी कीमत जानती हो, ये 10 करोड़ का है। और सेरा एकदम से फ्रीज कि 10 करोड़? तो क्या मैंने इतनी देर से 100 एकड़ जमीन को अपने गले में पहन कर रखा हुआ था? और फिर वो होश में आती है और घर चली जाती है। वहाँ किम सेरा का ड्रेस देखकर चौंक जाती है और कहती है ये ड्रेस कहाँ से मिला, इसका दाम तो 1 लाख से कम नहीं होगा। ये सुनकर सेरा फिर चौंक जाती है क्योंकि 1 लाख उसके 6 महीने की कमाई है। अब डॉन उस फुटेज में उस किचन को जूम करता है तो उसे समझ आ जाता है कि सेरा तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। और अब उसको दोस्तों शक भी होने लग जाता है कि जरूर सेरा के पास कोई ना कोई खास पावर तो है जिसके जरिए वो इतनी दूर से इतनी छोटी छोटी चीजों को बड़ी क्लियरली देख पाती है। लेकिन वो हमसे छुपा क्यों रही है? मैं कल ही उसकी असलियत का पता लगाता हूँ। अगले दिन वो सेरा के अपार्टमेंट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग के ऊपर टेलीस्कोप सेट करके खड़ा होता है और सेरा को कॉल करके कहता है कि जरा छत पे आओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है मैंने। सेरा भी छत पर आती है तो डॉन कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम्हारे पास दूर की चीजों को डिटेल में देखने का पावर है, जैसे टेलीस्कोप से देखा जाता है बिल्कुल वैसा ही। सेरा भी शॉक हो जाती है कि नहीं यार मेरा भांडा फूट गया। वो डॉन को देख लेती है। वैसे डॉन एक बोर्ड उठाकर दिखाता है और कहता है मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना? बट सेरा कहती है कहाँ दिख रहे हो, नहीं तो ना तुम मुझे दिख रहे हो
और ना ही तुम्हारे हाथ में रखी चीज दिख रही है। हाँ, डॉन कहता है पकड़ी गई ना, मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे हाथ में कुछ है, फिर तुम्हें कैसे पता चला। इतने में डॉन नीचे गिरने वाला होता है तो सेरा कहती है अरे अरे ठीक से खड़े रहो, मरने का इरादा है क्या तुम्हारा। हाँ, पर डॉन तो एक्टिंग कर रहा था दोस्तों, और कहता है कि अरे अब तो तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, तो तुम उतनी दूर से मुझे देख पा रही हो राइट, मतलब तुम्हारे पास वो सुपर पावर है जिसका मुझे शक था। ये कहकर वो टेलीस्कोप से सारा का एक्सप्रेशन देखता है और उसका शॉकिंग रिएक्शन देखकर डॉन को अब 100% यकीन हो गया है कि सेरा के पास पक्का कोई ना कोई पावर है। और दोस्तों इसी के साथ गुड जॉब का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। वेल, इस पार्ट की शुरुआत में सेरा को एहसास हो जाता है कि डॉन को उसके पावर के बारे में पता चल गया है। अब सिचुएशन को संभालने और डॉन से पीछा छुड़ाने के लिए वो कहते हैं कि हाँ पावर है तो उससे क्या हुआ, मेरी पावर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हें इससे क्या। वो देखो ऊपर कौवा उड़ रहा है, अरे तुम पे टॉयलेट करने जा रहा है वो। डॉन डर कर ऊपर देखता है तो इसी बहाने से वो कॉल कट कर लेती है। अब डॉन को गुस्सा आ जाता है कि इसने बीच में कॉल कट क्यों कर दिया, मुझ जैसे एक बड़े सीईओ का कॉल काट दिया बताओ। तो वो घर आकर फ्रेड को बताता है कि सेरा बड़ी घमंडी है, उसने मेरा कॉल कट कर दिया। तो फ्रेड भी कहता है कि अगर वो ना होती ना तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते, इसलिए तुम्हें उस पर ज्यादा चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो उल्टा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर दोनों मिडा के उस वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। दूसरी ओर दोस्तों डॉन की कंपनी को दिखाते हैं जहां उसका सेक्रेटरी डॉन से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन लेने के लिए आया होता है, लेकिन डॉन अपने ऑफिस में होता है नहीं। अब यहाँ पर डॉन और फ्रेड देखते हैं कि मिडा ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ था वही ब्रेसलेट उसके कातिल ने भी पहना हुआ था। तो अब इनको दोस्तों इस ब्रेसलेट के बारे में और पता लगाना होगा, तब जाकर इस केस की घटनाएं खुलेंगी। तो इसी बीच डॉन का सेक्रेटरी उसे ऑफिस में हर तरफ ढूंढने में लगा हुआ है कि कहाँ गया। तो आखिर में वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, इस वजह से यहाँ फ्रेड के घर में अलार्म बजने लगता है। असल में डॉन ने दोस्तों ऐसी सेटिंग करके रखी हुई है कि अगर कोई उस दरवाजे को खोलेगा तो वो फ्रेड के घर आ सकेगा। वैसे ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ डॉन जानता है, इसीलिए उसने उस दरवाजे के लिए ऐसा अलार्म सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो अलार्म बज जाएगा। डॉन कहता है कि यार ये लोग बिना थोड़ी देर मुझे चैन से अपना काम भी नहीं करने देंगे, खैर मैं खुद ही ऑफिस जाकर देखता हूँ कि इसको चाहिए क्या। इसी बीच सेक्रेटरी घबरा जाता है, उसको ये लगता है कि शायद डॉन उस कमरे में बंद है और वो दरवाजा तोड़ने की सोचता है, लेकिन हैन वक्त पर डॉन वहां पर दरवाजा खोल देता है और सेक्रेटरी नीचे गिर पड़ता है। डॉन भी कहता है कि क्या हो गया, थोड़ी देर आराम नहीं करने दोगे क्या। कहता है कि सर इस पर आपके साइन चाहिए। तो साइन करते हुए डॉन नोटिस करता है कि सेक्रेटरी ने भी उसी टाइप का ब्रेसलेट पहना हुआ है जो मिडा और उसके कातिल ने पहना हुआ था। डॉन पूछता है कि सुनो सुनो ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है मैं एक हॉस्पिटल में गया था जहाँ मैंने चाइल्ड केयर फाउंडेशन को डोनेशन दी थी, तब उन्हीं लोगों ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, और तो और मिडा भी वहां पर आई थी और उसे भी ऐसा ही ब्रेसलेट दिया उन लोगों ने। ये जानकर डॉन सेक्रेटरी को वहां से भेज तो देता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है और इसके बाद वो खुद उस सीक्रेट दरवाजे से फ्रेड के घर आ जाता है। अब इससे पहले कि डॉन उसे उस हॉस्पिटल के बारे में बताता, फ्रेड ने अपनी तरफ से रिसर्च करके पता लगा लिया था कि उस कातिल का एक बेटा है जिसे कोई जानलेवा बीमारी है और उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था। तो अब दोनों उस हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वहां से कोई क्लूज जरूर मिल जाएगा इनको। अब दूसरी ओर पुलिस को उस कातिल की कार से कुछ वेपन्स और दूसरे एविडेंस मिले थे, तो इनमें दोस्तों उन हॉस्पिटल के कुछ कागज होते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी उसी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब यहाँ डॉन और फ्रेड बाहर जाने वाले होते हैं कि नीचे शोर शराबा सुनाई पड़ता है। वो देखते हैं कि किम अपनी बेकरी के प्रमोशन के लिए बाहर बन और केक्स का स्टॉल लगाकर खड़ी हो रखी है और सभी को फ्री में बन बांट रही है। फ्रेड भी कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, ये घर है कि मार्केट, अभी इसकी खबर लेता हूँ जरा। तो डॉन उसे वार्न करता है कि देख यार ये दोनों बड़ी खतरनाक लड़कियां हैं, खामखा मुसीबत में फंस जाएंगे हम। फ्रेड भी अकड़ कर कहता है कि तुम तो सिर्फ मुझे लॉयर के तौर पर जानते हो ना, लॉयर बनने से पहले मैंने जो कांड किए हैं शायद तुम्हें नहीं पता, खतरनाक आदमी हूँ मैं भी। ये कहकर वो नीचे जाता है और तो और दोस्तों किम उसे भी एक बन पकड़ा लेती है। फ्रेड कहता है कि सुनो मैंने तुम्हें बेकरी के लिए जगह दी है, इस तरह यहाँ पर मेला लगाने के लिए नहीं। लेकिन किम गुस्सा नहीं होती और बहुत ही शांति से बात करती है। अब फ्रेड तो ऑलरेडी गुस्से में था, वो बन को नीचे फेंक देता है तो किम भड़क जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा बन नीचे फेंक दिया तुमने, कहकर वो फ्रेड को गुस्से में बड़े अच्छे से घूरती है। तो फ्रेड की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों और वो घबराकर 9-2-11, लेकिन जाते जाते वो वहां पर रखे एयर डॉल को गिरा देता है। फिर क्या था, वो उसे उठाकर खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार गिर जाता है। किम उसे और गुस्से में घूरती है। तो इस तरह इनका ये ड्रामा यहाँ पर चलता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उस डॉल की जगह पर फ्रेड खड़ा हुआ है और अब दोस्तों उस डॉल की तरह डांस कर रहा है। लगता है किम ने उसे खूब डांटा और डॉल के बदले उसे खड़ा कर दिया। बताओ वो बेचारा बहुत देर डांस कर रहा होता है और सोचता है कि डॉन तो ठीक ही कह रहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और जैसा कि काफी नहीं था, बच्चे उसके इर्द गिर्द खेलने लगते हैं और लोग इसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये देखकर बेकरी के अंदर बैठी सेरा, किम और उनकी एक और फ्रेंड बहुत हंस रही होती है कि चलो मजा चखा दिया इसको। असल में सेरा और किम एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई थी और व्हाइट ड्रेस में ये जो लड़की बैठी है ना, वो भी उसी ऑर्फनेज में पल रही
है। उसका नाम विनी है। सेरा उसे अपनी बहन मानती है और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा भी सेरा उठा रही है, इसीलिए सेरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो सेरा उसको बताती है कि देखो वो जो बाहर खड़ा होकर डांस कर रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा लॉयर है, लेकिन उसने किम से पंगा जो ले लिया तो देखो उसका क्या हाल कर दिया है। इसी बीच विनी को एक कॉल आता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। असल में उसकी फ्रेंड एक स्टोर में कोई चीज चुराते वक्त पकड़ी गई थी, उसी को छुड़ाने के लिए विनी जाती है। फिर विनी उस स्टोर के ओनर को पैसे देकर माफी मांगती है कि प्लीज मेरी फ्रेंड से गलती हो गई, प्लीज पुलिस को मत बताइएगा। उसकी फ्रेंड का नाम है शियोमी। विनी ने उसको बचाया तो है, लेकिन वो अकड़ कर जाने लगती है। विनी पूछती है तुम ऐसा करती क्यों हो यार? पर शियोमी कहती है तुम्हारी केयर करने के लिए तो सेरा है, लेकिन मेरा कौन है बताओ, इसीलिए मुझे सब करना पड़ गया। इतना ही नहीं, वो विनी से थोड़े पैसे भी लेकर चली जाती है। वैसे दोस्तों विनी को शियोमी बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसकी बहुत केयर करती है। यहाँ फ्रेड एकदम मुंह लटका के बैठा होता है। उसके साथ हादसा जो हो गया था, अरे कौन सा हादसा? वही वहाँ खड़े रहने का। तो डॉन उसको दिलासा देता है और कहता है कि भाई मैंने पहले कहा था कि नीचे मत जाओ, पर तुम्हें तो अपनी माननी है ना, बहादुरी दिखानी है तुम्हें अपनी। इतने में सेरा दरवाजे पे आ जाती है तो डॉन दरवाजा खोलकर मुंह मोड़ कर चला जाता है। वो वैसे सेरा को ये दिखाना चाहता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है, पर सेरा की समझ नहीं आता कि ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है, इसे क्या हो गया। पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। असल में वो 1 लाख वाला वो ड्रेस लौटाने के लिए आई थी जो डॉन ने उसे दिया था। वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा है, इसे मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, पर डॉन उसे लेने से इनकार कर देता है और अकड़कर कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो या फिर फेंक दो इसको, मुझे क्यों लौटा रही हो? सेरा कहती है मैं किसी से मुफ्त की चीजें नहीं लेती, समझे? तुम्ही ने दिया था, अब तुम ही वापस ले लो बस। और तभी फ्रेड बीच में आकर कहता है कि अरे अरे इसमें लड़ने की क्या बात है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये ड्रेस रख लो और बदले में हमारी मदद करो। हमें मिडा के उस ब्रेसलेट के बारे में पता चल चुका है, तो उसकी डिटेल्स का पता लगाने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अगर तुम भी हमारे साथ इस केस में काम करोगे तो जल्द ही कातिल का पता लगा पाएंगे हम, और उस नेकलेस को भी ढूंढ लेंगे। बोलो डील मंजूर है क्या? इस तरह वो सेरा को मना कर ले जाता है। अब डॉन सोचता है कि मैं उससे इतना अकड़ कर बात कर रहा था और ये फ्रेड मुझे विलन बनाकर खुद हीरो बनकर निकल गया। वाह बेटा। पर वो भी उनके साथ जाता है दोस्तों। अब तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फ्रेड वैसे अंदर तो नहीं जाता और बाहर से इनको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। फिर डॉन और सेरा अंदर जाते हैं तो वहाँ पुलिस पूछताछ कर रही होती है। तो असल में ये लोग जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं उसी को पुलिस भी सस्पेक्ट करती है। उन्हें ये भी पता चल चुका था कि कातिल का एक बेटा है जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था। तो सेरा तो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि अगर पुलिस ने उसको देख लिया तो वो उस पर शक करेंगे, क्योंकि उसने पहले से ही पुलिस को इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर एक सीनियर नर्स पुलिस को बताती है उस आदमी का बेटा यहाँ पर एडमिट हुआ था और उसका इलाज भी यहीं पर चल रहा था। असल में वो आदमी घर पर गेम खेला करता था और अपने बेटे को भी बहुत मारता था, और जब वो बच्चा यहाँ एडमिट हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोगों ने डोनेट किया था, लेकिन वो आदमी बड़ा अजीब था, उन सारे पैसों को अपने लिए खर्च कर लेता था। और जब हमें पता चला तो हमने उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। अब तो दोस्तों पुलिस को जरा यकीन हो जाता है कि जरूर उसी आदमी ने मिडा का कत्ल किया है। डॉन और सेरा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में बच्चों के खेलने का एक कमरा होता है। डॉन और सेरा वहां पर जाते हैं तो वहां कुछ फोटोज होती हैं जिसमें उस कातिल के बेटे के साथ एक औरत दिखती है दोस्तों। तो डॉन यहाँ पर उसकी एक फोटो खींचकर फ्रेड को भेजता है और कहता है कि सुनो, इसको चेक करो और बताओ कि ये मिडा है या फिर कोई और। वो कंफर्म भी कर देता है कि ये मिडा ही है। मतलब दोस्तों वो इस हॉस्पिटल में वॉलंटरी सर्विस करती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडा यहाँ सर्विस क्यों करने लगी, और खासकर उस कातिल के बेटे के साथ वो इतना क्लोज क्यों थी। इन्हें जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें पता लगानी होगी, लेकिन उनके लिए इन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी आगे की डिटेल्स पता चल पाएंगी। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें सेरा को पेशेंट बनाकर यहाँ एडमिट करने का फैसला किया जाता है। लेकिन फ्रेड प्राइवेट रूम के बजाय एक शेयरिंग रूम बुक करता है जिसे 4 लोग शेयर करेंगे। अब डॉन भी गुस्सा करता है कि यार मेरे लिए वीआईपी रूम बुक करो, ये क्या कर रहे हो शेयरिंग वाला रूम। फ्रेड कहता है कि बेवकूफ, हम यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं, अगर 4 लोग साथ रहेंगे तो उन सबसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी। और कोई रास्ता न पाकर डॉन उस कमरे में जाता है। वहाँ सेरा को एडमिट किया होता है। अब दूसरे बेड से एक औरत आकर पूछती है कि आपको क्या तकलीफ हुई है, क्या आप पति पत्नी है? ये दोनों भी हाँ में जवाब देते हैं ताकि ये औरत बेकार के सवाल ना पूछ ले। पर वो चुप नहीं होती दोस्तों और कहती है कि अच्छा जरूर आपकी लव मैरिज हुई होगी है ना, तभी तो आप अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहे हैं। इस तरह वो चबर चबर करती जाती है। फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सेरा कहती है कि बाथरूम कहाँ पर है, मुझे बाथरूम जाना है। पर डॉन वहीं पर खड़ा रहता है। तो वो औरत कहती है कि अरे अरे आप अपनी वाइफ को अकेले मत जाने देना, जाओ जाओ आप भी उसके साथ जाओ। क्या मुसीबत है यार। ये सोचकर डॉन मन ही मन अपना माथा पीट कर सेरा को बाथरूम लेकर जाता है। और इनके जाने के बाद दोस्तों सेरा के मोबाइल पे किम का कॉल आता है, लेकिन सेरा अपना मोबाइल बेड पर छोड़कर चली गई थी। और फिर क्या था
वो औरत कॉल अटेंड करती है और किम से कह देती है कि आपकी फ्रेंड को कोई बीमारी है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। ये कहने के साथ साथ वो इस हॉस्पिटल का नाम भी बता देती है और वहाँ किम के तो हालत खराब कि क्या हो गया इसको, वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। इसी बीच डॉन और सेरा हॉस्पिटल में क्लियो ढूंढने में लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक नर्स आई है और दिखने में जरा इनोसेंट भी लगती है। तो डॉन भी डॉक्टर का कोट पहनकर उससे पूछता है आज कौन कौन से केसेस आए हैं और यहाँ पर एक छोटा लड़का एडमिट हुआ था ना, उसकी कंडीशन कैसी है? वो कहती है लड़का, वो तो कब का डिस्चार्ज हो गया था, क्या आप नहीं जानते डॉक्टर? डॉन पूछता है कि उस बच्चे का इलाज किसने किया था। इस तरह वो बड़ी चालाकी से अपनी पूछताछ शुरू करता है, लेकिन इतने में एक सीनियर नर्स वहां पर आ जाती है और पूछती है कि अरे आप कौन है, मैंने पहले तो आपको कभी देखा नहीं यहाँ पर। तो डॉन एक आईडी दिखाकर कहता है कि सॉरी, मैं आपको सच बता देता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और उस बच्चे के बारे में जानने आया हूँ। पर वो कहती है लेकिन अभी अभी तो पुलिस वाले पूछताछ करके गए हैं, अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या बार बार? डॉन कहता है कि देखिए जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा सिस्टर, आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ, ठीक ठीक बताइएगा 8 तारीख की रात को आप कहाँ थी? तो नर्स अपना शेड्यूल चेक करके बताती है कि उस रात तो मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। अब डॉन को नर्स से इतनी देर बात करता हुआ देखकर सेरा की रूममेट उसको अलग में ले जाकर कहती है कि तुम्हारा पति ठीक नहीं है, देखो देखो तुम्हें छोड़कर उस सीनियर नर्स के साथ गप्पे लड़ा रहा है। देखो तुम्हें पता है 2 महीने पहले एक आदमी अपने छोटे बच्चे को यहाँ एडमिट करने आया था, पर अपने बेटे का ख्याल रखने के बजाय वो हमेशा सीनियर नर्स से बात करता रहता था। कुछ भी हो तुम अपने पति को अपने साथ गांठ बांध कर रख लो, वरना वो तुम्हें छोड़ देगा। अब सेरा को दोस्तों उस नर्स पर जरा शक होने लग जाता है। इसी बीच किम हॉस्पिटल में आ जाती है अपनी दोस्त को देखने के लिए, लेकिन फ्रेड उसको देख लेता है। सोचता है कि अगर ये अंदर गई तो सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा, इसलिए फ्रेड उसको रोकने की बड़ी कोशिशें करता है। उसे कॉफी खरीद कर देता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और पूछती है कि मेरी फ्रेंड को क्या हुआ है, मुझे अभी बताओ। और कोई रास्ता ना पाकर फ्रेड खुद कॉफी पी लेता है और पीते ही गला पकड़ कर गिर जाता है। फिर क्या था, फ्रेड को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इतने में यहाँ सेरा और डॉन वापस आ जाते हैं और सेरा किम का कॉल देखकर फिर उसे कॉल कर देती है। तब पता चलता है कि फ्रेड भी यहाँ पर एडमिट हो गया है। तो टेंशन में दोनों फ्रेड को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि फ्रेड के लिप्स एकदम सूजे हुए हैं। वो घबरा जाता है और पूछता है कि फ्रेड ने दूध तो नहीं पिया था ना? तो किम कहती है पता नहीं, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था और मेरे लिए कॉफी खरीद कर भी लेके आया, पर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये खुद पी गया। अब डॉन किम को डांटता है कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है फ्रेड को दूध से एलर्जी है, दूध के बने आइटम से उसको एलर्जी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये मिल्क से बने केक्स, बंस, इस तरह का कोई भी आइटम वो खाता नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन फ्रेड ने किम का बन क्यों फेंक दिया था। अब किम सेरा से पूछती है वैसे तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो बहुत डर गई थी यार। सेरा फिर शांति से उसको बताती है कि देखो हम एक केस के सिलसिले में यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, उसी के लिए ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाकर किम को तसल्ली होती है। अब रात भी हो जाती है तो डॉन सेरा को हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाने वाला होता है, लेकिन दूसरे बेड्स के पेशेंट्स कहते हैं कि तुम कैसे पति हो, अपनी वाइफ को यहाँ छोड़कर तुम आराम से घर जाकर सोना चाहते हो, कोई इमरजेंसी हुई तो उसकी मदद कौन करेगा? अब तो डॉन को भी कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो वहीं रुक जाता है। बेड के चारों तरफ स्क्रीन फैलाकर वो सेरा से कहता है कि चुपचाप नीचे लेट जाओ, ऊपर तो मैं सोऊंगा, आखिर तुम मेरे लिए काम कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। सेरा कहती है तुम फुटो यहाँ से, पेशेंट मैं हूँ तो बेड पर मैं ही तो सोऊंगी, बड़े आए रौब झाड़ने वाले हैं। इस तरह की लड़ाई चलती है। सुबह होती है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है तो सारे स्क्रीन हटाए जाते हैं। तब सभी देखते हैं कि डॉन बेड पर सोया हुआ है और सेरा जमीन पर लेटी हुई है। फिर क्या था, डॉन को सभी शाप देते हैं दोस्तों, शाप। उस बेचारी को नीचे धकेल कर तुम ऊपर सो गए, कैसे बेरहम इंसान हो तुम। तो डॉन कहता है कि अरे आप लोग भी गलत समझ रहे हो, एक्चुअली वो कह रही थी कि बेड बहुत ही गर्म है इसलिए नीचे सो गई। पर डॉन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इतने में ब्रेकफास्ट लाया जाता है तो सेरा भी सोच लेती है कि ये बड़ा अच्छा मौका है डॉन से बदला लेने का। वो हाथ दर्द होने की एक्टिंग करती है और कहती है रात भर फर्श पर लेटकर हाथ का तकिया बनाकर सो रही थी, इसलिए मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, पता है तुम्हें। अब बाकी लोगों का क्या था दोस्तों, वो डॉन पर चिल्लाते हैं कि कम से कम उसको खाना तो खिला दो, पता नहीं तुम जैसे आदमी शादी क्यों करते हो। डॉन को वैसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो दिखा नहीं सकता और चुपचाप सेरा को खाना खिलाने में लग जाता है। फिर वो बाहर आता है तो उसका सेक्रेटरी उसको देख लेता है। डॉन उसे गुस्से में वहां से भगाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आपकी तबीयत को क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? पर इतने में सेरा वहां पर आती है और ये क्या दोस्तों, डॉन झट से उसको गले लगा लेता है। अब सेक्रेटरी सोचता है कि ये मेरा बॉस नहीं हो सकता, अपना बॉस तो एक नंबर का खड़ूस है, वो किसी लड़की को गले नहीं लगाता, मुझे गलतफहमी हो गई है शायद। ये सोचकर वो चला जाता है दोस्तों। अब डॉन फ्रेड से कहता है कि हमें उस सीनियर नर्स पर शक है, तुम उसकी कार चेक करो। फ्रेड उसकी कार चेक करता है तो उसमें एक सूटकेस होता है और ये वही सूटकेस है जिसे वो कातिल मिडा के घर से बाहर लेकर जा रहा था। अब इन्हें यकीन हो गया है कि कातिल और सीनियर नर्स के बीच पक्का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। वो उसे फॉलो
करने लगते हैं। वो नर्स ड्यूटी के बाद लैंडलाइन से किसी को कॉल करती है, लेकिन सेरा अपने सुपर पावर से देख लेती है कि वो कौन कौन से नंबर डायल कर रही है। उसके जाने के बाद वो उसी नंबर को डायल करते हैं तो कोई नाम सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वो उस नर्स के सामने जाते हैं और वही नाम दोहराते भी हैं, जिसको सुनकर वो घबरा कर वहां से भाग जाती है। लेकिन ये दोनों उसको चेस करते हैं तो वो भी जल्दी से किसी स्टोरेज रूम में छुप जाती है। अब डॉन और सेरा अलग होकर उसको ढूंढने में लगे होते हैं। सेरा भी अपने सुपर पावर से उस नर्स का पता लगा लेती है और उस कमरे के अंदर जाती है, लेकिन वहां पे नर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करके रखा हुआ था और वो झट से सेरा को इंजेक्शन लगा देती है। सेरा बेहोश। जैसे डॉन वहां पर आता है तो सेरा को बेहोश देखकर घबरा जाता है एकदम से, पर इतने में वो नर्स डॉन पर हमला करने की कोशिश करती है। डॉन तो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो डॉन को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब डॉन और सेरा स्टोरेज रूम में बेहोश पड़े होते हैं। इसी बीच फ्रेड लगातार डॉन को आवाज देता है, लेकिन डॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। पर वो उस सीनियर नर्स को कार में जाते देख लेता है और समझ जाता है कि जरूर डॉन और सेरा किसी मुसीबत में है। वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जाता है। यहाँ डॉन और सेरा को बड़ी मुश्किल से होश आ जाता है, पर उस नर्स ने इन दोनों को रस्सी से बांध के रखा होता है। दोनों फिर एक दूसरे की रस्सियां खोलने में लग जाते हैं, लेकिन तब भी दोस्तों इनके बीच झगड़ा होता ही रहता है। एक कहता है कि पहले तुम मेरा खोलो, दूसरा कहता है कि पहले तुम मेरा। इनकी लड़ाई इतनी चल रही होती है कि तभी वहां पर फ्रेड आ जाता है। उसको ये दृश्य ऐसे दिखता है जैसे दोनों दोस्तों रोमांस कर रहे हो। वो सोचता है कि बाहर तो इतनी अकड़ दिखा रहा था और मौका मिलते ही रोमांस पे उतर आया। कैसा है रे डॉन तू। तब मुड़ते हैं और डॉन कहता है कि अबे अपने दिमाग के घोड़े पर लगाम दे, समझे। यहाँ वो नहीं हो रहा था जो तू सोच रहा है, और जल्दी से यहाँ का रस्सी खोल। अब यहाँ से सीधे कट करके दिखाते हैं सेरा, डॉन और फ्रेड अपनी गाड़ी में उस नर्स को चेस कर रहे हैं। असल में जब फ्रेड नर्स की कार की तलाशी ले रहा था तो उसने कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिक्स कर दिया था, जिसकी मदद से अब ये लोग उसको चेस कर रहे हैं। फ्रेड पूछता है कि इस नर्स के तेवर को देखकर तो मुझे शक है कि कहीं इसी ने तो मीडा का कत्ल नहीं कर दिया। डॉन कहता है कि असल में मीडा मर ही नहीं, वो जिंदा है? ये कैसा ट्विस्ट है यार। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नर्स ने जाने से पहले एक नंबर को कॉल किया था। जब डॉन और सेरा ने उसी नंबर को डायल किया तो उस तरफ से एक औरत की आवाज आई जिसका नाम मिडा था। मतलब सीनियर नर्स ने मिडा से ही बात की थी। इतने में नर्स की कार सामने आ जाती है। डॉन तो स्टीयरिंग को कुछ इस तरह घुमाता है कि इनका जो वैन होता है कार के रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर जाता है। अब डॉन थोड़े स्टाइल में नीचे उतरता है और उस कार के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर सीट पर सीनियर नर्स, पीछे की सीट पर मिडा और वो छोटा लड़का बैठे होते हैं, यानी उसी आदमी का बेटा जिससे ये लोग कातिल समझ रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ गुड जॉब का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि डॉन को शक था कि मॉडल मिडा का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि वो जिंदा है, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। और जब वो उस नर्स की कार का पीछा करने लगे तो उन्हें पता चला कि मिडा जिंदा है। दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर्स भी कातिल के पीछे पड़े हुए हैं और पूछताछ के दौरान वो पता लगा लेते हैं कि कातिल कहाँ पर है। यहाँ मिडा डॉन, सेरा और फ्रेड को उस घर में लेकर जाती है जहाँ मिडा फिलहाल छुप के रह रही है। अब सेरा पूछती कि तुमने अपने कत्ल का ये ड्रामा क्यों किया बताओ, और तुम्हें इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है। तभी डॉन कहता है कि ये इसी का बेटा होगा, वरना ये इसकी इतनी केयर क्यों करती। तब मिडा भी कहती है कि हाँ ये मेरा बेटा है। और यहाँ दोस्तों फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिडा उस हॉस्पिटल में वॉलंटरी सर्विस कर रही थी और तब उसने इस लड़के को देखा था। बोर्ड पर उसका नाम लिखा था, जिसे पढ़कर मिडा के अंदर कोई फीलिंग्स जागने लगी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि जब उसका बच्चा होगा तो वो उसे यही नाम देगी। तब ये नर्स वहां पर आई, जिसको देखकर मिडा को याद आया कि 7 साल पहले जब मिडा प्रेग्नेंट थी तो इसी नर्स ने उसका चेकअप किया था। मिडा का वैसे एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मिडा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। पर उसके बाद पता चला कि बॉयफ्रेंड की वजह से मिडा प्रेग्नेंट हो गई है। जब वो नर्स से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, तो नर्स ने उसे बताया था कि 7 साल पहले जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे पैसे दिए और तुमसे झूठ बोलने को कहा कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मैंने भी पैसों के लालच में तुमसे झूठ बोला। और दोस्तों फिर मिडा के बॉयफ्रेंड ने उस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। जब आश्रम वालों ने बच्चे का नाम पूछा तो बॉयफ्रेंड ने वही नाम बताया जो मिडा अपने बेटे को देना चाहती थी। ये जानकर मिडा बहुत ही इमोशनल हुई जब उसे ये बात पता चली, और तब उसने फैसला किया कि वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन उस बच्चे को किसी ने गोद ले लिया था। गोद लेने वाला कोई और नहीं, वही आदमी था जिसे ये लोग मिडा का कातिल समझ रहे हैं। और वो आदमी तो इस बच्चे को बहुत मारता भी था और उसके इलाज का सारा फंड वो खुद ऐंठ लेता था। तब मिडा ने फैसला किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेगी जिसने उसे इस कदर धोखा दिया। वो तुरंत बॉयफ्रेंड के घर गई और वहां उसने वो नेकलेस देखा, और मिडा जानती थी कि ये बहुत ही स्पेशल नेकलेस है जिसे क्वीन ऑफिसर टीयर्स कहा जाता है। तो मिडा ने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए वो नेकलेस चुरा लिया। लेकिन उस नेकलेस के आने के बाद मिडा की लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे जिनमें वो बाल बाल बच जाती थी। यहाँ तक कि एक बार तो उसके घर में तोड़ फोड़ मची थी, तो दूसरी बार काम के दौरान उसके सर पे एक भारी चीज गिरने वाली थी। मिडा को एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि वो नेकलेस
नेकलेस लौटा दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर मिडा को अपने बॉयफ्रेंड पर शक हुआ क्योंकि वो उसके घर से ही ये नेकलेस चुरा कर लेकर आई थी। एक बार तो मिडा ने वो नेकलेस अपने बॉयफ्रेंड को वापस करने की सोच भी ली थी, लेकिन वो नेकलेस मिडा के घर से भी गायब हो गया था। मिडा तो अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती थी जहाँ वो आराम से चैन की लाइफ जी पाए। और तो और उसके बेटे को जिस आदमी ने गोद लिया था वो आदमी बच्चे को बहुत टॉर्चर करता था और मिडा तो उससे भी बदला लेना चाहती थी। इसीलिए मिडा ने उस आदमी की कार चुराई और उसमें उसकी चीजें रखकर मिडा अपने घर आ गई। उसके बाद उसने अपने घर में ऐसी सेटिंग की जैसे कि उसका कत्ल हुआ हो। फिर उस आदमी की तरह ड्रेस पहनकर वो वहां से बच निकली और जैसा वो चाहती थी पुलिस को भी उस आदमी पर शक हुआ। और जहां से पुलिस ऑफिसर्स ने उस आदमी को पकड़ा वहां पर मिडा ने ही उसे बांध के रखा हुआ था ताकि वो कहीं बच के ना निकल पाए। इस तरह दोस्तों मिडा ने अपने बेटे की खातिर एकदम पक्का प्लान बनाकर उसे बखूबी एग्जीक्यूट किया था। अब डॉन कहता है कि चलो जो तुमने बताया उसके लिए वाओ, पर मुझे तुम्हारी कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि वो नेकलेस कहाँ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है ये बताओ। पर मिडा उसे कुछ नहीं बताना चाहती और कहती है कि मेरे बेटे को दिल की बीमारी है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे फ्लाइट से कहीं और जाना है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मुसीबत हो जाएगी। प्लीज इस वक्त मुझे जाने दो। जब मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। ये कहते कहते वो रोने भी लगती है। तभी दोस्तों वो बच्चा कहता है कि आप मेरी आंटी को रुला क्यों रहे हो, वो बहुत अच्छी है। वो बेचारा बहुत ही परेशान दिखता है, लेकिन डॉन तो जिद पकड़ लेता है कि जब तक तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सेरा से मिडा का दर्द देखा नहीं जाता और वो डॉन को दूसरे कमरे में ले जाकर कहती है कि छोड़ दो उसको यार, अगर वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताएगी तो शायद उसे कोई खतरा होगा, इसीलिए वो बेचारी नहीं बताना चाहती। बच्चे का इलाज हो जाने दो फिर मिडा हमें बता देगी। पर डॉन कहता है कि वो मेरी माँ का नेकलेस था और मेरी माँ का कत्ल करके कोई उसको चुरा कर लेकर गया था। मुझे उस कातिल का भी तो पता लगाना है। और तो और मिडा एक मॉडल और एक एक्टर भी है, वो झूठ को भी आराम से सच में बदल सकती है। ये उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, तुम नहीं समझोगी। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो ना वहां पर मिडा होती है और ना ही उसका बच्चा और ना नट्स। वो फ्रेड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बच निकले थे। अब डॉन सेरा को घूरता है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया और तुम इन पर रहम खाकर मुझे एडवाइस देने लगी थी है? दूसरी ओर मिडा और नट्स को दिखाते हैं जो तेजी से एयरपोर्ट की ओर जा रही है। इसी बीच बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन्हें रास्ते में किसी हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ जाएगा, उसकी हालत को चेक करना पड़ेगा पहले। 1 घंटे के बाद फ्रेड को होश आता है तो डॉन उससे कहता है कि तुम जल्दी से उनकी कार को ट्रैक करो। सेरा चौंक जाती है, क्या तुम लोगों ने उस कार में ट्रैकिंग डिवाइस सेट किया हुआ है क्या? वो कहते हैं वो तो हम कब का कर चुके थे, अब तो बस ट्रैक करने की देरी है। ये कहकर फ्रेड उसको ट्रैक करता है तो पता चल जाता है कि वो रास्ते में हॉस्पिटल में रुके हैं। फिर क्या था दोस्तों, तीनों निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल में। हम मिडा चौंक जाती है कि इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर रुके हैं। डॉन कहता है कि देखो आराम से, अब भागने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम मुझे एक एक करके सारी डिटेल्स बता दो बस। और वैसे भी तुम एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाओगी और ना ही इस बच्चे का ऑपरेशन होगा। मिडा रोने लगती है कि अगर वक्त पे इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। और तब एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये असल में डॉन का हेलीकॉप्टर है। वो कहता है कि इससे पहले मैं अपना इरादा बदल लूं, तुम मेरे हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट पहुंच जाओ। अगर तुम कार में जाओगी तो एयरपोर्ट पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे और तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दोगी। पर एक बात याद रखना, जब तुम लौटोगी तो मुझे उस नेकलेस और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी डिटेल्स दे देना। वो भी निकल जाती है, लेकिन उसका बेटा डॉन से कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत थैंक्स अंकल। डॉन भी चिढ़ जाता है कि अबे मैं अंकल दिखता हूँ क्या तुम्हें? इस पर सिर और फ्रेड हंस पड़ते हैं। तब मिडा वापस आकर डॉन को एक नाम बताकर चली जाती है। लगता है अगर वो डॉन को कुछ ज्यादा बताएगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ तो नहीं बताती। पर अब उसने डॉन को एक नाम बताया है। उनके जाने के बाद डॉन सेरा को एक पेंटिंग देता है जो उस बच्चे ने बनाई थी। वो कहता है कि इसे तुम अपने उस पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को दे देना जरा। और दोस्तों वहाँ पुलिस ऑफिसर उस सस्पेंडेड कातिल से पूछताछ कर रहा होता है कि तुमने जिस बच्चे को गोद लिया था वो कहाँ पर है और तुमने मिडा का कत्ल क्यों किया? पर वो तो अकड़ कर कहता है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि मैंने उसका कत्ल किया था, बताओ। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी वाइफ भी गायब है, उसे तुमने कहाँ छुपा के रखा हुआ है, चुपचाप बता दो। पर वो कहता है कि आप मुझे बेकार की धमकियां मत दीजिए ऑफिसर, अगर कोई एविडेंस है तो दिखाइए। और तब ऑफिसर की जूनियर आकर उसके कान में कुछ कहती है और उसे मिडा के बेटे की बनाई हुई पेंटिंग देती है। ये लोग उस ड्राइंग के आधार पर तलाशी शुरू करते हैं। उस बच्चे की पेंटिंग से दोस्तों इनको पता चल जाता है कि घर के आगे जमीन पर कुछ दफनाया गया है। ये लोग वहाँ खोदते हैं तो वहाँ उस आदमी की वाइफ की बॉडी मिलती है। ओहो, ये क्या चक्कर है, मतलब उसने अपनी वाइफ का कत्ल करके उसको यहाँ दफना दिया था। डॉन और उसके साथी वापस घर जा रहे होते हैं तो फ्रेड पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मिडा मरी नहीं जिंदा है? ओह वेरी सिंपल। डॉन बताता है कि उस दिन जब मैं उसके घर में घुसा था तो हर तरफ खून ही खून था, पर उसको देखकर मुझे पता चल गया था कि किसी ने खून को जानबूझकर हर जगह डाला है। और अब तो पता चल चुका है कि वो सब कुछ मिडा ने किया है। लेकिन उसका एक अवार्ड था जो घर में भूल कर वो चली गई थी, वो उसका सबसे पहला अवार्ड था, इसीलिए वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। वो उसे लेने के लिए वापस आई थी और तब फंस गई। इस तरह मैंने उसकी पूरी चाल केस कर ली थी। फिर तीनों घर आ जाते हैं।
डॉन सेरा से कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, हमें तुम्हारी मदद की अब कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। वो भी कहती नहीं बताऊंगी, ये कहकर वो चली जाती है। अब फ्रेड देखता है कि वो अपना ड्रेस गाड़ी में छोड़कर चली गई। वहाँ सेरा बहुत ही गिल्टी फील करती है, क्योंकि डॉन तो अपनी माँ के नेकलेस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन सेरा ने न जाने उसे क्या क्या कह दिया। सेरा को लगा कि वो पैसे वाला है और अपना रौब दिखा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसे डॉन पर गुस्सा नहीं आता, पर तभी उसको याद आता है कि उसने डॉन के लिए इतना काम किया और उसके बदले में उसे जो ड्रेस मिलना चाहिए था वो गाड़ी में भूल आई है। वो नीचे जाती है तो गाड़ी बंद होती है, तो वो गाड़ी की चाबी मांगने के लिए फ्रेड के घर पर जाती है, पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। लेकिन सेरा उस सीक्रेट दरवाजे वाले कमरे को देखती है जिसके जरिए डॉन के ऑफिस पहुंचा जा सकता है। सेरा उसमें एंटर कर जाती है तो वहाँ पे दोस्तों ढेर सारे बुक्स रखे होते हैं। सेरा बिल्कुल हैरान रह जाती है कि बड़ी अजीब जगह लग रही है। वैसे मूवीज में इस तरह रखे बुक्स को जब कोई हटाता है तो कहीं कोई सीक्रेट डोर खुलता है। ये सारी बातें सोचकर सेरा एक एक करके हर बुक को हटाकर देखती है, और दोस्तों एक बुक को हटाते हुए सच में सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। वो तो बौखला जाती है, लेकिन बड़ी उतावली भी होती है कि जगह कैसी है ये। वो लिफ्ट में चढ़कर नीचे जाती है तो वहाँ एक सीक्रेट अड्डा होता है, मतलब ये दोनों शातिर बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। यही सोचकर सेरा बहुत आगे बढ़ जाती है। वहाँ डॉन की फैमिली फोटोज होती है। दूसरी ओर डॉन वर्कआउट कर रहा होता है और फिर बाहर निकलता है तो वहाँ पर सेरा का वो ड्रेस पड़ा होता है जो उसने गाड़ी में छोड़ दिया था। एक्चुअली फ्रेड उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आया था। अब उसकी आहट सुनकर सेरा सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। डॉन भी सेरा को दिया हुआ वो ड्रेस निकाल कर कहता है कि इस ड्रेस में क्या कमी थी जो वो इसको लौटाना चाहती थी, मैं जरा खुद पहन कर देखता हूँ। ये कहकर वो उसको पहनने लग जाता है, लेकिन दोस्तों तभी उसकी नजर पड़ती है सेरा पर जो डॉन को देख रही थी, और यहाँ डॉन को बहुत शर्म आ जाती है कि इसने मुझे इस तरह देख लिया। सेरा कहती है तुम इतने टेंस्ड क्यों होते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, कोई बात नहीं। पर डॉन गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तुम पहले ये बताओ यहाँ आई कैसे। इतने में फ्रेड अंदर आ जाता है और कहता है कि यार बिना शर्ट की लड़की के सामने खड़ा है तू, शर्म नहीं आती, ये ले मेरा कोट पहन ले। सेरा कहती मुझे नहीं पता था कि अंडरग्राउंड में तुम्हारा इतना बड़ा अड्डा है, मैं तो बस अपना ड्रेस लेने के लिए वापस आई थी, पर तुम लोग फिक्र मत करना, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो अपना ड्रेस लेकर चली जाती है। अब फ्रेड उसको कहता है कि यार तू इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आया। डॉन भी चिढ़ जाता है कि मैंने उसको नहीं बुलाया था, तू तो खुद उसे हमारी टीम में शामिल करना चाहता था ना, याद है, बढ़ाया मुझसे सवाल करने वाला। यहाँ दोस्तों किम सेरा से पूछती है क्या उन्होंने ये ड्रेस तुम्हें दे दिया है या तुम चुरा कर लेकर आई हो। लेकिन अब सेरा तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती, तो वो कहती है हाँ मैंने उनके काम में मदद की और उसके बदले मुझे ड्रेस मिल गया, मैं कल ही इसको बेचने वाली हूँ, इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ दिखाते हैं फ्रेड को। वो पूछता है कि मिडा ने जाने से पहले तुमसे कहा क्या था, वो नाम क्या बोला था। डॉन बताता है कि उसने कहा था कि तुम कैनेथ से सावधान रहना, और कैनेथ कोई और नहीं है, वही आदमी है जिसने उस क्लब में सेरा का हाथ पकड़ा था उसी समय जब वो मॉडल के भेस में वहां पर गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो कैनेथ है ना, ये डॉन की कंपनी में काम करता है और वो डॉन की पोजीशन छीनकर खुद सीईओ बनना चाहता है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि जरूर उसका भी इस नेकलेस के साथ कोई कनेक्शन है, और वहां तो सेरा को दोस्तों डॉन का ही ख्याल आता रहता है और वो सो नहीं पाती। डॉन ने जो उसकी ड्रेस पहनी और सेरा को देखकर वो कितना नर्वस हो गया था, ये सब उसको याद आ जाता है। सेरा ने वहां डॉन की माँ की जो फोटो देखी थी, उसे लगता है कि शायद उसने डॉन की माँ को कहीं देखा तो है, और तब उसे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो एक ऑर्फनेज में पल रही थी और तब डॉन की माँ वहाँ एक दिन आई थी, लेकिन अचानक किसी ने उनका कत्ल कर दिया था, ऐसा मुझे लगा उस समय। ये सारी चीजें जो उसने अभी देखी उसे बहुत ही धुंधले दृश्य में दिखता है, उसे वैसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। अगले दिन डॉन ऑफिस जाकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर डॉन पूछता है कि ये रिपोर्ट तुमने बनाई है या फिर किसी और ने। असल में मैनेजर उस रिपोर्ट की ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता था, इसीलिए डॉन ये सवाल करता है। वो कहता है कि सर मेरी टीम ने इसको तैयार किया है, अगर टीम ने तैयार किया है तो तुम अपनी टीम को क्यों नहीं लेकर आए। और तब कैनेथ वहां पर आता है और अकड़कर कहता है कि ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसे डॉन से चिढ़ है और ये किसी तरह डॉन को सीईओ की पोजीशन से हटाकर खुद सीईओ बनना चाहता है। डॉन उसके साथ यहाँ बहस तो नहीं करता और बाहर निकल जाता है, पर कैनेथ मैनेजर से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो, समझे, तुम्हें डॉन को जवाब देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी ये बातें डॉन का सेक्रेटरी सुन लेता है। तब डॉन वहां कर पूछता है कि क्या तुम्हें भी इनके रवैये में कुछ गलत लग रहा है। सेक्रेटरी भी चौंक कर मुड़ता है और कहता है कि हाँ सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। डॉन कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। सेक्रेटरी तो डांस जैसा कुछ करते हुए कहता है कि सर मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नाच भी सकता हूँ, वैसे आपकी तबीयत कैसी है।
मुझे लगा मैंने आपको रिसेंटली हॉस्पिटल में देखा था। दोस्तों, जब डॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हॉस्पिटल गया था तो आपको याद होगा कि सेक्रेटरी ने उसको देख लिया था, लेकिन वो श्योर नहीं था कि ये वाकई में डॉन है या फिर नहीं। पर डॉन तो उसकी बात टालते हुए कहता है कि अरे काम वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे खत्म करो। यहाँ से सीधे फ्रेड को दिखाते हैं जो ऑफिस लौट रहा होता है। तब किम उसको एक बन देकर कहती है, डरिए मत, इसमें मिल्क जरा भी नहीं है, इससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। अचानक वो बड़ी खुश होकर कहती है, अरे आप आ गए। फ्रेड भी चौंक जाता है कि इसको मुझे देखकर इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतनी एक्साइटेड क्यों है ये मेरे लिए। लेकिन वो फ्रेड को साइड में हटाकर आगे भागती है जहां पुलिस ऑफिसर आया होता है। असल में किम को इस ऑफिसर पर थोड़ा क्रश है। ये जानकर फ्रेड उदास हो जाता है कि यार धोखा खा गया मैं। ओह, ये मेरे लिए नहीं बल्कि इस ऑफिसर के लिए इतनी एक्साइटेड थी। असल में दोस्तों, ये ऑफिसर भी उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहां सेरा पली बड़ी हुई थी। वो सेरा से मिलने आया था और पूछता है कि वो कहाँ पर है। किम कहती है वो तो ड्रेस बेचने गई है। पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है कि क्या वो ड्रेस भी बेचने लग गई है अब। पर बड़ी मुश्किल से किम उस टॉपिक को चेंज करके कुछ और बात कर देती है और तब सेरा वहां पर आती है। बड़ी खुश लगती है, ड्रेस बेचकर पैसे जो मिल गए थे। लेकिन ऑफिसर को देखकर वो पैसे छुपाने की कोशिश करती है, पर ऑफिसर को तो पता चल जाता है। फिर वो अकेले में सेरा से उन पैसों के बारे में पूछता है तो वो कहती है, मैं पार्ट टाइम ड्रेस बेचने का काम करती हूँ, उसी में ये पैसे मिले हैं मुझे। ऑफिसर कहता है कि देखो, तुम बेवजह किसी मुसीबत में मत पड़ना, वैसे भी तुम्हारे सुपर पावर की वजह से तुम पर किसी को भी शक हो सकता है। दोस्तों, ऑफिसर को शक है कि मिडा के कत्ल वाले केस में सेरा कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए वो पूछता है कि उस हॉस्पिटल में कभी तुम गई थी क्या। सेरा चौंक जाती है क्योंकि वो डॉन के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। पर यहाँ वो ऑफिसर से झूठ कहती है, नहीं मैंने तो उस हॉस्पिटल का नाम तक नहीं सुना है, कहाँ पर है वैसे वो हॉस्पिटल। खैर वो छोड़ो, लेकिन तुम्हें याद है क्या बचपन में एक अमीर औरत ऑर्फनेज आई थी। दोस्तों, यहाँ पर सेरा डॉन के माँ के बारे में जानना चाहती है, इसीलिए वो पूछ रही है। पर ऑफिसर कहता है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। ये कहने के बाद वो चला जाता है। पर उसकी जूनियर पूछती है, आप यहाँ पर आए क्यों थे। ऑफिसर कहता है कि मुझे शक था कि मेरे अलावा उस केस को कोई और भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए अपना शक दूर करने के लिए मैं सेरा से मिलने गया था। दूसरी ओर सेरा की दोस्तों मुंह बोली बहन विनी फ्रेड के ऑफिस में आती है और कहती है, सेरा ने कहा था बहुत ही काबिल लॉयर है, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। अब फ्रेड के तो एकदम से पर निकल आते हैं क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेरा उसकी तारीफ करेगी। वो बड़ा खुश होकर विनी को कुर्सी पर बैठाता है। वो फ्रेड को कुछ बताती है, लेकिन फिलहाल ये दिखाया नहीं जाता कि उसने क्या कहा। बात करने के बाद फ्रेड विनी को नीचे तक छोड़ जाता है। किम सोचती है कि विनी यहाँ कर क्या रही थी। अब फ्रेड तो डॉन के आगे अपना डंका बजाने लग जाता है कि तुम्हें पता है सेरा ने मेरे बारे में क्या कहा। उसने कहा कि फ्रेड बहुत ही काबिल लॉयर है, उसने मेरी महानता लोगों के सामने बताई, इसलिए उसने मेरे पास एक क्लाइंट भी भेजी थी, पता है। डॉन कहता है कि यार देख, इतना उछल कूद अच्छा नहीं होता, समझे। कुछ दिन पहले उसने तुम्हें जोकर भी कहा था, याद नहीं है वो। और फिर दोनों नीचे अपने अड्डे पे आ जाते हैं। डॉन कहता है कि मुझे उस कैनेथ पर शक है यार, वो जरूर कुछ गलत कर रहा है। फ्रेड कहता है ठीक है, उसे भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। और मुझे लगता है इस काम में भी हमको सेरा की मदद लेनी होगी, उसके पास तो सुपर पावर भी है। पर क्या है ना, डॉन दोबारा सेरा को अपने मामले में लेकर आना ही नहीं चाहता और कहता है कि चल सोच के बताऊंगा। पर वो सेरा को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें फिर हायर करना चाहता हूँ, एक और केस आ गया है। सेरा कहती है अच्छा, पर किसी महान सीईओ ने तो कहा था कि उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, उसका क्या। अब डॉन भी गुस्से में कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, मेरे साथ काम नहीं करोगी क्या। सेरा कहती है अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मान जाओगे। अब डॉन दुविधा में पड़ जाता है कि इसका मैं करूं क्या, जवाब क्या दूं। वो कहता है मुझे पता है तुम जरूर आओगी, इस केस में तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है मुझे, प्लीज। हाँ, ये हुई ना बात, अब रास्ते पे आ गया ना मिस्टर सीईओ। ये कहकर सेरा हंसकर कॉल काट देती है। डॉन भी बड़बड़ाने लग जाता है कि कैसा टाइम आ गया है, मुझे इससे विनती करनी पड़ रही है। सेरा हंसी रोक नहीं पाती और किम से कहती है कि मुझे फिर काम आ गया यार। अगले दिन डॉन ऑफिस में वेट कर रहा होता है, लेकिन सेरा अभी तक आई नहीं। वो फ्रेड से कहता है कि ये लड़की ना बड़ी गैर जिम्मेदार है, पहले दिन लेट आने वाली है। फ्रेड कहता है मैं कॉल करता हूँ उसको, रुको जरा। और डॉन कहता है तुम रुको, मैं खुद कॉल करता हूँ उसको। फिर दोस्तों एक ही रिंग में सेरा उसका कॉल काट देती है कॉल। भाई डॉन का तो ईगो तहस नहस हो जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत मेरा कॉल काट रही है। लेकिन तब वो सीसीटीवी पर देखते हैं कि सेरा टेंशन में कहीं भाग रही है। वो तुरंत नीचे आकर किम से पूछते हैं तो वो बताती है उसको एक कॉल आया था और वो जल्दी जल्दी निकल गई, पता नहीं किसका कॉल था। कहकर वो खुद भी सेरा को कॉल करती है, पर सेरा उसकी भी कॉल काट देती है। अब किम कहती है कि वो जरूर उसकी मुंह बोली बहन विनी के सिलसिले में गई होगी, आप उसके ऑर्फनेज में जाकर पूछताछ करेंगे तो शायद कुछ पता चल जाएगा। दोनों तुरंत ऑर्फनेज जाते हैं, पर उन्हें बताया जाता है कि सेरा वहां पर नहीं आई। लेकिन वहां की फोटोज देखकर डॉन समझ जाता है कि सेरा और वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पले बड़े हुए थे। फिर वो वार्डन की परमिशन लेकर विनी का कमरा चेक करने लगते हैं तो वहां पर कुछ टैबलेट्स मिलती हैं।
असल में विनी की बेस्ट फ्रेंड और रूममेट श्योमी शायद इन टैबलेट्स को यूज करती थी। डॉन को शक होता है कि ये असल में नशीले पदार्थ हो सकते हैं, पर सेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर गई होती है जहाँ से उसे कॉल आया था लेकिन वहाँ बताते हैं कि विनी अभी कुछ एडवांस पैसे लेकर यहाँ से निकली है। सेरा चौंक जाती है और बाहर जाकर देखती है तो विनी कुछ ही दूर पर होती है। ओह, तब उसे तसल्ली होती है कि विनी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब एक गैंग उसे अपनी गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर लेकर जाते हैं। सेरा तुरंत अपने पुलिस ऑफिसर फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो नॉट रीचेबल आता है और तब वहां पर डॉन आ जाता है और सेरा उन्हें बताती है कि विनी को कोई किडनैप करके लेकर चला गया है। अब मामला जोर पकड़ने लग जाता है और वो उस गाड़ी को करते हैं चेज। वो गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रुकती है। सेरा नीचे उतर जाती है और कहती है मैं अभी अंदर जाकर देखती हूँ क्या सीन है, पर डॉन उसको रोककर कहता है कि सुनो, तुम आराम से अंदर जाओगी और वो विनी को छोड़ देंगे। ऐसा लगता है क्या तुम्हें? तुम्हारे पास कोई प्लान भी है क्या? अंदर न जाने कितने लोग होंगे, तुम अकेली जाकर फंस जाओगी वहां पर। सेरा बहुत ही टेंशन में होती है कि कहीं वो विनी को कुछ कर ना दे, तो डॉन उसको पहले शांत करके कहता है कि देखो कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं कि वो गैंग विनी को यहाँ इसलिए लेकर आया क्योंकि श्योमी ने इन लोगों से बहुत सारा नशीला पदार्थ खरीदा था और पैसे भी लिए थे। उसने इनका उधार नहीं चुकाया और इसीलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी विनी को उठाकर लेकर आ गए। विनी फिर अपना बैग खोलकर उन्हें कुछ पैसे दे देती है, तो वो कहते हैं कि इन पैसों से सिर्फ ढेर सारे 5 स्टार चॉकलेट्स खरीदे जा सकते हैं, नशीले पदार्थ नहीं मेरी जान। श्योमी ने हमसे बहुत माल लिया है पर एक भी बार पैसे नहीं दिए। उधार पे उधार लिया और फिर उधार पे ब्याज भी तो होता है, वो सब मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या तुम दे पाओगी और दोगी भी तो कैसे? तो विनी कहती है मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है, उससे पैसे मांग कर दे दूंगी, हमें छोड़ दीजिए। वो हंसते हैं कि तुम्हारा भाई भी है क्या? तुम खुद ऑर्फनेज में पली बड़ी हो और हमें चूना लगाने की कोशिश कर रही हो। ये कहकर वो विनी को बहुत मारते हैं और उसे बांध के रखते हैं। इसी बीच कोई दरवाजा नॉक करता है तो ये लोग चौंक जाते हैं कि इस जगह पे कौन आया। 2 आदमी दरवाजे पे जाते हैं तो वहाँ डॉन हेलमेट पहनकर खड़ा होता है और कहता है कि सर आपके लिए एक डिलीवरी है। वो डॉन को अंदर अलाउ करते हैं और पूछते हैं कि डिलीवरी किसने भेजी है, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया था। डॉन कहता है कि पर एड्रेस तो यही दिया है, चलो जो कुछ भी हमें दे दो। ये कहकर वो आइटम ले लेते हैं तो डॉन उसे छीनने के बहाने उस पर अटैक कर देता है। तभी सेरा दूसरे रास्ते से अंदर आ जाती है। फिर ये लोग उस जगह पे स्मोक ग्रेनेड डाल देते हैं। डॉन बड़ी मुश्किल से उस गैंग से खूब लड़ता भी है, पर आखिर में उस गैंग का लीडर विनी के गले में चाकू दबा देता है और कहता है सुनो, अगर एक भी मार और पड़ी तो इसका गला काट दूंगा। डॉन फिर लड़ना बंद कर देता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन डॉन ठहरा पक्की प्लानिंग वाला आदमी, वो बिना किसी तगड़े प्लान के तो यहाँ पर आने वाला नहीं था। वो कहता है कि अब प्लान भी शुरू होगा। ये सुनकर गाड़ी में बैठा फ्रेड मन में सोच लेता है कि अब मैदान में उतरने की मेरी बारी है। तभी पुलिस सायरन को सुनकर गैंग के आदमी चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? डॉन कहता है कि और नहीं तो क्या, बिना इन्फॉर्मेशन के आज तक कभी पुलिस कहीं पहुंची है क्या? और तब दरवाजा खुलता है और वहां पर कमांडो जैसी किसी कॉस्ट्यूम में खड़ा होता है फ्रेड। उसके पीछे कई आदमी होते हैं। इन लोगों पर कई सारे गन्स के लेजर पड़ जाते हैं तो ये घबरा जाते हैं कि पूरा फोर्स आ गया। वो विनी को भी उठाकर बाहर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि यहाँ कोई फोर्स नहीं बल्कि वो सारे गद्दे के बने कटआउट्स थे, जिन्हें देखकर ये लोग धोखा खा गए। वो जल्दी से फिर गाड़ी में निकल जाते हैं। जब डॉन बाहर आता है ना तो पता चलता है कि वो लोग डॉन की गाड़ी की चाबी लेकर चले गए थे। सेरा उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और डॉन सेरा के पीछे, पर ये फ्रेड बिना चाबी की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अब सेरा एक ऊंची जगह जाकर अपना सुपर पावर यूज करती है और देखती है कि उस गैंग की गाड़ी कहाँ जा रही है, और वो जितना ज्यादा ध्यान देती उतना ज्यादा उसको दर्द होने लग जाता, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेगी तो शायद बेहोश होने का खतरा है। वो लगभग बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि डॉन उसको देख लेता है। इतने में वहां पर एक गाड़ी आ जाती है, लेकिन डॉन तभी जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। सेरा बाल बाल बच गई थी। डॉन वैसे बहुत घबरा गया था और पूछता है तुम्हें क्या हुआ, और इसी के साथ गुड जॉब का ये पार्ट 3 होता है खत्म। पार्ट 4 की शुरुआत में डॉन उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ किम आती है और पूछती है क्या हो गया इसको। फ्रेड कहता है कि विनी को बचाने की कोशिश में वो बेहोश हो गई, एक गैंग उसे किडनैप करके लेकर चला गया है। अब किम भड़क जाती है कि वो जो भी है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतने में सेरा को होश आ जाता है और वो तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए निकलना चाहती है, तो डॉन उसको शांत करके कहता है कि चुप हो जाओ, फिलहाल लेट जाओ। वहाँ वो गैंग लीडर जिसने विनी और श्योमी को किडनैप किया था वो उन्हें एक कंटेनर में बंद कर लेता है और कहता है कि जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तुम दोनों यहीं पर रहोगी। दूसरी ओर डॉन और फ्रेड अपनी तरफ से दोस्तों उस नशीले पदार्थ के बारे में रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि ये किन जगहों पर बेचे जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक लोकल माफिया इस नशीले पदार्थ को बेच रहा है, और वो भी उन जगहों पर जहाँ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, वो उस गैंग के मीटिंग प्लेस का भी पता लगा लेता है। दरअसल टीन टॉनिक नाम से एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जहां टीनेजर्स को इनवाइट किया जाता है
अब डॉन को ये सुनने के बाद पक्का यकीन है कि वो गैंग वहां पर जरूर आएगा और अपने नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अब डॉन, सेरा, फ्रेड और किम उस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए टीनेज स्टूडेंट्स की तरह वहां पर आ जाते हैं। देख लेना, इन्होंने पक्का कोई दमदार प्लान बनाया होगा, इसकी गारंटी है। वहां पर पार्टी चल रही होती है तो किम डांस करने लगती है। सेरा उसको डांटती है, ये क्या कर रही हो तुम, हम यहाँ पर डांस करने थोड़ी आए। पर वो कहती है कि माहौल में समा जाओ मेरी जान, वरना लोग हम पर शक करेंगे। दूसरी ओर डॉन वहां एक लड़के के साथ जुआ खेलने लग जाता है और जानबूझकर हारता है। तो हारते हारते वो उस लड़के से पूछता है कि यार माल मिलेगा कहीं यहाँ पर, मुझे तो माल के बिना यार खेलने का मूड ही नहीं है। दूसरी ओर फ्रेड और किम नशीले पदार्थ बेचने वालों की एक्टिंग कर रहे होते हैं और कुछ टैबलेट्स बेचने लग जाते हैं जो कि नशीला पदार्थ नहीं कुछ और ही होता है। इनका प्लान यह है कि इन्हें टैबलेट्स बेचते देखकर असली गैंग इनसे जरूर लड़ेगा और तब वो उनको पकड़ लेंगे। तो वो डॉन के पास जाकर भी टैबलेट्स बेचने लग जाते हैं। तो पीछे से एक आवाज आती है, हमारे अड्डे पे तुम कौन होते हो माल बेचने वाले हैं। और दोस्तों, ये वही गैंग है जिसने विनी और शियोमी को किडनैप किया था। इस पर फ्रेड तो अकड़ कर पूछता है कि पहले ये बताओ तुम कौन हो। डॉन उस गैंग को साइड में हटाकर फ्रेड से टैबलेट्स खरीदता है, लेकिन उसे गैंग लीडर छीनकर मुंह में डाल देता है और कहता है कि ये नकली माल है, असली तो हमारे पास है, मेरे पास। डॉन कहता है कि मुझे जल्दी माल दो, जल्दी दो। कहकर वो अपना बैग खोलता है जिसमें उसने पैसे रखे होते हैं। इस पर गैंग लीडर उसे एक बॉक्स पकड़ाता है जिसमें नशीले पदार्थ के टैबलेट्स है। डॉन उसको लेने वाला होता है कि वो डॉन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे उल्लू समझा है क्या, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। असल में दोस्तों, उन लोगों ने सेरा को बंदी बना लिया था और उन्हें डॉन का पता चल चुका था। डॉन चिढ़ाता है कि हाँ, तुम भूलोगे भी कैसे, मार मार कर मैंने तुम्हारी नानी जो याद दिला दी थी तुमको। कहकर वो एक गन निकालता है। तब दूसरे स्टूडेंट्स भी लेजर गन निकालकर उस पर तान देते हैं। गैंग लीडर कहता है कि रबर बुलेट्स वाले गन से मैं नहीं डरने वाला। लेकिन जब वो शूट करने लगते हैं तो एक बुलेट इतना स्ट्रांग होता है कि गैंग लीडर अपने गैंग के साथ वहां से पूरी तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर एक बड़ा सा नेट डालकर उन्हें वहीं पर पकड़ लिया जाता है। और तब डॉन उसके सामने आकर ये डायलॉग बोलता है कि इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। अब जाते जाते डॉन ने पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल भी कर दिया था, तो वो आ जाता है वहां पर। अब उसे देखकर गैंग लीडर कहता है कि वहां क्या देख रहे हो, जल्दी आकर हमें खोलो। अभी तक क्या है ना दोस्तों, वो नहीं जानता कि ये पुलिस इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर देखता है कि वहां नशीले पदार्थ है। इतना ही नहीं, यहाँ जो कुछ हुआ डॉन और सेरा ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी होती है, जिसे उन्होंने ऐसे सेट किया होता है कि डॉन और उसके साथी उसमें नजर ही नहीं आते। तो गैंग लीडर फिर कहता है कि हमें खोल दो वरना मुंह तोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर कहता है, मुंह तोड़ दोगे, मुंह तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा बेटा, तुम्हारे ससुराल में, जेल में, वहीं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, चलो, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं, समझे। सुनकर गैंग लीडर चौंक जाता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस टीन टॉनिक फेस्टिवल से पहले इन लोगों ने इस जगह के ओनर से बात की थी कि तुम्हारे पब में स्टूडेंट्स को नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी और तुम जेल जाओगे, सो अलग, इसीलिए एक दिन के लिए हमें ये जगह भाड़े पे दे दो बस। इस तरह धमकाकर दोस्तों इन लोगों ने उस आदमी को अपने काम के लिए मनवा लिया था। अब स्टूडेंट्स भी तो चाहिए थे, तो उसके लिए ये लोग स्टेज आर्टिस्ट्स और ठेले में चीजें बेचने वाले इस तरह के कई जगहों से लड़का लड़कियों को पैसे देकर यहाँ पर लाए होते हैं और सभी को लेजर टॉय गन्स भी देते हैं। इस तरह इन लोगों ने अपना प्लान बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया था। फिर वो जाकर विनी और शियोमी को बचा भी लेते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सेरा और किम उनकी बहुत देखभाल करती है। अब डॉन और फ्रेड को तो लगता है कि वाह यार, ये सभी तो सगी बहनों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, इतनी अच्छी केयर जो कर रही हैं। फिर बाद में चारों मिलकर थोड़ा एंजॉय करते हैं कि आखिर वो विनी और शियोमी को बचाने में सफल हो गए। फ्रेड और किम मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ सेरा दोस्तों डॉन के हाथ में लगी चोट को देखती है। जब डॉन सेरा को कार के नीचे आने से बचा रहा था तब ये चोट लगी थी, तो वो एक बैंडेड निकालकर उसके हाथ में लगा देती है। डॉन कहता है कि तुम अपना सुपर पावर ज्यादा यूज मत क्या करो, तुम्हें दिक्कत होती है इससे। सारा भी खुश है यहाँ पर कि अच्छा तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है क्या, तुम्हें डर है क्या कि ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी तो बेहोश हो जाऊंगी, है ना। डॉन कहता है दिन में ये सपने देखना बंद कर लो, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ काम करती रहो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो काम कौन करेगा। अब सेरा भाई कहती कि ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना थोड़ी कर सकती हूँ, हो गए, आइंदा से अपनी सुपर पावर को ज्यादा यूज नहीं करूंगी। फिर दोस्तों सेरा विनी के कमरे में उसके बेड के पास सो जाती है और तब उसे फिर से वही सपना आता है कि डॉन की माँ को कोई जान से मार रहा है। सेरा कंफ्यूज भी हो जाती है कि मुझे बार बार यही सपना क्यों आ रहा है। यहाँ से डॉन और फ्रेड को दिखाते हैं जिन्हें केनेथ पर शक है कि वो कोई ना कोई गलत काम जरूर कर रहा है। इतने में सेरा आ जाती है तो वो उसे अपना प्लान बताते हैं। वो पूछती है कि मुझे किस पर नजर रखनी होगी और वो कहाँ काम करता है।
तो डॉन एक कंपनी का नाम बताता है तो सेरा कहती है कि ये तो तुम्हारी कंपनी का नाम है। डॉन कहता है कि हाँ, मेरी कंपनी के एक आदमी पर तुम्हें नजर रखनी है बस। तो अगले दिन सेरा एकदम प्रोफेशनल गेटअप में डॉन के ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में गैंग लीडर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि आपको गलतफहमी हुई है, हमें उन लोगों ने फंसाया है, ये माल हमारा है ही नहीं। इंस्पेक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम उन लोगों को पहचान सकोगे जिन्होंने तुम्हें फंसाया है? ये लोग कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर पहचान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंस्पेक्टर को भी शक है कि उसके अलावा कोई और भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसीलिए वो गैंग लीडर से ये सवाल कर रहा था। यहाँ से सीधे डॉन के ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ केनेथ के सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यू लेता है डॉन का सेक्रेटरी। सेरा की क्वालिफिकेशन देखकर वो दंग रह जाता है कि इतनी सारी कंपनीज में सेरा ने काम किया है, बताओ, बहुत ही बढ़िया। इम्प्रेस होकर वो सेरा को सिलेक्ट कर लेता है और अब सेरा बन गई है केनेथ की सेक्रेटरी। फिर कंपनी की एक और स्टाफ सेरा को उसका काम समझाते हुए कहती है कि तुम जिसकी सेक्रेटरी हो उसका नाम है केनेथ और वो इस कंपनी का चीफ मैनेजर है। जरा गुस्से वाला है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना वरना पता नहीं चलेगा, नौकरी से निकाल देगा तुम्हें। तो जब सेरा केनेथ की फोटो देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसने क्लब में केनेथ के सर पर बर्फ गिरा दी थी। उसी टाइम जब वो सेरा के साथ मिसबिहेव कर रहा था तो वो डॉन को कॉल करके डांटती है कि ये तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे। डॉन कहता है कि डरो मत, उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसने पी भी रखी थी, इसलिए उसको तुम्हारा चेहरा याद नहीं होगा, देख लेना। सेरा भी चिढ़कर कहती है कि बाहर बजाओ तुम सच में, पर अब आई गई हूँ तो उस केनेथ को भी देख लेती हूँ। सबसे पहले तो सेरा को केनेथ के केबिन में एक सीक्रेट कैमरा फिक्स करना होगा। वो एक स्पीकर के अंदर कैमरे को सेट कर लेती है। इतने में केनेथ आ भी जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सेरा कहती है यहाँ ये धूल जमी हुई थी, उसको साफ कर रही थी और कुछ नहीं, मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। ठीक है ओके। तो सेरा तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन केनेथ उसे रोक लेता है। अब सेरा की घबराहट शुरू कि कहीं इसको मेरा चेहरा याद तो नहीं आ गया। और वो कहता है कि ये कचरा कौन उठाएगा यहाँ से? हाँ, तब सेरा की जान में जान आती है कि अच्छा हुआ, तो वो कचड़े को बाहर उठाकर जाती है। फिर वो अपने केबिन में आती है। तब एक फीमेल एक्टर का कॉल आता है कि मुझे केनेथ से बात करनी है। वो तुरंत उस कॉल को केनेथ के केबिन में कनेक्ट कर देती है। फिर खुद को बड़ी शाबाशी भी देने लग जाती है कि वाह, पहले दिन एकदम बिजली की तरह फास्ट काम कर रही हूँ मैं। पर तब केनेथ आकर उस पर बरस पड़ता है कि ये क्या है, कोई भी कॉल करेगा और तुम डायरेक्ट मुझ पे कनेक्ट कर दोगी क्या उसको? ऐसा मत करना आइंदा से। सेरा माफी मांगती है और कहती है मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी सर। तो वो सेरा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कोई बात नहीं, पहले दिन होता है, मेरी एक मीटिंग है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना। सेरा को तो पहले से पता था कि ये आदमी लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है, पर वो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करती। पर मीटिंग में केनेथ सो रहा होता है और तब आ जाता है डॉन। सेरा उसे जगाने के लिए उसके पैर पर अपना सर पटक देती है। तब वो जाग जाता है और आगे पड़ा हुआ कागज उठाकर कुछ पढ़ने लगता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है ये गलत पेपर है। अब वो सेरा को डांटने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पेपर्स की अदला बदली कर दी। तभी केनेथ का असिस्टेंट जिसका नाम निक है वो आ जाता है और कहता है कि सर सेरा की गलती नहीं थी, मैंने गलती से वो कागज यहाँ पर रख दिया था। तो अब डॉन केनेथ को डांटता है कि तुम क्या इतने बुद्धू हो कि सामने जो भी मिला पड़े उसको पढ़ लोगे मीटिंग में? काम पे ध्यान दो वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। केनेथ अपने केबिन में जाकर निक पर चिल्लाता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या थी। लेकिन यहाँ पर निक सेरा की तरफदारी करते हुए कहता है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है सर, जरूर आपके काम आएगी। इनकी बातों से लगता है कि केनेथ निक की बात यहाँ पर मान लेता है। इसका कारण शायद बाद में पता चलेगा दोस्तों कि क्यों। अब निक सेरा से मिलता है तो वो कहती है आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें केनेथ के बारे में बहुत कुछ सीखना होगा अभी। कोई भी कॉल उसके केबिन में कनेक्ट मत करना और अपनी तरफ से कोई मीटिंग अरेंज मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो चाहे कुछ भी कहे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो सेरा अपने मुंह पे जिप लगाकर दिखाती है कि मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वाह, तुम जरूर बहुत तरक्की करोगी सेरा। अब सेरा की कॉलीग्स उसको एडवाइस देने लग जाती हैं कि केनेथ किसी की नहीं मानता, सिर्फ अपने असिस्टेंट निक की मानता है, तुम्हें भी निक की तरह बनना है तभी काम चलेगा। अब अगले सीन में निक केनेथ से कहता है कि आपको अपना काम और सीरियसली लेना होगा वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाद में। वो भड़क जाता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, समझे? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। निक कहता है कि आपके पिता को आपकी बड़ी चिंता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप अपने काम पे फोकस करेंगे। दोस्तों ये सब कैमरे के जरिए डॉन देख रहा होता है और वो हैरान रह जाता है कि केनेथ निक से इतना क्यों डर रहा है, उसे इतना कुछ बोलने क्यों दे रहा है? कहीं निक केनेथ और मिडा के कनेक्शन के बारे में कुछ जानता तो नहीं? तो डॉन तुरंत फ्रेड को कॉल करके पूछता है कि क्या तुमने केनेथ की गाड़ी में ट्रैकर फिक्स किया है? वो कहता है कि हाँ वही कर रहा हूँ। इतने में केनेथ का पिता वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम है रिचर्ड। ये इस कंपनी में एक पार्टनर है दोस्तों। डॉन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। असल में डॉन के पेरेंट्स और रिचर्ड बिजनेस पार्टनर्स थे।
और अपने पेरेंट्स के बाद डॉन को इस कंपनी का सीईओ बनाया गया था। इसीलिए केनेथ डॉन से चिढ़ता है और खुद सीईओ बनना चाहता है। रिचर्ड डॉन के लिए एक रिश्ता लेकर आया है और कहता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर की बेटी है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो हमारा बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा, मैं उनके साथ तुम्हारे ब्लाइंड डेट का भी इंतजाम कर दूंगा। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी हंसता है तो डॉन कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारे दिल में इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं? वो कहता है कुछ नहीं सर, आपको तो वैसे भी लड़कियों से बात करने की आदत है नहीं ना, पता नहीं ब्लाइंड डेट पर क्या होगा आपका। यहाँ किम की बेकरी में एक आदमी आकर उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारी बेकरी के बन में एक मेटल का टुकड़ा मिला था जिससे मेरी जीभ पर खरोंच आ गया, बताओ मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा पुलिस से। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हर बन को अपने हाथों से बनाती हूँ। ये सब देखकर फ्रेड वहां पर आ जाता है और कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए सर, मैं एक लॉयर हूँ। तभी वो आदमी झट से कह देता है कि देखा देखा, मुझे अब लॉयर भी मिल गया, अब देखो तुम। पर फ्रेड कहता है कि मैं एक्चुअली इस लड़की का लॉयर हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और कहता है कि अरे इसके बन में मेटल मिला था एक, जिसे खाने से मेरी जीभ पे खरोंच आ गया यहाँ पर। तभी डॉन का कॉल भी आता है तो उस कॉल को अटेंड करते हुए फ्रेड इस आदमी को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ यार बोल, वैसे मैं एक इम्पोर्टेंट केस में हूँ, यहाँ पर एक आदमी पता है झूठी अफवाहें फैला रहा है। अब तुम तो जानते ही हो कि इस जुर्म की सजा क्या होती है, कम से कम 15 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा। एक काम करो अभी फोन रखो, मैं केस को सॉल्व करके आता हूँ। फ्रेड उसके पास जाकर कहता है कि तो क्या सच में तुम इस लड़की पर केस करना चाहते हो? वो अब पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो सिर्फ जीभ फटी है ना, और तो मुझे कुछ नहीं हुआ, चलता है, जीप पर प्लास्टर लगा लूंगा मैं, ठीक हो जाएगी, मैं तो चला। असल में दोस्तों किम को इस तरह डरा कर वो पैसे लेने के लिए आया था। वो तो अच्छा हुआ ठीक टाइम पर फ्रेड वहां पर आ गया तो बच गया। फिर किम भी फ्रेड को थैंक करती है। यहाँ डॉन को फ्रेड का मैसेज आता है कि मैंने ट्रैकिंग डिवाइस सेट कर दिया है, आगे का काम तुम देख लो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। डॉन चौंक जाता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम और क्या हो सकता है इसको। अगले सीन में केनेथ एक बड़े बार में जाकर ड्रिंक करता है। डॉन भी उसका पीछा करते करते वहां चला जाता है। दूसरी ओर डॉन का सेक्रेटरी कंपनी के सारे नए ज्वाइनीज को एक जगह पार्टी दे रहा होता है। वहां वो उन्हें कंपनी के बारे में बहुत कुछ समझाता है और कंपनी के कल्चर के बारे में भी बताता है। तो एक आदमी अपनी कलीग से पूछता है कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? अब सेक्रेटरी सोचने लग जाता है कि ये तो जरूर मेरा ही नाम लेगी, पर वो कहती है मुझे तो निक से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, वही मेरा रोल मॉडल है। ये सेक्रेटरी तो मन ही मन गुस्सा हो लेता है कि पार्टी दूंगा मैं और वाह वाह होगी उसकी। अब दूसरी ओर केनेथ एक मॉडल से मिलता है जो पहले सेरा को दोस्तों उस क्लब में लाई थी। वो पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ जो मॉडल आई थी तुम दोनों ने मिलकर एक फोटो क्लिक की थी ना, मुझे वो फोटो देखनी है जरा। अब दोस्तों एक सीक्रेट माइक के जरिए डॉन उसकी बातें सुन रहा होता है। वो घबरा जाता है कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि सेरा कौन है, क्योंकि केनेथ को अभी भी सेरा का चेहरा पहचान में नहीं आया था। लेकिन क्या है ना, उस दिन सेरा ने जो नेकलेस पहना हुआ था उसे वो जूम करके जरा देखता है। यहाँ डॉन को लगता है कि मैं खुद जिस नेकलेस को ढूंढ रहा हूँ शायद उसके बारे में केनेथ जरूर जानता है कुछ न कुछ। यहाँ सेक्रेटरी की तरफ आ जाइए। पार्टी के बाद वो अपनी टीम को लेकर उसी बार में जाता है जहाँ डॉन केनेथ का पीछा करते करते हुए आ गया था। शायद उसे डॉन ने ये इंस्ट्रक्शन दिया था। अब इससे पहले कि केनेथ बाहर निकलता डॉन वहां से जाने की सोचता है, लेकिन एक लड़की उसको रोक लेती है। डॉन पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? तो वो एक कंपनी का नाम बताती है। तो डॉन समझ जाता है कि ये उस कंपनी की ओनर की बेटी है जिसके साथ रिचर्ड मेरा रिश्ता जोड़ना चाहता था। तो डॉन कहता है कि ठीक है, हम तबीयत से किसी और दिन बात करेंगे, अभी मैं बहुत जरूरी काम पर हूँ। पर वो लड़की डॉन से बात करती जाती है। किसी तरह उसकी बात रोक कर डॉन वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है कि तभी केनेथ आ जाता है। ओह, तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्यों? डॉन कहता है मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जासूसी करने का, मेरी एक मीटिंग थी यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। और ठीक उसी वक्त पर सेक्रेटरी अपनी टीम को वहां पर लेकर आ जाता है। डॉन ने यहाँ उनके लिए एक टेबल बुक किया होता है। वहाँ केनेथ को देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो ठहरा एक नंबर का खड़ूस। तो डॉन उन सभी को बैठने के लिए कहता है और केनेथ भी जानबूझकर उनको ज्वाइन कर लेता है। और क्योंकि सारी लड़कियां निक को बहुत पसंद करती हैं तो उसे देखकर सभी खुश भी हो जाती हैं। तभी डॉन चुपचाप सेरा को मैसेज करता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सेरा भी सबसे ये कहकर निकल जाती है, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, जाना होगा। और केनेथ कहता है तुम मेरी सेक्रेटरी होकर मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी क्या? एक ड्रिंक करके जाओ। कहकर वो सबके गिलास में ड्रिंक सर्व करता है। डॉन समझ जाता है कि ओहो, आज शराब के नशे में सभी हिस्सा चुगलेंगे और डूब जाएगी सभी की नैया। सभी बहुत पीने लग जाते हैं और नशे में एक लड़की केनेथ से कहती है आप इतने खड़ूस क्यों हो सर? अपने स्टाफ से जरा स्माइल करके बात करेंगे तो क्या आपका सड़ा मुंह फट जाएगा? और सेक्रेटरी भी नशे में अपने हिस्से का रोता है कि ये केनेथ है ही ऐसा, एकदम अकड़ कर घूमता है लेकिन मीटिंग में सोता है, पागल कहीं का। दूसरी ओर डॉन हंस रहा होता है कि कल ऑफिस में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, सच में ये तो पक्का है। क्योंकि केनेथ इनकी बातें सुन नहीं पाता और ग्लास पे ग्लास पिए जाता है। उसकी हालत खराब। वो सेरा को भी शराब पिलाते जाता है और सेरा पीती जाती है। ओह, जैसे तैसे पार्टी खत्म हो जाती है दोस्तों इनकी और सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
अब डॉन ने ज्यादा नहीं पी होती और वो सेक्रेटरी को एक टैक्सी में भेज देता है। केनेथ भी नशे में लड़खड़ा रहा होता है। निक उसको संभालता है। उसके जाने के बाद डॉन भी अपनी कार में वहां से निकल रहा होता है कि सेरा को देखता है जो वहीं खड़ी लड़खड़ा रही है। तभी निक आ जाता है और कहता है कि तुम उस बेकरी के पास रहती हो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। डॉन भी सोच में पड़ जाता है कि ये सेरा से क्यों बात कर रहा है, लेकिन सेरा कह देती है कि आप जाइए सर, मैं पैदल चले जाऊंगी। निक भी लेकिन एकदम जेंटलमैन की तरह वहां से चला जाता है, कुछ करता नहीं जबरदस्ती। सेरा अपने रास्ते चलने लग जाती है तो डॉन उसके पीछे जाता है। लगता है दोस्तों सेरा को बहुत नशा हो गया, पर कुछ दूर जाने के बाद डॉन सोचता है कि ये कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मैं क्यों इसका बॉडीगार्ड बना फिरूं। ये सोचकर वो आगे चला जाता है, लेकिन अचानक आईने में देखता है तो पीछे सेरा नजर ही नहीं आती और डॉन की समझ नहीं आता कि अब मैं उसको ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं उसे। फिर वो अपने आप से बात करता है कि जो भी हो सब ठीक है, वो मेरी स्टाफ है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, चलो। बाकी उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह अपना मन बनाकर वो पीछे जाता है तो देखता है सेरा पास के बस स्टॉप में बैठी हुई है। अब डॉन उससे कुछ पूछ ही रहा होता है कि वो बस स्टॉप के बेंच पर लेट जाती है। हे भगवान, मैंने तो मुसीबत मोल ली, पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये कहकर वो सेरा को उठा लेता है और उसे कार की ओर लेकर जाता है। सेरा तो नशे में उसका बुरा हाल कर देती है, उसके बाल पकड़कर खींचती, ना जाने क्या क्या बकवास कर रही होती है। तो डॉन उसे अपनी कार में ले जाकर उसके घर फाइनली छोड़ देता है। घर तक क्या, उसके कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लटा देता है। तभी सेरा उठकर डॉन का मुंह हाथों में लिए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इस थोबड़े को कहीं देखा है, तुम हो कौन यार। डॉन को हंसी आ जाती है कि ये नशे में इतनी नौटंकी क्यों कर रही है। तो जब सेरा सो जाती है तो डॉन वहां से निकलने वाला होता है कि कोई दरवाजा नॉक करता है और वो कोई और नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर है। सेरा तो नींद में उठकर दरवाजा खोलने जाती है और डॉन माथा पीट लेता है कि ये कहाँ चलती, मेरा भांडा फोड़ेगी क्या। सोचकर वो सेरा को पकड़ लेता है। दोनों बिस्तर पर गिर जाते हैं। सेरा की आंखें खुलती है और इसी के साथ गुड जॉब का पार्ट 4 होता है खत्म। तो पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं कि डॉन चुपचाप उसको जैसे तैसे फिर सुला देता है और खामोश रहता है। कुछ देर दरवाजा नॉक करके इंस्पेक्टर जाने वाला होता है कि शायद सेरा घर पर नहीं है, लेकिन तब डॉन का फोन रिंग करता है। डॉन भी टेंशन में किसी तरह कॉल काट देता है। अब इंस्पेक्टर रुक जाता है और उसे लगता है कि सेरा अंदर ही होगी। अब दोस्तों क्योंकि सेरा उसकी फ्रेंड है और उसने इंस्पेक्टर को डोर लॉक का पासवर्ड भी दे के रखा हुआ था, तो वो लॉक खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन सेरा को सोते हुए देखकर वो बड़बड़ाता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी क्या, कितनी बार समझा चुका हूँ कि इतना ड्रिंक मत किया करो, सुनती कहाँ हो मेरी। इस तरह बड़बड़ाकर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है और तब दिखाते हैं कि डॉन कबर्ड में छुपा हुआ था। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो बाहर निकलता है कि इस लड़की के चक्कर में ना मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है। अगली सुबह किम सेरा के लिए नाश्ता लेकर आती है। सेरा का हैंगओवर तो कम ही नहीं हुआ था अभी भी। किम कहती कि तुमने इतनी पी रखी है ना, मतलब डॉन तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया था, पता है, हैं? अब सेरा सोचने लगती है कि मैं घर आई कैसे। वो एकदम से किम से पूछती है, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि डॉन मुझे घर पर छोड़ गया था। और तभी किम उसे दीवार पर चिपका हुआ एक नोट दिखाती है जिसमें डॉन ने लिखा था कि अगली बार ड्रिंक करना हो तो उतना ही पियो जितना तुम हैंडल कर पाओ, मैं बार बार तुम्हें उठाकर घर तक नहीं छोड़ने वाला, नशा उतर गया हो तो मुझे कॉल करना तुरंत। अब सेरा को सारी बातें याद आ जाती हैं कल रात की कि उसने डॉन की पीठ पर सवार होकर क्या क्या करतब किए थे। बड़ी इंसल्टेड फील करती है वो कि ये मैंने क्या कर डाला। दूसरी ओर डॉन फ्रेड से कहता है कि देखो आइंदा मेरी कंपनी में कोई किसी को पार्टी नहीं देगा, अगर देगा तो नौकरी से निकाल दूंगा उसको सीधे फाइनल। और फ्रेड कहता है कि ऐसे तुम पार्टी को कैसे बैन कर सकते हो, अपने स्टाफ के लिए यही तो एक स्ट्रेस बस्टर है, वरना काम कर करके बेचारे तंग आ जाते हैं। तुम देखना अगर पार्टी बंद कर दोगे तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। डॉन कहता है कि तुम तो अभी भी ठीक से काम पे नहीं आते हैं, अक्सर कहीं गायब हो जाते हो, पता नहीं कहाँ जाते हो, क्या करते हो। और यहाँ भी फ्रेड कोई बहाना करके फिर भाग जाता है। अब डॉन ऑफिस जाता है तो सेक्रेटरी कहता है वैसे तो आप अपने स्टाफ के साथ उतना घुलते मिलते हैं नहीं, कल अचानक से आपको सबने इनवाइट किया था तो मैं तो चौंक गया। डॉन की भी समझ नहीं आता कि वो इसको क्या जवाब दे। वो कहता है कि मुझे घुलने मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, अपने स्टाफ का ख्याल भी रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी समझ कर ही मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। और तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें साइन चाहिए ना, लो कर लिया साइन, अब निकलो यहाँ से। इस तरह वो सेक्रेटरी को वहां से भगा देता है। आज डॉन ने सेरा को यह काम दिया है कि उसे केनेथ के फोन का पूरा इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में कॉपी करना है। सेरा गुस्से में डॉन को कॉल करती है कि उसके फोन की कॉपी निकालना क्या उतना आसान है, देखो मैं नहीं कर सकती। डॉन कहता है कि आज तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ यही, इसलिए ज्यादा सोचो मत और कर डालो। वैसे कल का हैंगओवर उतरा या फिर नहीं। तो सेरा भी बात टालने के चक्कर में कहती है यहाँ पे सिग्नल नहीं है, बाद में कॉल करूंगी, कहकर वो कॉल काट देती है। इतने में केनेथ आ जाता है और पूछता है कि कल तुमने जितनी पी थी उसके हिसाब से तो तुम्हें 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए था, तुम सच में बहुत ही स्ट्रांग हो कि आज काम पे भी आ गई, कहकर वो अंदर चला जाता है। यहाँ निक रिचार्ड को कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखा रहा होता है, जिससे साफ पता चलता है कि केनेथ ने बहुत बड़े अमाउंट का घोटाला किया है। देखकर तो रिचार्ड बिल्कुल बौखला जाता है और गुस्से में केनेथ
से जाता है मिलने। वहाँ केनेथ को सेरा उसके आज के पूरे शेड्यूल की टिप्पणी दे रही होती है। फिर वो बाहर चले जाती है और तब रिचार्ड को गुस्से में आते देखकर वो समझ जाती है कि आज जरूर केनेथ के चिथड़े बनने वाले हैं। और उसका गेस सही था। केबिन में जाते रिचार्ड केनेथ को चांटा मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कंपनी के पैसों को ऐंठने की। केनेथ कहता है मैंने ये सब आपके लिए ही किया था पापा, वरना वो डॉन पूरी कंपनी को कब्जा कर लेगा। इस कंपनी में आपका भी उतना ही हक है जितना कि उसका। रिचार्ड कहता है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जो कर रहे थे उससे कंपनी डूब जाएगी, समझे। और ये सारी चीजें कैमरे के जरिए डॉन देख रहा होता है और वो भी चौंक जाता है कि रिचार्ड अपने ही बेटे को, और वो भी इतने बड़े बेटे को, पीट रहा है। बताओ। बाहर बैठी सेरा को साफ सुनाई देता है कि रिचार्ड केनेथ को पीट रहा है। रिचार्ड उसको सख्त कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है सिर्फ वही करो, दूसरे मामलों में दखल दिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, समझे। पर तब सेरा अंदर आती है और कहती है मिस्टर केनेथ की एक अर्जेंट मीटिंग है, चलिए। रिचार्ड तो उसको भी डांटता है कि तुम्हें दिखता नहीं क्या बात हो रही है यहाँ पर, अचानक बीच में घुसी चली आ रही हो, बदतमीज कहीं की। इस तरह वो सेरा को और केनेथ दोनों को डांट कर चला जाता है। असल में सेरा केनेथ को उसके पापा से बचाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। केनेथ पूछता है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, लेकिन सेरा उसका कोई जवाब नहीं देती। कहती है कि सर थोड़ी देर में मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग है, अगर इस हालात में उसने आपको देख लिया तो आपकी बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं अंदर आ गई थी। केनेथ कहता है अच्छा तुम्हें मुझ पर तरस आ गया क्या, मैं क्या इतना गिरा हुआ हूँ। सेरा ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस उसे शांत करने के लिए कहकर चली जाती है। लेकिन सेरा ने उसकी भलाई के लिए ही किया था जो किया, ये बात भी वो रियलाइज कर लेता है और सेरा के बारे में उसकी अच्छी राय बन जाती है। फिर मैनेजर आता है तो केनेथ उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो करने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। वो कहता है कि सर उसमें बहुत रिस्क है, पर केनेथ उसको डांट देता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए मैनेजर बनाया है ताकि तुम मेरा काम कर सको, समझे। उसमें रिस्क है या नहीं, कामयाब होगा या नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, तुम्हें जो काम दिया जाए वो करो, बस आगे पीछे सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी बातें कैमरे में सुनकर डॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये करना क्या जा रहा है। फिर केनेथ बाहर निकलता है तो सेरा कहती है कि सर दोपहर को आपकी एक मीटिंग है। वो कहता है कि सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, गुस्से में कहकर चला जाता है। सेरा भी तुरंत कोई रुई और कोई दवा लेकर उसके पीछे जाती है। कैमरे से ये देखकर डॉन चौंक जाता है कि ये कौन सा नया प्लान बना रही है। केनेथ अब लिफ्ट में चढ़ता है तो सेरा भी अंदर चली जाती है। वो चिल्लाता है कि तुम्हें हो क्या गया, क्यों आई तुम, बाहर जाओ। इतने में डॉन वहां पर आ जाता है क्योंकि वो सेरा को केनेथ के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। केनेथ लिफ्ट बंद करने लगता है कि डॉन बीच में टांग रख देता है और आंखों से सेरा को धमकाता भी है कि तुम कर क्या रही हो, लेकिन सेरा झट से उसके पैर पे लात मार देती है और उसका पैर बाहर निकल जाता है। लिफ्ट हो जाती है बंद। बाहर डॉन चिल्लाता भी है कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझे किक किया इसने। तभी वहां केनेथ पूछता है कि चल क्या रहा है, क्या है ये। सेरा कहती है कि आपके मुंह से खून निकल रहा है सर, अगर इस हाल में उसने आपको देख लिया तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। केनेथ अपने मोबाइल कैमरा को ऑन करता है तो पता चल जाता है कि सेरा बिल्कुल सच कह रही है, वाकई में उसके मुंह से खून निकलता है। सेरा खुद उसके खून साफ करती है दोस्तों, और वो भी सेरा से और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो जब लिफ्ट खुलता है तो डॉन वहां पर खड़ा होता है, लगता है सीढ़ियों से आ गया था। डॉन तो विलन की तरह सेरा को धमकाता है कि मुझे किक करने की जरूरत करके तुमने अच्छा नहीं किया। इसी बीच केनेथ लिफ्ट से निकलकर जाने लगता है तो सेरा भी उसके पीछे चली जाती है। केनेथ को भी थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि सेरा ने डॉन की इंसल्ट की थी, इसीलिए वो सेरा से कहता है कि चलो तुम भी चलो मीटिंग में। अब डॉन जरा पॉजिटिव फील करने लग जाता है कि मुझे लात मारकर ये मेरे दुश्मन के साथ जा रही है। बाहर निक कार का दरवाजा खोलता है तो केनेथ उसको धक्का दे देता है क्योंकि उसी ने केनेथ के पापा यानी रिचार्ड को घोटाले के बारे में बता दिया था। वो कहता है कि निक तुम मेरी जासूसी कर रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहकर वो उसकी बजाय सेरा को कार में बैठने को कह देता है। और यहाँ डॉन अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर सीट पर होता है फ्रेड। वो पूछता है तुम इतना उबल क्यों रहे हो, क्या हो गया, सेरा ने कुछ कर दिया क्या। डॉन कहता है कि मुंह बंद करके गाड़ी स्टार्ट करो। ये कहकर वो अपना पैर ऊपर रख लेता है। फ्रेड कहता है कि ये बुरी आदत कब से लग गई तुम्हें, पैर नीचे करो, चलो पैर नीचे करो। लेकिन डॉन तो अपने आप में कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया सेरा, केनेथ के सामने तुमने मेरे पैर पे लात मारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। इस तरह वो दर्द के मारे बड़बड़ाने लग जाता है और फ्रेड हंसता है कि क्या सच में उसने तुम्हें लात मारी। डॉन कहता है कि ये ही क्या लगा के रखा हुआ है तुमने, ये सब अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा है, समझे। अब उल्लू की तरह मेरा मुंह मत देखो, गाड़ी स्टार्ट करो। फ्रेड भी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। केनेथ और सेरा एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग सीक्रेट मीटिंग करते हैं। वहाँ कई वैरायटी के डिशेस सर्व किए जाते हैं। केनेथ सेरा से कहता है कि आज तुमने जो अच्छा काम किया ये उसका ट्रीट है, जाओ जम के खाओ। अब कहना इनमें से कुछ डिशेस को खाने का तरीका तो सेरा जानती नहीं थी। वो कुछ निकालने लगती है तो थोड़ी ग्रेवी केनेथ की शर्ट पर छिड़क जाती है। ओह सॉरी सर, गलती हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी शर्ट भी है, गाड़ी में रखी हुई है, जाकर ले आओ। अब सेरा बाहर जाती है और कार की डिग्गी खोलती है और तभी डॉन एकदम एंग्री यंग मैन की तरह अकड़ कर अपना पैर डिग्गी में रखता है
सेरा उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेकर जाती है और कहती है, सुनो, अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो हमारा पूरा ऑपरेशन चौपट हो जाएगा। डॉन उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थमा कर कहता है, उसका फोन इसमें कॉपी करके लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। फिर वो अपना पैर हिलाकर दिखाता है कि जितनी तेजी से तुमने मेरे पैर को किक किया था, अब उसी तेजी से उसके फोन का पूरा डेटा इसमें कॉपी करके लेकर आओ जाओ। कहकर वो चला जाता है। सेरा चिढ़ जाती है कि पता नहीं ये कहाँ का इन्वेस्टिगेटर है, असली काम तो मैं ही कर रही हूँ। तो जब सेरा वापस अंदर जाती है तो केनेथ बाथरूम गया होता है, पर उसका फोन होता है टेबल पर और मौका पाकर सेरा उसमें अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर देती है। अब उसका पूरा डेटा दोस्तों इनके सिस्टम में कॉपी होने लग जाता है। वो कैमरास को भी हैक करके केनेथ को ट्रैक कर रहे होते हैं। लगभग 90% कॉपी हो चुका था, लेकिन तभी केनेथ दरवाजे के पास आ जाता है। फ्रेड तभी सेरा को वार्न भी करता है कि पेन ड्राइव निकाल दो वरना फंस जाओगी, लेकिन अगर वो निकाल देगी तो कॉपी फेल हो जाएगा। तब दरवाजा खुलता है और केनेथ अंदर आने लगता है। तो सेरा झट से फोन के ऊपर शर्ट वाला वो बॉक्स रख लेती है और शर्ट उठाकर कहती है, ये तो बहुत ही महंगी शर्ट लगती है, ब्रांडेड है क्या? केनेथ कहता है, ये तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बॉक्स उस तरफ रख दो, मैं बाद में पहन लूंगा। ओके सर, कहकर सेरा धीरे से शर्ट अंदर रखती है और फिर उस बॉक्स को निकालते हुए मोबाइल से खट पेन ड्राइव को भी निकाल लेती है। अब आप सोचेंगे कि सेरा को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता चला, इसीलिए तो सेरा उसके साथ लिफ्ट में आई थी। लिफ्ट में जब केनेथ ने अपना फोन निकाल कर कैमरा ऑन किया तब उसने पासवर्ड डाला और सेरा ने अपने विजन सुपर पावर से केनेथ की आंखों को जूम किया और आंखों में जो मोबाइल का रिफ्लेक्शन पड़ा उससे पासवर्ड को देख लिया। स्मार्ट। केनेथ कहता है कि देखो अभी मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम वापस चले जाओ ऑफिस। सेरा भी बाहर चली जाती है। बाहर गाड़ी में डॉन और फ्रेड उसके फोन के डेटा से ये पता लगा लेते हैं कि दोपहर 1 बजे केनेथ की कोई सीक्रेट मीटिंग है और उसी मीटिंग के लिए केनेथ इस रेस्टोरेंट में आया है। इतने में सेरा आ जाती है तो फ्रेड उसको शाबाशी देता है कि वेल डन सेरा, गुड जॉब। अब ये लोग अपना एक मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। फ्रेड अपना भेस जरा बदल लेता है और उस क्लाइंट की तरह केनेथ से मिलने जाता है जिसके साथ केनेथ की यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। दूसरी ओर डॉन खुद को केनेथ की कंपनी का ऑडिटर बताकर उस क्लाइंट से मिलने जाता है, क्योंकि केनेथ और उसका क्लाइंट एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे। तो फ्रेड क्लाइंट बनकर केनेथ से मिलेगा और डॉन उस कंपनी का ऑडिटर बनकर क्लाइंट से मिलेगा। समझ गए ना दोस्तों? यानी कि ये समझो, इसलिए फ्रेड बेवकूफ बनाएगा केनेथ को और डॉन बेवकूफ बनाएगा उस कंपनी वाले को जिसके साथ केनेथ की मीटिंग होने वाली थी। अब उस असली क्लाइंट को दिखाते हैं जो मास्क पहनकर रेस्टोरेंट में आता है। सेरा रेस्टोरेंट की स्टाफ के भेस में वहां खड़ी होती है और हर क्लाइंट से पूछती है आपको किस रूम में जाना है। वो बताता है तो सेरा उसे उस कमरे में लेकर जाती है जहां डॉन बैठा हुआ है। दूसरी ओर फ्रेड क्लाइंट की तरह केनेथ से मिलता है और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के स्टाफ के साथ सीक्रेट डीलिंग की है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं, अगर हमारा शक सही निकला तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस तरह वो केनेथ का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। यहाँ डॉन क्लाइंट को बताता है कि आप केनेथ से मिलने आए हैं ना, असल में मैं उसकी कंपनी का ऑडिटर हूँ। इंटरनल ऑडिट में हमें पता चला है कि उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है और वो पकड़ा भी गया और हमारी टीम को शक है कि उस घोटाले में तुम्हारा भी हाथ है। अगर हमारा शक सही निकला तो तुम बुरे फंसोगे क्योंकि तुम्हारी डीलिंग्स इलीगल है और अगर तुम इस मामले में फंसना नहीं चाहते तो आइंदा कभी केनेथ को कॉन्टैक्ट ही मत करना। क्लाइंट घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं ना उसे कभी मिलूंगा और ना ही उसे कॉन्टैक्ट करूंगा। दूसरी ओर फ्रेड केनेथ को ऐसे धमकाता है कि वो खुद कह देता है हाँ मुझे ये डीलिंग करनी नहीं है। इस तरह दोस्तों इन तीनों ने मिलकर केनेथ की ये सीक्रेट डीलिंग कैंसिल करवा दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर निक बैठा होता है जो डॉन और सेरा की फोटो क्लिक कर लेता है। मतलब ये लोग लगभग पकड़े गए ये समझो। केनेथ गुस्से में बाहर निकलता है क्योंकि उसे डील नहीं मिली। वहां निक को देखकर वो भड़क जाता है कि तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे। वो कहता है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए बस आप। कहकर वो केनेथ का हाथ पकड़कर मरोड़ने लग जाता है। केनेथ को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन किसी वजह से वो निक से डरता है, इसीलिए ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। यहाँ से फ्रेड और किम को दिखाते हैं। उस दिन बेकरी में उस आदमी ने जो तमाशा खड़ा किया था तब फ्रेड ने किम को बचा लिया था, इसीलिए किम उसको ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। फ्रेड बड़ा खुश होता है और यहाँ डॉन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि रिचर्ड सर ने आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, आप प्लीज उस लड़की से मिल लीजिए। डॉन कहता है कि ये डेट वगैरह ना कैंसिल करवा दीजिए तुम, मेरे पास टाइम नहीं है। पर सेक्रेटरी कहता है कि सर कम से कम रिचर्ड सर की बात ध्यान में रख लीजिए, डेट के लिए मान जाइए ना वरना वो दुखी होंगे। सिर्फ मिलने की तो बात है, अगर पसंद ना आए तो ना कर दीजिए। इस पर डॉन भी मान जाता है और उस लड़की से मिलने जाता है। वहाँ वो लड़की जिसे डॉन पहले भी एक बार देख चुका है वो बैठी होती है। रिचर्ड भी बैठा होता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों आपस में बात करके किसी अच्छे नतीजे पर ही पहुंचोगे, ऑल द बेस्ट। ये कहकर वो चला जाता है। तो वो लड़की अपना इंट्रो देती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन डॉन 5 मिनट भी नहीं टिकता, उसे उस लड़की की बातें बड़ी बोरिंग लगने लगती है। पर आखिर में जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो फ्रेड
फ्रेड को मैसेज करता है कि यार मैं ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, लेकिन मेरे कान पक रहे हैं, प्लीज कुछ भी करके इस डेट को खत्म करवा दो। पर वो डॉन को मैसेज कर देता है कि मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, तुम खुद संभालो। असल में वो तो किम के साथ वक्त बिताना चाहता है फिलहाल, इसलिए मना कर रहा है। इसी बीच किम को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और किम को तो इंस्पेक्टर पर क्रश है दोस्तों। वो तुरंत कॉल अटेंड कर देती है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं एक बढ़िया रेस्टोरेंट में हूँ, तुम भी मेरे साथ डिनर करने आओगी क्या? वो तुरंत हाँ कर देती है। ओह, ये सुनकर फ्रेड देवदास की तरह मुंह लटका लेता है, लेकिन फिर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। इतने में किम को सेरा का मैसेज आता है कि पता है इंस्पेक्टर को तुम पर शक हो गया है कि हमने टीन टोनिक फेस्टिवल में हिस्सा लिया था और एक बड़ा कांड भी किया था। इस बारे में पूछने के लिए ही वो अगर तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाए ना तो मत आना, फंस जाओगी। अब किम बैठ जाती है और पूछती है तुम फ्रेड किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे? कहाँ है वो गिफ्ट? फ्रेड कहता है तुम इंस्पेक्टर से मिलने नहीं जा रही हो क्या? किम कहती है वो टीन टोनिक फेस्टिवल में जो हमने उस गैंग को फंसाया था उसके बारे में पूछने के लिए ही वो बुला रहा है। अगर मैं जाऊंगी तो जरूर फंस जाऊंगी। अब फ्रेड घबरा जाता है कि कहीं सेरा तो नहीं फंस गई। वो सेरा को कॉल करने के लिए बाहर आ जाता है तो वो तो एकदम ठीक होती है। फ्रेड कहता है कि देखो डॉन एक ब्लाइंड डेट में फंसा हुआ है, तुम प्लीज जाकर उसे बचाओ। सेरा डांट देती है उसको कि मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या जो उसे बचाऊं? अरे क्या बात करती हो सिस्टर, उसने कितनी बार तुम्हें बचाया है, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उन सब के मुकाबले तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, प्लीज कर दो ना बेचारे के लिए। सेरा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। तो वो इंस्पेक्टर से कहती है देखिए मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मेरी एक और फ्रेंड है वो तुम्हारे साथ डिनर करेगी। ये कहकर वो अपनी दूसरी फ्रेंड को इंस्पेक्टर के साथ कनेक्ट करके चली जाती है। यहाँ पर अब किम जिद करती है कि फ्रेड वो गिफ्ट कहाँ है? वो गिफ्ट फ्रेड कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से में जाने लगती है। तो फ्रेड उसको रोक कर पूछता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई क्यों थी? सिर्फ खाना खिलाने के लिए? खैर पास में गेम सेंटर है, वहां जाकर खेलते हैं कुछ, जो हारेगा वो जीतने वाले की विश पूरी करेगा, बोलो मंजूर है? वो मान जाती है और दोनों गेम सेंटर जाते हैं। पर वहां जाकर पता चलता है कि इन गेम्स को खेलने में किम बड़ी माहिर है, वो जीतती जाती है और फ्रेड एक भी पॉइंट नहीं ले पाता। यहाँ तक कि पावर पंच गेम में भी वही जीतती है। सारे गेम्स हारने के बाद फ्रेड पूछता है ठीक है अब बताओ तुम्हारी विश क्या है, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो वो हंसकर कहती है कि फॉलो मी चले फिर बताऊंगी। अब दूसरी ओर केनेथ के साथ एक आदमी बैठा होता है जो पूछता है कि तुम्हारे पापा डॉन के लिए ब्लाइंड डेट क्यों फिक्स कर रहे हैं? वैसे उनका डेट इसी रेस्टोरेंट में चल रहा है, क्या तुम नहीं जानते? सुनकर केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है और यहाँ डॉन उस लड़की को देखने के बजाय हर तरफ टुकुर टुकुर देख रहा होता है कि कोई तो मुझे बचा लो यार। तब वहां पर सेरा प्रकट होती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ इस तरह उठने बैठने की हो? डॉन चौंक जाता है कि बाप रे ये कौन सा प्लान बनाकर आ गई अब। और तब सेरा उसके कान में कहती है प्लान बी। डॉन समझ जाता है कि फ्रेंड ने सेरा को भेजा है पक्का। तो सेरा उस लड़की को खूब पट्टी पढ़ाती है कि मैं डॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं वगैरह वगैरह। यहाँ किम फ्रेड को अपनी बेकरी में लेकर जाती है। असल में उसे बन बनाने के लिए आटा गूंदना था, उसी के लिए वो फ्रेड को यहाँ पर लेकर आई है। पर फ्रेड को भी उसके लिए ये सब करना अच्छा लग जाता है तो वो खुशी खुशी उसके साथ गप्पे लड़ाते हुए आटा गूंदने में लगा होता है। पर क्या है ढंग से नहीं गूंद पाता। किम उसका हाथ पकड़कर ठीक से गूंदना सिखाती है। फ्रेड का मुंह तो देखिए दोस्तों, लगता है ये सीधे स्वर्ग में पहुंच चुका है। यहाँ सेरा अपनी और डॉन की लव स्टोरी सुनाकर उस लड़की को इरिटेट करने लगती है तो वो तो उठकर चली जाती है, लेकिन जाते जाते डॉन को धमका कर भी जाती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, देख लेना तुम। उसके जाने के बाद डॉन अपना हाथ छुड़ाकर सेरा को डांटता है कि तुम्हारा ड्रामा ना कुछ ज्यादा हो गया। सेरा जवाब में कहती है कि क्यों, मुझे शौक नहीं है सब करने का, और वो भी तुम्हारे लिए, कभी नहीं, ये तो बस प्लान बी था। पर तब सेरा देख लेती है कि सेक्रेटरी कुछ दूर पे खड़ा हुआ है। वो डॉन को बताती है तो वो भी घबरा जाता है और कहता है कि वो तो पहले से न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो बस हो गया काम तमाम। इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले हमें ऊपर चले जाना चाहिए, वहाँ एक कमरा है मेरा, जब सेक्रेटरी चला जाएगा तो तुम निकल जाना। कहकर वो सेरा को अजीब से ग्लासेस पहनाकर अपने साथ लेकर जाता है। सेक्रेटरी सेरा का चेहरा देखने की लाख कोशिश करता है लेकिन सेरा अपना चेहरा छुपाकर अच्छे से चली जाती है। अब सेक्रेटरी की नजरों से बचने के लिए वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सेक्रेटरी रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो अब इनके पास डॉन के कमरे में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेक्रेटरी सोच लेता है कि इसी लड़की ने डॉन की ब्लाइंड डेट को भगा दिया है शायद। यहाँ डॉन और सेरा कमरे में आ जाते हैं। सेरा बाहर झांकती है तो सेक्रेटरी नहीं होता। वो डॉन से कहती कि तुम्हारा सेक्रेटरी चला गया, अब मैं भी निकल जाती हूँ। पर इतने में सेरा का पेट आवाज करने में लग जाता है क्योंकि उसे बड़ी भूख लगी थी। डॉन कहता है कि ठीक है अगर भूख लगी है तो कुछ खा लो। सेरा कमरे में नजर घुमाकर कहती है कि ये तो बहुत ही लग्जूरियस कमरा है, तुम यहीं रहते हो क्या? डॉन कहता है कि तुमने मेरी ब्लाइंड डेट को भगा दिया, इसी खुशी में मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, तुम जो चाहो ऑर्डर करके खा लो। तो सेरा एक स्ट्रीट फूड ऑर्डर करती है जो कि उसका फेवरेट है। हैं तुम ये खाती हो? सेरा कहती बहुत टेस्टी है डिश, तुम भी जरा चख कर देखो, मजा आ जाएगा। कहकर वो डॉन के मुंह के पास खाना लेकर आ जाती है। डॉन भी उसे बाइट करने वाला होता है कि सेरा उसे खुद खा लेती है। यहाँ फ्रेड और किम खेल खेल में आटा गूंथ रहे होते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम। खैर क्या तुम कभी टीन टोनिक फेस्टिवल में गई थी?
वो कहती नहीं तो मुझे तो उस जगह के बारे में पता भी नहीं है। फ्रेड वहां से बच निकलने की कोशिश करता है तो इंस्पेक्टर पूछता है क्या तुम इस लड़की के नए दोस्त हो? फ्रेड कुछ बड़बड़ाने लग जाता है तो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तुमसे बाद में पूछताछ कर लूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। अब फ्रेड गुस्से में दोस्तों वहां से जाने लगता है तो किम उसको रोक लेती है कि तुम कहाँ चल दिए। फ्रेड कहता है तुम्हारा इरादा क्या है? जब मेरे साथ होती हो तो ऐसे बात करती हो जैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन उसके साथ भी उसी तरह बात करती हो। तुम्हारे दो चेहरे हैं और मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तो देखो आगे से मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ निक दोस्तों केनेथ को डॉन और सेरा की फोटोज दिखाकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है कि वो मेरी जासूसी कर रही थी। जो भी हो उस पर अब नजर रखना। यहाँ सेरा पेट भर खा लेती है और बियर भी बहुत ज्यादा पीती है। डॉन कहता है कि ज्यादा मत पियो, तुम्हें घर भी जाना है। कहकर वो मुड़ता है तो सेरा सो चुकी थी। अब डॉन खुद को कोसता है कि यार मैंने फिर से खुद को मुसीबत में डाल दिया, इसे पहले घर भेज देना चाहिए था मुझे। और कोई रास्ता न पाकर वो सेरा को उठाकर बेडरूम में सुला देता है और खुद बाहर सोफे पे सो जाता है। दूसरी ओर कोई कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा होता है। लगता है दोस्तों कोई फ्रॉड हो रहा है। ये कौन है और क्या कर रहा है ये फिलहाल तो नहीं बताया जाता। सुबह होती है तो डॉन जो सोफे पे सोया हुआ था वो बेड पर होता है और सेरा उसके ऊपर हाथ डालती है। ओह, डॉन चौंक जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया। वो सेरा का हाथ हटाने की कोशिश करता है तो फोन रिंग करता है। सेरा को हटाने के चक्कर में वो कॉल रिजेक्ट करने के बजाय उसे अटेंड कर देता है। इसी बीच सेरा अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है और तब उसकी नींद खुल जाती है। खुद को डॉन के ऊपर लेटी हुई देखकर वो बौखला जाती है। इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 5 होता है यहाँ पर खत्म। अब पार्ट 6 की शुरुआत में वो शॉक होकर बेड छोड़कर भागती है और पूछती है ये क्या हो रहा है। डॉन कहता है देखो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बाहर सोया हुआ था लेकिन सुबह देखा तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। शायद रात को पानी पीने गया था और आधी नींद में मैं यहीं पर आ गया। सेरा कहती है क्या तुम श्योर हो कि कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था? हाँ, मैं और तुम्हारे साथ कभी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, मैं उस टाइप का आदमी थोड़ी हूँ। फिर भी दोनों को बड़ा अजीब फील होता है। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। असल में डॉन के कमरे से ऑफिस जाने का एक सीक्रेट दरवाजा है और उसी के जरिए दोनों ऑफिस जाते हैं। सेरा को चुपके से उसके केबिन में भेजकर डॉन मुड़ता है तो वहाँ पर उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो चौंक कर पूछता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच था? हाँ सच था। अब देख ही लिया है तो आगे बताओ चलो क्या काम है? बट सेक्रेटरी कहता है कि सुबह मैंने आपको कॉल किया था और आपने अटेंड भी किया। तब मैंने एक लड़की की चीख सुनी थी। तो क्या वो लड़की सेरा ही थी? और क्या उसी ने आपकी ब्लाइंड डेट को भगाया था? सर मैंने तो सोचा था कि आप दूसरों से अलग हो, पर अब पता चला कि आप भी बाकियों की तरह हो। डॉन कहता है अबे लेक्चर देना बंद कर दे और काम बता क्या है। तो सेक्रेटरी उसको एक रिपोर्ट दिखाता है। दोस्तों पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि कोई कंपनी के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहा है। केनेथ के खिलाफ जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया और उसे ऐसे पोस्ट किया था जैसे कि मैनेजर माइकल ने भेजा हो। लेकिन ये किसने किया वो फिलहाल नहीं पता चलता। और ये माइकल केनेथ का मैनेजर है दोस्तों, जिससे केनेथ ने कोई रिस्क वाला काम करने को कहा था। तो अब सेक्रेटरी कहता है कि मैंने उस रिपोर्ट को डिलीट तो कर दिया है, पर फिर भी कल रात को पोस्ट किया गया था। मुझे लगता है कि कई लोगों को रिपोर्ट मिल चुका होगा। डॉन चौंक जाता है और कहता है कि तुरंत माइकल को बुलाओ। सर बुलाएं कैसे, वो फोन नहीं उठा रहा, न जाने कहाँ चले गया। डॉन की घबराहट और बढ़ जाती है कि ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी। वो तुरंत फ्रेड को कॉल करके सीसीटीवी कैमरास चेक करने को कहता है। वो चेक करके पता लगाता है कि माइकल ऑफिस से बाहर गया ही नहीं, वो जरूर कंपनी के ही अंदर है। लेकिन सवाल यह है कि वो केनेथ के लिए काम करता है, फिर उसके खिलाफ ऐसा रिपोर्ट क्यों पोस्ट करेगा वो? डॉन इसी कंफ्यूजन में होता है। दूसरी ओर केनेथ ऑफिस आ रहा होता है और अब उसे पता चल चुका है कि सेरा डॉन के लिए काम कर रही है और अभी उसको ऐसा लगता है कि उसने सेरा को पहले भी कहीं देखा है। और तब वो अपना फोन पर सेरा की वो फोटो देखता है जब वो क्लब में मॉडल बनकर आई थी। बस वो समझ जाता है कि सेरा उसे कई दिनों से फॉलो कर रही है। डॉन सेरा को कॉल करके आगाह कर देता है कि केनेथ को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, आराम से रहना, जल्दी वहाँ से बच निकलो। सेरा तुरंत वहाँ से निकल जाती है, लेकिन केनेथ उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है। सेरा तेज चलती है और एक जगह पे गायब। असल में वहाँ डॉन हाउसकीपर के यूनिफॉर्म में एक ट्रॉली ले जा रहा होता है। केनेथ पूछता है तुमने एक लड़की को जाते हुए देखा क्या यहाँ पर? वो कहता है लड़की नहीं तो। कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो केनेथ को शक होता है और गार्बेज कैन खोलने के लिए वो कहता है, पर उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है तो वो नाक बंद कर लेता है और डॉन को जाने देता है। असल में दोस्तों डॉन ने अपने बालों का कलर जरा चेंज कर लिया था और थोड़ी मूछें बढ़ा ली थी। केनेथ उसे पहचान भी नहीं पाया। फिर बाथरूम में ट्रॉली ले जाकर वो सेरा को गार्बेज कैन से बाहर निकालता है। सेरा पूछती है तुमने ये बदबू कहाँ से सेट किया? और तब डॉन दुरियान नाम का एक फल निकाल कर उसको दिखाता है जो बाहर से बड़ा बदबूदार होता है लेकिन अंदर का फल बहुत ही टेस्टी होता है उसका। इस तरह उसने सेरा को बचा लिया। डॉन कहता है कि मेरी बात सुनो, अब तुम केनेथ की सेक्रेटरी तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें माइकल का पता लगाना है, इसलिए तुम भी हाउसकीपर का यूनिफॉर्म पहन लो, दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे। अगले सीन में दोनों हाउसकीपर के भेस में माइकल को ढूंढने में लगे होते हैं। तब वहाँ का क्लीनिंग इंचार्ज इनको देख लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो दोनों?
लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसका एक हाउसकीपर जिसका नाम मिस्टर बैंक्स है वो छुट्टी पर है और उसने ये कहा था कि मैं अपने 2 साथियों को काम पर भेज दूंगा। वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर बैंक्स ने भेजा है? ये दोनों भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ उसी ने भेजा है। ठीक है, अच्छे से सफाई करो वहाँ। फिर दोनों लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं तो वो भागा चलाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये लिफ्ट सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए है, हाउसकीपर्स के लिए नहीं। सेरा भड़क जाती है कि ये कैसा बेहुदा रूल है आपका, क्या हम हाउसकीपर्स इंसान नहीं दिखते आपको? अरे कौन है वो जो इस कंपनी का सीईओ है जो ऐसे ऐसे रूल्स बना रहा है? इस तरह वो सीईओ को डांट कर चली जाती है। अब सीईओ तो कौन है दोस्तों, हमें पता है डॉन है। वो तो रास्ते भर बड़बड़ाते हुए जाता है कि मुझे क्या पता था कि नीचे मतलब हायरकी में नीचे लोग इस तरह के रूल्स बनाकर बैठे हुए हैं, न जाने और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। आखिर दोनों माइकल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ कैनेथ को भी दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है जिसमें उसके घोटालों का पर्दाफाश किया गया था। वो निक से कहता है कि जल्दी माइकल को ढूंढ लाओ, जल्दी। उसके जाने के बाद कैनेथ सोच में पड़ जाता है कि कल मैंने माइकल को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहा मुझसे। यहाँ डॉन और सेरा माइकल के केबिन को क्लीन करने के बहाने उसे पूरी तरह छान मारते हैं। उसके सिस्टम को हैक करके पूरा डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो भी माइकल को ढूंढ रहा था, पर डॉन और सेरा उसकी नजरों से बचकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर तो आ जाते हैं पर उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो माइकल के स्टाफ से पूछता है कि तुम लोगों ने उसे आखिरी बार कब देखा था? एक स्टाफ बताती है कल रात 10 बजे मैं ऑफिस से निकली थी, तब मैंने मिस्टर माइकल को देखा था, बस उसके बाद नहीं। और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसी सिलसिले में वो मुझसे बात कर रहे थे, मतलब कल रात को। ये सुनकर सेरा कहती है कि इस लड़की ने माइकल को 10 बजे देखा, लेकिन वो पोस्ट 11 बजे भेजा गया है, मतलब 10 और 11 के बीच ही कुछ हुआ। पर अब डॉन कहता है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, शायद माइकल के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी सारी चीजें तो यहीं पर है, मतलब वो कहीं गया ही नहीं, इसी बिल्डिंग में है। तब सेरा बताती है कि अंदर एक कॉफी कप था जिसमें मैंने जूम करके देखा तो उसमें कोई पाउडर जैसी चीज नजर आई, वो कोई बेहोशी की दवा भी हो सकती है वैसे। तो डॉन घबराकर पूछता है कि तुमने फिर अपनी सुपर पावर यूज की ना, फिर तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा? सेरा कहती है ओवर एक्टिंग बंद करो, थोड़ा पावर यूज करने से मुझे कुछ नहीं होता, समझे? अब डॉन फ्रेड को कॉल करता है क्योंकि फ्रेड ने माइकल के सिस्टम को हैक किया था। डॉन पूछता है कि अरे जल्दी ये बताओ तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके सिस्टम से? फ्रेड बताता है कि माइकल बहुत बड़ा फ्रॉड मालूम होता है यार। उसकी टीम के लोग जो प्रोजेक्ट सबमिट करते थे ना, उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में उनके नाम के बजाय अपना नाम ऐड करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लेता था। डॉन कहता है फिर तो उसकी टीम ने ही गुस्से में कुछ कर दिया होगा पक्का। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज आ जाता है और कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर में बाथरूम की सफाई करनी है, तुम दोनों वहां जाओ। सेरा तो हंस पड़ती है कि मैं तो कर लूंगी, पर तेरा क्या होगा सीईओ डॉन? लेकिन हाउसकीपर का भेष अपनाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। डॉन जाकर बाथरूम साफ करने लगता है। अंदर इतनी बदबू होती है कि डॉन की सांस अटक जाती। अगली बार दोस्तों किसी पब्लिक जगह पे बाथरूम यूज करना पड़े तो ये लिहाज करके टॉयलेट को यूज करें कि आपके बाद भी कोई उसे यूज करेगा। सोशल ज्ञान बहुत हो गया। चलिए अब आगे कहानी में। जैसे तैसे दोनों सारे टॉयलेट साफ कर देते हैं। फिर इंचार्ज आकर चेक करता है तो दोनों को बहुत शाबाशी देता है कि वाओ, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। मिस्टर बैंक्स की तरह तुम लोग भी काबिल वर्कर्स हो। और हाँ, लंच टाइम सिर्फ 30 मिनट का होता है, जल्दी खाना खाकर वापस काम पे आ जाना। ये दोनों चौंक जाते हैं, सिर्फ 30 मिनट? यहाँ निक कैनेथ को बताता है कि माइकल ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो ऑफिस से निकला भी नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें रिचर्ड सर को बता देना चाहिए। कैनेथ उस पर चिल्लाता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हम पापा को तकलीफ नहीं देना चाहते, खबरदार जो उनसे कहा कुछ तो। कैनेथ बहुत ही इरिटेटेड हो जाता है कि अगर उसके पिता को इस रिपोर्ट का पता चल गया तो खाल उतार देंगे उसकी। वो गुस्से में कोई चीज उठाकर स्पीकर पर फेंकता है और डॉन का वो सीक्रेट कैमरा तो दोस्तों उसी के अंदर था, वो टूट जाता है। यहाँ फ्रेड घबरा जाता है कि अगर कैनेथ ने कैमरा को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या अभी डॉन और सेरा तो अपने काम में बिजी होंगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। यू कैन डू इट फ्रेड, यू कैन डू इट, तुम बिंदास हो, जाओ करो। इस तरह खुद को मोटिवेट करके वो ड्रेस बदल कर डॉन की कंपनी में जाता है। यहाँ डॉन और सेरा लंच करने आते हैं, पर जिस जगह पे हाउसकीपर्स लंच खाते हैं वो बहुत ही गंदी होती है, बदबू भी आती है वहाँ से। डॉन पूछता है कि आप लोग यहाँ बैठकर कैसे खाते हैं, ऊपर कैफेटेरिया है, वहाँ जाकर क्यों नहीं खाते? वो हंस पड़ता है, तुम किस प्लेनेट से आए हो, हम वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, हमें तो यहीं बैठकर खाना पड़ता है, और वैसे भी हमें सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं, बताओ। खाना मुंह में दबाकर वापस काम पे जाना पड़ता है। मिस्टर बैंक्स बहुत मेहनती हाउसकीपर है, मैंने तो उनसे 1000 बार कहा कि एम्प्लॉयज के लिए एक्स्ट्रा काम मत करो, पर वो नहीं माने। किसी एम्प्लॉय की मदद करने गए और उनका पेट दर्द शुरू हो गया, इसीलिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी और तुम्हें उनकी जगह पर बुलाया गया। फिर इंचार्ज कहता है कि बातें कम करो और चुपचाप काम पे लौट जाओ। दूसरी ओर किम डॉन की कंपनी में आई होती है और वहाँ वो फ्रेड को देख लेती है और सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं कोई सीक्रेट मिशन पे तो नहीं आया है।
चलो खुद पता लगाती हूँ मैं। तो वो सिक्योरिटी से कहती है कि यहाँ के एम्प्लॉयज ने मेरे बंस ऑर्डर किए थे, वही देने के लिए आई हूँ। आप तो मेरी बेकरी के रेगुलर कस्टमर है ना, प्लीज मुझे खुद ही डिलीवर करने दीजिए। वो भी मान जाता है लेकिन कहता है कि जल्दी लौट आना वरना मैं फंस जाऊंगा। ओके कहकर वो अंदर जाती है। इसी बीच फ्रेड केनेथ के केबिन के पास पहुंच जाता है और उसकी सेक्रेटरी से कहता है कि केनेथ ने मुझे बुलाया था क्योंकि उसका सिस्टम क्रैश हो गया है, मैं चेक करने आया हूँ। वो केनेथ को फोन करने वाली होती है तो फ्रेड कहता है क्या तुम नहीं जानते कि केनेथ कितना गुस्से वाला है, फोन करोगी तो उल्टा तुम्हें डांटेगा। वो कहती है हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप एक काम करें खुद जाकर चेक कीजिए। फ्रेड अंदर जाकर कैमरा निकाल लेता है पर इतने में बाहर किसी के आहट को सुनकर वो घबरा भी जाता है। असल में निक वहां पर आया होता है और अब फ्रेड बुरी तरह फंस गया है। लेकिन तब वहां पर एंट्री होती है किम की। वो कहती है कि मिस्टर डॉन ने ये बंस और कॉफी मांगी थी, लेकिन वो लोग कहते हैं अरे आप गलत ऑफिस में आ गई हैं, ये तो केनेथ का ऑफिस है, सॉरी गलती हो गई। इसी बीच वो देख लेती है कि फ्रेड उस कमरे में है और छुपकर बाहर झांक रहा है। वो समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसे बचाने के लिए दोस्तों वो जानबूझकर कॉफी नीचे गिरा देती है, फिर घबरा कर दोबारा सॉरी कहती है। पर क्या है ना ये निक थोड़ा अच्छा इंसान मालूम होता है। वो कहता है कोई बात नहीं टेंशन मत लो, कहकर वो खुद ही क्लीन करने लगता है। किम कहती कि सर मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी बेकरी में अक्सर आते हैं ना, अगली बार देखना मैं आपके लिए स्पेशल बंस बनाकर लेकर आऊंगी। इसी बीच दोस्तों मौका पाकर फ्रेड वहां से खिसक लेता है। फिर किम भी बाहर आ जाती है और कहती है देखा मैंने कितना रिस्क लेकर तुम्हारी जान बचाई, एक बार जो मेरी बेकरी में आ जाता है ना उसके बारे में मुझे सब पता चल जाता है, इसलिए तुम्हें बचाने आ गए, देखा तुमने। फ्रेड कहता है तुम्हारे कई कस्टमर्स होंगे, मैं बस उनमें से एक हूं और कुछ नहीं। हाँ तुम कस्टमर्स तो हो लेकिन मेरे लिए स्पेशल हो। इस पर दोनों हंस लेते हैं और दोनों एक साथ वहां से चुपचाप निकलते हैं। डॉन और सेरा मीटिंग हॉल में आते हैं जहां पर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। डॉन सेरा से कहता है कि तुम जाकर माइकल की टीम को अच्छे से चेक करो, उन्हीं में से कोई माइकल के बारे में जानता होगा। सेरा बाहर जाती है तो एक स्टाफ को देखती है और सेरा को लगता है कि उसने इस स्टाफ को कहीं देखा है। दूसरी ओर केनेथ सीसीटीवी पर सेरा को ढूंढ रहा है कि कहां गई है और एक कैमरे में वो दिख जाती है। सेरा माइकल की टीम की बातें सुनने लगती है। वो आपस में बोलती है कि केनेथ के साथ तो ऐसा ही होना था, वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा था। और उसका मैनेजर माइकल वो तो स्टाफ को कितना टॉर्चर करता था, खासकर लड़कियों के लिए बहुत मुसीबत था, वो मिसबिहेव करता था उनको हर समय। हमें तो बस यही चाहिए कि माइकल और केनेथ के बीच झगड़ा हो जाए और कम से कम माइकल को तो काम से निकाल दिया जाए। सेरा ये सारी बातें डॉन को बता रही होती है कि तभी केनेथ वहां पर आ जाता है। उसे देखकर डॉन टेंशन में सेरा को इन्फॉर्म कर देता है कि शायद केनेथ तुम्ही को ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है कि तुम यहीं पर हो, उसके हाथ मत लगना वरना कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। लेकिन क्या है जब वो बाहर आता है तो सेरा को देख लेता है। सेरा वहां से तुरंत भागती है। डॉन कहता है कि काम करो जल्दी से लेडीज बाथरूम में छुप जाओ। सेरा भी वहां पर छिप जाती है दोस्तों, पर ये केनेथ का बच्चा वहां पर भी आ जाता है और सेरा को पकड़ लेता है। इस बार वो गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा और डॉन का चक्कर क्या है। पर इतने में डॉन पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे एक टॉयलेट में बांध कर बाहर बोर्ड चिपका देता है कि यह टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज को उस एजेंसी का कॉल आता है जिन्हें हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स ने यहाँ 2 हाउसकीपर्स भेजने को कहा था। ओहो फंस गए। वो कहते हैं कि हमारे सारे हाउसकीपर्स बिजी हैं इसलिए हम किसी को भेज नहीं पाएंगे, आप कृपया कहीं और से अरेंज कर लीजिए। इंचार्ज तो चौंक जाता है कि अगर उन दोनों को इन लोगों ने नहीं भेजा तो यहाँ पर जो वो 2 लोग आए हैं वो हाउसकीपर्स के भेस में वो कौन है। तो वो सीधे डॉन और सेरा से पूछ लेता है कि सच बताओ तुम दोनों कौन हो। इतने में दोस्तों खुशकिस्मती से डॉन का सेक्रेटरी वहां पर आ जाता है और डॉन का भेस देखकर वो समझ जाता है कि जरूर डॉन किसी मुसीबत में है। वो कहता है कि अरे इन्हें मैंने आने को कहा था क्योंकि हमने सेक्रेटरी ऑफिस के लिए खास हाउसकीपर्स को अपॉइंट करने की सोची थी। इंचार्ज भी कहता है कि ओके सर मैं तो घबरा गया था कि कहीं ये लोग बाहर के कोई दुश्मन तो नहीं है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहता है कि सर ये आपने क्या हाल बना के रखा हुआ आपका। केनेथ पर जो रिपोर्ट बना है उसके बाद लगता है आप हर किसी की खबर लेने के लिए खुद मैदान में कूद पड़े हैं और उसके लिए हाउसकीपर तक बनने को तैयार हो गए। बताओ। डॉन सोचता है कि हाँ ये इसने अच्छा पॉइंट बताया। वो उसी पॉइंट को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ इस कंपनी में मेरी पीठ पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और तो और यहाँ हाउसकीपर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें लिफ्ट में अलाउ नहीं किया जाता, कैफेटेरिया में खाने को नहीं दिया जाता। क्यों? वो लोग जिस जगह बैठकर खाते हैं पता है कितना गंदा है वहाँ पर। मैंने तो ये रूल्स नहीं बनाए थे, फिर कौन है जो ये भेदभाव करने वाले रूल्स बना रहा है यहाँ पर और मेरे सारे वर्कर्स को परेशान कर रहा है। वो कहता है कि सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने थोड़ी वो रूल्स बनाए हैं, ये सब केनेथ का किया कराया है। डॉन कहता है कि ठीक है उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, अब तुम ये कचड़े का डब्बा खींच कर लेकर जाओ, मुझे और भी काम बाकी है। सेक्रेटरी बड़बड़ाता है कि इन्हें बचाने के चक्कर में यार मुझे कचरा उठाना पड़ गया बताओ। तो डॉन और सेरा ने पूरी कंपनी में तहकीकात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसे लेकर वो मीटिंग हॉल में जाते हैं और वहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उन्हें बाहर भेज देते हैं। तो आखिर में एक औरत बाहर निकल रही होती है तो सेरा उसे रोक देती है जो कि इस इवेंट मैनेजमेंट की टीम मैनेजर है दोस्तों। उससे पूछताछ करने पे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ये इसी कंपनी में काम करती थी। ये माइकल की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन माइकल ने इसके सारे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया था। उसी का बदला लेने के लिए
ये केनेथ के सारे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहती थी। इसने मीटिंग के दौरान उसका खुलासा करने का फैसला किया था। ऐसा करके केनेथ को तो फंसना ही था, साथ ही माइकल भी फंसता क्योंकि उसने केनेथ का साथ दिया था। डॉन ये सारी डिटेल्स पता लगा चुका था और वो कहता है कि तुम्हारे साथ देखो जो हुआ उसके लिए मैं कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें मैं आज से ही कंपनी में वापस अपॉइंट करता हूँ। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट के लिए आई और मौका पाकर इसने माइकल की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गया तो इसने हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स की मदद ली और एक बड़ी पेटी को मीटिंग हॉल में रखवाया। इसी को धकेलने की वजह से मिस्टर बैंक्स की पीठ में दोस्तों दर्द होने लग गया था और वो आज काम पर नहीं आ पाए। असल में माइकल इसी पेटी के अंदर है। प्रेजेंट में डॉन पूछता है कि सच बताइए, माइकल की टीम की 2 लड़कियां भी आपके इस प्लान में शामिल है ना? वो कहती नहीं, उन्हें इसमें मत घसीटिए, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। डॉन कहता है कि देखो मुझे सब पता चल चुका है, अब कुछ भी छुपाना बेकार है। तब जाकर वो पूरा सच बताती है। असल में माइकल ना सिर्फ केनेथ के घोटालों में शामिल था बल्कि अपनी लेडी स्टाफ से मिसबिहेव भी करता था। हमेशा उन्हें टच करके बात करता था, हालांकि वो मना भी करती तब भी उसका रवैया बदला नहीं। ये औरत उस टीम की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन ये सब देखकर भी वो कुछ कर नहीं पाई। वो बहुत ही परेशान हो गई और माइकल को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। माइकल और केनेथ को फंसाने के लिए ही उसने माइकल को नींद की गोलियां दी और उसे एक बॉक्स में रखकर इस मीटिंग हॉल में रखवा दिया ताकि सबको उसकी असलियत पता चल पाए और वो कहीं बचकर भाग न पाए। फिर डॉन उन 2 स्टाफ को भी बुलाता है। दोनों घबराई भी होती है और कहती है हमें माफ कर दीजिए सर। असिस्टेंट मैनेजर कहती है कि प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए, सारी गलती मेरी थी। डॉन कहता है कि किसी की कोई गलती नहीं थी, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद यही करता। इन्हें मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं, बल्कि आपको नौकरी वापस मिलेगी, ये मेरा वादा है। बताओ यार, मेरी कंपनी की लेडी स्टाफ के साथ ये सब हो रहा था और मैंने उसकी खबर नहीं ली, इसके लिए आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। वैसे वो माइकल है कहाँ? तो वो डॉन को ले जाकर बॉक्स खोलती है तो अंदर माइकल खर्राटे भर रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और बड़बड़ाता है कि बड़ी अच्छी नींद आ गई। असिस्टेंट मैनेजर, डॉन और सेरा और उन दोनों लड़कियों को देखकर वो चौंक जाता है। यहाँ डॉन ने केनेथ को लेडीज टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था, उसे भी होश आ गया था। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और सर पर एक बहुत बड़ा टॉय रखा होता है डॉन ने। इस वजह से वो कुछ देख भी नहीं पाता और जैसे तैसे बाहर निकलता है। लड़कियां तो चिल्लाती हैं और उसको पकड़कर पीटने लग जाती हैं, पर सर से टॉय निकालने पे पता चलता है कि वो केनेथ है। फिर वो माफी मांगती है। केनेथ अब गुस्से में निक से मिलने जाता है तो वो बताता है कि माइकल पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। यहाँ ऑडिट टीम माइकल से सवाल पे सवाल किए जाती है और वो कहता है कि मुझे 3 लड़कियों ने एक बॉक्स में बंद कर दिया था, पहले उस घटना की तहकीकात कीजिए जाइए। इतने में दोस्तों वहाँ पर इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। माइकल खुश हो जाता है कि चलो ठीक टाइम पे आ गए इंस्पेक्टर। वो कहता है कि इंस्पेक्टर मुझे एक कंप्लेंट देना था, पर इंस्पेक्टर तो उसको हैरान कर देता है कि हम तो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तुम पर बहुत से कंप्लेंट्स आए हैं कि तुम अपनी लेडी स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हो। तो वो माइकल को लेकर जाते हैं, पर रास्ते में निक को देखकर वो कहता है कि सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने तो सिर्फ केनेथ का कहा माना, ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? निक कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक सेफ रहोगे। अगर तुमने केनेथ का नाम लेने की कोशिश भी की तो समझो तुम्हारी लाइफ खत्म, हम तो बोल देंगे कि हम तुम्हें जानते तक नहीं। कहकर वो चला जाता है और पुलिस माइकल को पकड़ कर लेकर जाती है। यहाँ केनेथ सेरा को देख लेता है दोस्तों और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन आ जाता है। वो कहता है कि सेरा को टच करोगे ना तो तुम पर भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अपने मैनेजर माइकल के साथ मिलकर तुमने बहुत बड़ा अमाउंट हाथ मारा है लगता है, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे स्पेशल। ये कहकर वो केनेथ को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है केनेथ, पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात जाननी थी तुमसे। वो दोस्तों उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम जानते क्या हो, पर लगता है उसने इस नेकलेस को कभी देखा तक नहीं। पूछता है क्या है ये और मुझे क्यों दिखा रहे हो सब? डॉन कहता है ये मेरी माँ का नेकलेस है, उनके मरने के बाद ये नेकलेस गायब हो गया है। वो भड़क जाता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कभी इसको देखा तक नहीं। डॉन कहता है देखा तक नहीं, ये नेकलेस तुम्हारे घर में था। वो तो और गुस्सा हो जाता है कि मेरे घर में कैसे पहुंचा? वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे घर में था? तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे क्या? डॉन कहता है कि ओ ज्यादा मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुमने मॉडल मिडा के साथ क्या क्या किया और ये नेकलेस भी तुम्हारे पास है। इस पर दोस्तों केनेथ गुस्सा हो जाता है कि तुमने इस कंपनी पर कब्जा करके रखा हुआ है, इसमें मेरा और मेरे पापा का भी हक है, आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर केनेथ चला जाता है। डॉन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में ये नेकलेस के बारे में कुछ नहीं जानता या फिर नौटंकी कर रहा है ये। फिर डॉन अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि हाउसकीपर्स को दूसरे एम्प्लॉयज की तरह रोज फ्री फूड देने का इंतजाम करो और कल से वो लोग भी कैफेटेरिया में बैठकर खाएंगे, समझे? सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके सर, कहकर वो चला जाता है और उन सबको ये बातें बता देता है। वो भी बड़े खुश होते हैं कि क्या अब हम रोज वहां बैठकर खाएंगे, बढ़िया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को आराम करने का भी इंतजाम मिलेगा, ऐसा वो कह देता है। फिर वो उन्हें मेन्यू कार्ड देता है और कहता है कि हर दिन एक नया डिश होगा और कंपनी की तरफ से आपके लिए रोज का फूड फ्री होगा। वो खुशी में नाचने लग जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि एक बात तो मैं भूल ही गया, सभी एम्प्लॉयज की तरह अब आप लोग भी
लिए लिफ्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ डॉन और सेरा डॉन के कमरे में बैठे होते हैं। डॉन बहुत ही परेशान होता है कि केनेथ की बातों से लगता है कि वो नेकलेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं। पता नहीं वो सच बोल भी रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। सेरा कहती वो सब छोड़ो, जब मैं ऑफिशियली कंपनी में ज्वाइन करने आई थी तो मुझे पार्टी दी गई थी। अब मैंने कंपनी छोड़ दी और फिर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी असिस्टेंट बन गई। इसी बात पे एक और पार्टी दो ना, कहकर वो डॉन को खींच कर लेकर जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बातें करते हुए खाने लगते हैं। डॉन फिर उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बताता है और कहता है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। तब सेरा भी अपने उस सपने के बारे में थोड़ा बताती है कि मेरे सपने में यह आता है कि जैसे तुम्हारी माँ ऑर्फनेज में आई थी, लेकिन उस सपने का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। जब दोस्तों वो ये बातें शेयर करती है तो डॉन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर थोड़ा ड्रिंक करके वो घर निकल जाते हैं। यहाँ केनेथ अपने पापा से यानी रिचर्ड से पूछता है कि डॉन मुझसे किसी नेकलेस के बारे में पूछ रहा था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? और दोस्तों ये सुनते रिचर्ड का चेहरा एकदम से बदल जाता है और यहाँ हमें रिचर्ड पर जरा शक हो जाता है। डॉन और सेरा के घर के पास पहुंच जाते हैं और तब डॉन वहां कुछ लोगों को देखता है। उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वो सेरा को घर जाने के लिए कह देता है कि तुम जाओ, पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तक तो ठीक से बात कर रहा था, ये अचानक इसे क्या हो गया। सेरा देखती है कि कुछ आदमी डॉन के पीछे जा रहे हैं। उसे लगता है कि डॉन किसी मुसीबत में है। एक जगह पे डॉन उन सबको पीटने लग जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसने भेजा तुम्हें। इतने में दोस्तों एक आदमी उसके पेट में चाकू डाल देता है। खून फुआरे की तरह निकलता है। ये सब देखकर डॉन का नाम पुकारते हुए सेरा उसके पास आती है। डॉन खून से लथपथ हालत में पड़ा होता है। इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 6 होता है खत्म। तो पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब तक सेरा उस स्पॉट पर पहुंचती है वहां ना डॉन होता है और ना ही वो गुंडे। सेरा देखती है कि वो डॉन को जबरदस्ती एक कार में चढ़ाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत एक टैक्सी लेकर उसे फॉलो करती है। दूसरी ओर फ्रेड और किम फ्रेड के ऑफिस में बैठकर प्यार की मीठी मीठी बातों में मस्त होते हैं। किम फ्रेड के लिए वेजिटेरियन केक बनाकर लेकर आई होती है जिससे वो बड़े मजे से खा रहा होता है। तभी उसे सेरा का कॉल आता है जो टेंशन में बताती है कि यार डॉन को कुछ लोग किडनैप करके लेकर चले गए हैं और उसके पेट में चाकू भी डाल दिया किसी ने। मैं उस गाड़ी को फॉलो कर रही हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। सुनकर फ्रेड तो घबरा जाता है और तुरंत निकल जाता है। किम भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन वो मना कर देता है। वो कहती है कि अरे मैं ड्राइव करूंगी, तुम अपने फ्रेंड का लोकेशन ट्रैक करते रहना। फिर फ्रेड को ये आइडिया ठीक लगता है तो वो मान जाता है। वो अपने लैपटॉप पर डॉन का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने लग जाता है। उस गैंग की गाड़ी में दोस्तों डॉन जैसे तैसे अपना खून रोककर मैनेज कर रहा होता है और चुपके से अपना फोन से फ्रेड को कॉल करता है। फ्रेड कहता है तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें ही फॉलो कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में उस गैंग का आदमी देख लेते हैं और डॉन के हाथ से फोन छीन लेते हैं। दोस्तों डॉन को एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। सेरा ने अपने सुपर पावर से इस जगह को जूम करके देख लिया था और अब वो भी बिल्डिंग में आ जाती है। वो एक विंडो से डॉन को देख लेती है जिसे वहां पर बांध कर रखा गया है। वो ये बात फ्रेड को बताती है तो वो कहता है कि प्लीज अकेली वहां पर जाकर कुछ मत करना, फंस जाओगी, तुम बस पुलिस को कॉल कर देना, हम वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ केनेथ रिचर्ड को बताता है कि डॉन को रास्ते से हटाने के लिए मैंने एक गैंग की मदद ली है, वो उसे किडनैप कर चुके होंगे। रिचर्ड तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और केनेथ को काफी सुनाता भी है कि क्या कर रहे हो ये। इसी बीच केनेथ को उस गैंग के लीडर का कॉल आता है जो बताता है कि हमने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन वो हमें पीटने लगा था तो हमने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। केनेथ तो चिल्ला देता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ किडनैप करने को कहा था ना। पर गैंग लीडर कहता है कि जो हो गया सो हो गया, तुम हमें एक्स्ट्रा रोकड़ा दे दो, मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। केनेथ घबरा जाता है कि ये कत्ल का केस होने जा रहा है अब तो। इतने में रिचर्ड फोन छीनकर उस गैंग लीडर से बात करता है तो वो कहता है कि अरे बॉस, तुम कितने दिन हो गए तुमसे बात किए हुए, मुझे भूल गए क्या? हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब देखो मुझे ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। रिचर्ड कहता है कि तुमने जो काम कर दिया है ना उसे पूरा करो, अगर मेरा बेटा किसी मुसीबत में फंसा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो निक को बुला भेजता है और कहता है कि तुम जाकर देखो कि वो गैंग लीडर कर क्या रहा है, अगर वो हमें परेशान करने की कोशिश करे तो उसे वहीं खत्म कर डालो। ये कहकर वो निक को भेज देता है और केनेथ को मारता भी है कि तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, जो उस गधे को ये काम सौंपा तुमने, वो एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ फ्रेड और किम भी दोस्तों उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो गैंग डॉन को मार न डाले। वहाँ पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के इक्विपमेंट्स को देखकर फ्रेड कहता है कि वाह ये हुई ना बात, तो आज हम सीधे प्लान बी फॉलो करेंगे। अगले सीन में तीनों पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले वर्कर्स की तरह उस बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर वो गैंग डॉन की जान लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ किडनैप करने से उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने कि डॉन की जान लेने से मिलेंगे। गैंग लीडर ने यह प्लान बनाया है कि डॉन को जान से मारकर वो केनेथ को धमकाएंगे और एक बहुत बड़ी रकम मांगेंगे। इतने में डॉन को होश आ जाता है और वो गैंग लीडर से पूछता है कि तुम्हें मेरी जान लेने के लिए कहा किसने और कितना रोकड़ा मिलने वाला है तुम्हें। गैंग लीडर 5 उंगलियां दिखाता है कि डॉन कहता है कि क्या तुम्हें 50 लाख मिलने वाले हैं? गैंग लीडर चौंक जाता है कि 50 लाख कौन देगा बे, 5 मिलने वाले हैं। डॉन तो भड़क जाता है कि मेरी जान के 5 लाख बस, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? यूकान कंपनी का CEO हूँ मैं,
मेरी जान की कीमत 5 लाख पर फिक्स कर दी तुमने, बताओ, और मेरी इंसल्ट कर रहे हो 5 लाख कहकर। देखो, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, तुम भी सेटल्ड, तुम्हारा ये गैंग भी सेटल्ड, मुझे बस यहाँ से जाने दो। अब दोस्तों, उस गैंग के आदमी अपने लीडर से ज्यादा रिस्पेक्ट डॉन को देने लगते हैं और डॉन से कहते हैं कि बॉस चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन इतने में फ्रेड, किम और सेरा वहां पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर गैंग लीडर को डॉन पर होता है शक और वो डॉन को पानी से भरे टैंक में बंद करके इन तीनों से लड़ने लग जाता है। ये तीनों उस गैंग पर कभी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो कभी गुलेल से उन पर कंकड़ मारते रहते हैं। बहुत देर लड़ाई चलती है दोस्तों। आखिर फ्रेड डॉन को टैंक से बाहर निकाल देता है। डॉन डांटता है कि इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी और थोड़ा लेट आ जाते और मेरा मरा हुआ मुंह देख लेते। फिर सेरा डॉन को लेकर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन दोस्तों वो गैंग उनको चेस करने लग जाता है। दोनों फिर पास ही के एक जंगल में घुस जाते हैं क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आ ही जाएगी। कुछ दूर जाकर डॉन रुक जाता है और सेरा से कहता है कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ प्लीज, मैं उस गैंग को संभाल लूंगा तब तक। ये कहकर डॉन दूसरी ओर भागने लगता है और अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। गैंगस्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो डॉन को गड्ढे में गिरते भी देख लेते हैं। वो गड्ढे में झांकते पर डॉन वहां पर नहीं होता। गैंग लीडर कहता है कि इतने गहरे गड्ढे में गिरकर वो जरूर मर गया होगा, पर हमें उसकी बॉडी ढूंढ निकालनी है तभी पैसे मिलेंगे। पर इतने में पुलिस कार का सायरन सुनकर वहां से ये भाग जाते हैं और सोचते हैं कि चलो बाद में बॉडी ढूंढ लेंगे। सेरा भी उस गड्ढे में देखती है लेकिन डॉन कहीं नजर नहीं आता। वो नीचे जाकर भी देखती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच निक रिचर्ड को कॉल करके कहता है कि डॉन की बॉडी नहीं मिली और गैंग लीडर को लगता है कि वो मर चुका होगा। रिचर्ड भड़क जाता है कि वो निकम्मा बस नाम का गैंग लीडर है, गधा कहीं का, एक भी काम ठीक से होता नहीं इससे। तुम उसे कड़ी चेतावनी देकर आना कि अगर डॉन की बॉडी नहीं मिली या उसे वो जिंदा पकड़ कर नहीं लाया तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, बता देना उसे। अब अगले सीन में दोस्तों निक गैंग लीडर और उसके गैंग को अकेला ही पीट देता है और अधमरी हालत में पड़े होते हैं सभी लोग। वो गैंग लीडर से कहता है कि डॉन को पकड़ना चाहे मुश्किल हो या नामुमकिन ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लेकर आना है वरना तुम्हें 0 पेमेंट मिलेगा। और हाँ, पेमेंट तो नहीं मिलेगा पर रिचर्ड तुम्हारी जान जरूर लेगा, वो भी अलग, तो चुपचाप काम पूरा करो और पेमेंट लेकर जाओ। इस तरह धमकाकर वो चला जाता है। दूसरी ओर सेरा बहुत ही परेशान होती है कि न जाने डॉन को क्या हुआ होगा, कहाँ है वो। पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग प्लीज घर जाइए, अगर आप यहाँ पर रहे तो हमें आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस जगह को अच्छे से तलाशेंगे और जब डॉन मिल जाएगा तो आपको खबर कर देंगे। अगले सीन में सभी घर पर बैठे होते हैं और टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज चैनल्स तो कंफर्म कर ही देते हैं कि डॉन बहुत ऊंचाई से गिरा था और उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली, शायद नदी में बह गई होगी। इस तरह के न्यूज को देखकर ये लोग बड़े उदास हो जाते हैं कि यार कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। तो सेरा कहती है कि क्यों ना हम एक काम करें, हम चुपचाप यहाँ पर बैठे क्यों हैं, हमें जाकर डॉन को ढूंढना चाहिए। पर फ्रेड कहता है कि तुम थोड़ा सब्र करो, मुझे लगता है कि डॉन कहीं बच निकला है, वो जरूर देखना मुझे मैसेज करने वाला है कुछ देर में, तो प्लीज अपने कोई भी फैसले लेकर मुसीबत में मत जाना तुम। लेकिन क्या है ना, सेरा का दिल है कि मानता ही नहीं। उसे डॉन की बात याद आती है, उसने कहा था यानी कि डॉन ने कि मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। अब सेरा से रहा नहीं जाता और वो डॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है जंगल की ओर। यहाँ फ्रेड बड़ा दुखी बैठा होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, और तब उसे एक मेल आता है जो किसी कोड लैंग्वेज में होता है। फ्रेड उसे डिकोड करता है तो पता चलता है कि डॉन ने भेजा इसे। अब फ्रेड इमोशनल हो जाता है कि क्या यार, मैसेज करने में इतनी देरी लगा दी, मैं तो घबरा गया था कि तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो वो सेरा को बताने जाता है कि डॉन सेफ है, लेकिन सेरा वहां पर नहीं होती क्योंकि वो तो जंगल में डॉन को ढूंढने के लिए कब की चली गई थी। और वहां सेरा को दिखाते हैं जो जंगल में डॉन को हर तरफ तलाशती है। वो अपने सुपर पावर से जूम करके देखती है, दूर दूर एक पेड़ पर खून लगा होता है। वो तेजी से वहां भागती है तो पता चलता है कि सामने से वो गैंग आ रहा है और वो भी डॉन को ही ढूंढ रहे हैं। तभी कोई सेरा का मुंह बंद करके उसे दूसरी ओर खींच लेता है। असल में वो डॉन था। यहाँ से सीधे कट करके दोनों को बस में दिखाते हैं। लगता है डॉन दूर के किसी गांव में एक सीक्रेट जगह पे रह रहा है और सेरा को वहीं लेकर जा रहा है। सेरा कहती है तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। डॉन कहता है कि मैं बहुत घायल जो था, मुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा इसीलिए। वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरी याद आती है क्या। सेरा कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे मेरे काम के पैसे कौन देगा। इस तरह दोनों झूठ मूठ का झगड़ा करते हुए बस में जा रहे होते हैं और आखिर में डॉन के उस सीक्रेट जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं। डॉन की माँ अक्सर यहाँ पर आया करती थी और डॉन 20 साल बाद दोस्तों यहाँ पर आया है। अब क्या है ना, यहाँ पर आने से उसे अपनी माँ की याद आती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके लिए इससे ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर रहने लगा है। देखो, हमें यहीं पर रहकर पता लगाना होगा कि कौन मेरा कत्ल करवाना चाहता है और इन सब के पीछे है किसका हाथ। डॉन के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी न्यूज देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि नहीं सर, आपको कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पक्का यकीन है आप जिंदा होंगे, मुझे पता है कि आप कहीं पर छुपे हुए हैं और एन वक्त पर जरूर आएंगे। अपने आप से सभी कहते हुए वो डॉन के कमरे में आता है और दोस्तों वो सीक्रेट दरवाजा खोलता है जो डॉन और फ्रेड के सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता है। सेक्रेटरी इसके बारे में तो नहीं जानता,
और सोचता है कि उस दिन मिस्टर डॉन इसी दरवाजे से ऑफिस में आए थे, मैं भी तो देखूं कि ये दरवाजा खुलता कहाँ पर है। पर वो दरवाजा पहले से खुला था। तो सेक्रेटरी अंदर चला जाता है, वहाँ ढेर सारे बुक्स होते हैं। सेक्रेटरी चौंक जाता है कि इतने सारे बुक्स यहाँ कैसे आए। वो एक एक करके हर बुक को हटाकर देखता है और तब दोस्तों से वो सीक्रेट दरवाजा दिख जाता है, यानी कि वो खुल जाता है। वैसे दोस्तों सीक्रेट दरवाजा कभी इतनी आसानी से खुलता है क्या? पर मूवी में यही दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी उस दरवाजे के अंदर जाता है और नीचे जो डॉन और फ्रेड का सीक्रेट बेसमेंट है वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर फ्रेड और किम अब क्लोज हो चुके थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। थोड़ा रोमांटिक होकर किस भी करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर होती है सेक्रेटरी की एंट्री। उसको देखकर फ्रेड चौंक जाता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। वो उल्टा फ्रेड के कान पकड़कर कहता है कि मेरी तो यहाँ जान निकल रही है, मेरे बॉस मिस्टर डॉन को न जाने क्या हो गया होगा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को ये चुम्मी देने के ये भी कोई टाइम है? ये कहकर वो गुस्से में जाने लग जाता है दोस्तों। तो फ्रेड उसको शांत करने की कोशिश करता है और वहां दिखाते हैं तो डॉन और सेरा मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। डॉन के घावों पर सेरा दवा लगाकर पट्टी भी बांधती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। तब सेरा एक ग्रुप फोटो देखती है जो कि सेरा के ऑर्फनेज में लिया गया था। डॉन की माँ अक्सर ऑर्फनेजेस में जाती थी और उन बच्चों से मिलती भी थी। वो सेरा के ऑर्फनेज में भी आई थी। सेरा पूछती है क्या यही तुम्हारी माँ है? डॉन कहता है कि हाँ। अरे इन्हें तो सब एंजल लेडी कहते थे क्योंकि ये हम सभी से बहुत प्यार करती थी और हर बच्चे की अच्छे से केयर करती थी। मैं तो अपने सुपर पावर को कोई बीमारी समझ बैठी थी स्टार्टिंग में, लेकिन तुम्हारी माँ, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया कि ये बीमारी नहीं, एक स्पेशल पावर है। सिर्फ तुम्हारी माँ ही थी जो मुझसे इतने प्यार से बात करती थी। डॉन उस फोटो को ले लेता है और किसी दूसरी लड़की को दिखाकर कहता है यही हो ना तुम बचपन में बड़ी खूबसूरत थी यार। इस तरह हंसी मजाक में उनका वक्त बीतता है। फिर दोनों पास ही के टाउन में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं। तब दोस्तों एक बुजुर्ग इनकी फोटो क्लिक करता है। इन दोनों को गुस्सा भी आ जाता है और वो बुजुर्ग से पूछते हैं कि आप हमारी फोटो क्लिक क्यों कर रहे हैं? वो कहता है फोटोज लेना मेरी हॉबी है, पर तुम लोग इतना टेंशन क्यों लेते हो? कहीं तुम दोनों का कोई इलीगल अफेयर तो नहीं चल रहा? डॉन वहाँ पर बहुत सारे फोटोज देखता है और तब उसे कुछ सूझता है। वो बुजुर्ग से कहता है कि आपने तो हर तरह के इवेंट्स की फोटो क्लिक की है, बहुत बढ़िया। फिर वो बुजुर्ग से कुछ फोटोज खरीद कर लेकर आता है। असल में फोटोज क्लिक करना इस बुजुर्ग की हॉबी है। तो डॉन को लगता है कि इनमें से किसी न किसी फोटो में उसकी माँ के बारे में या उनके नेकलेस के बारे में कुछ न कुछ क्लू तो जरूर होगा। दूसरी ओर सेरा सो रही होती है और अपने सपने में वो किसी जंगल में भटक जाती है। तब उसके सामने एक लड़का आता है जिसकी आंखें एकदम नीली होती है। सेरा घबरा जाती है और नींद में चिल्ला ही देती है कि क्या हो गया। तभी डॉन भी चौंक कर वहां पर आता है, पूछता है क्या हो गया तुम्हें? हाँ कुछ नहीं, मुझे कोई डरावना सपना आया था बस। अरे सपना ही तो था तो इतना डर क्यों रही थी? मैं हूं ना, घबराओ मत, आराम से सो जाओ, कहकर वो सेरा को सुला देता है। सेरा उसकी गोद में सर रखकर सो जाती है। भाई सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि डॉन बैठे बैठे सो रहा था। उसे बुरा भी लगता है कि उसकी वजह से रात भर डॉन को बैठे रहना पड़ा। बताओ। कुछ देर के बाद जब डॉन की आंख खुलती है तो सेरा वहां पर नहीं होती। वो घबरा जाता है और खिड़की से बाहर देखता है तो सेरा साइकिल लेकर तैयार खड़ी होती है। कहती है अंदर ही बैठे रहोगे या बाहर भी आओगे? कितना अच्छा मौसम है, देखो बाहर, चलो एक राइड हो जाए। डॉन भी रेडी होकर उसके साथ निकल जाता है। क्या है ना, अब दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते भी हैं और पसंद भी करने लग जाते हैं। डॉन नदी किनारे बैठकर अपने पास्ट के बारे में कई बातें शेयर करता है। तब डॉन को दोस्तों मैसेज आता है कि कंपनी में इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखी गई है। ये देखकर डॉन कहता है कि वही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो मेरा खेल देखेंगे। वहाँ रिचर्ड मन ही मन खुश होता है कि डॉन को हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन बाहर वो अपनी खुशी नहीं दिखाता। केनेथ कहता है कि आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है पापा? डॉन तो मर चुका है, अब ये कंपनी आपकी हो जाएगी। पर रिचर्ड कहता है कि इतनी जल्दी कंपनी का ओनरशिप ले लूंगा तो सभी को शक होगा। एक काम करो, तुम यूएस चले जाओ, जब तक यहाँ का मामला पूरी तरह सुलझ नहीं जाता तुम वहीं पर रहो। वो भी मान जाता है। फिर वो उस बोर्ड मीटिंग के लिए निकलते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज अब रिचर्ड यानी इस कंपनी के होने वाले नए सीईओ को सलामी दे रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ हाउसकीपर्स और क्लीनिंग इंचार्ज ही डॉन को बस याद कर रहे हैं। वोटिंग शुरू होने वाली होती है और अब सभी रिचर्ड को वोट देने वाले होते हैं। रिचर्ड के तो अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं कि बस सीईओ बनने वाला हूं मैं, लेकिन दोस्तों बाहर एकदम कड़क होकर बैठा होता है वो। तभी किसी की आहट सुनकर सभी हो जाते हैं शांत। वेलकम डॉन और सेरा, इनकी होती यहाँ पर एंट्री। डॉन को जिंदा देखकर मीटिंग में बैठे सभी लोग हो जाते हैं हक्के बक्के और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 7 होता है खत्म। तो पार्ट 8 की शुरुआत में डॉन वहाँ आराम से बैठ जाता है और कहता है कि ये सब आपके चेहरों पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? ओह, आप सभी डर गए हो क्या कि ये डॉन का भूत कहाँ से आ गया? यही बताने तो मैं आया हूँ कि मैं अब भी इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। मैं तो बस कुछ दिन आराम कर रहा था,
लेकिन इतने में कुछ लोगों को ना जाने बहुत जल्दी थी, उन्होंने ये बोर्ड मीटिंग अरेंज कर दी। लेकिन इस वोटिंग से मुझे ये जरूर पता चल चुका है कि मुझे कौन लोग सपोर्ट करते हैं और कौन मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। पर देखो, अब इस बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। ये कहकर डॉन अपने सेक्रेटरी और सेराक के साथ वहां से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों, वो लोग जिन्होंने रिचर्ड को सपोर्ट किया था वो रिचर्ड पर भड़क जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि डॉन मर चुका है, इसीलिए हमने तुम्हें वोट दिया। तुम्हारी बात का विश्वास करके हमने डॉन के खिलाफ वोट किया, लेकिन अब वो जिंदा आ गया है। उसे पता भी चल चुका है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब न जाने वो हमारे खिलाफ क्या फैसला लेगा। तुमने तो हमें बुरा फंसा दिया। रिचर्ड उन्हें शांत करता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। बाहर डॉन सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर तुम ना होते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। अब दोस्तों, ये किस लिए सेक्रेटरी को थैंक्स कर रहा है ये जानने के लिए बस 10 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आपको याद होगा, सेक्रेटरी ने डॉन के कमरे का वो सीक्रेट डोर खोला और अंदर चला गया था। वहाँ पे फ्रेड और किम का रोमांस चल रहा था। इस पर सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया था कि डॉन जिंदा है या नहीं इसकी फ्रेड को जरा भी फिक्र नहीं है और वो यहाँ पर मजे से रोमांस कर रहा है। तो फ्रेड ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फ्रेड को बुरी तरह डांटने लगा और कोई रास्ता न पाकर फ्रेड को बताना पड़ा कि जैसा सब समझ रहे हैं डॉन मरा नहीं है, वो एक सीक्रेट मिशन पर है। ये कहकर उसने डॉन को कॉल किया और सेक्रेटरी से उसकी बात भी करवाई। तब डॉन ने उसे बताया था कि मुझे शक है कि केनेथ ने मेरा कत्ल करवाने की कोशिश की है, पर मुझे सच का पता लगाना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉन का प्लान सुनकर सेक्रेटरी उसकी मदद करने के लिए मान गया। फिर वो रिचर्ड के पास गया और कहने लगा कि डॉन तो चल बसा और वैसे भी वो एकदम खड़ूस था, मुझे तो उसके साथ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खैर, अब वो मर चुका है और मुझे लगता है कि चेयरमैन की पदवी अब आपसे ज्यादा कोई और नहीं हैंडल कर सकता। इस तरह दोस्तों, उसने रिचर्ड को मलाई लगाई और उसने अपने जाल में उसे फंसा लिया। ये सुनकर रिचर्ड को भी लगा कि जब हवा उसकी दिशा में बह रही है तो उसका फायदा उठाकर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग में सभी उसे वोट देंगे और वो चेयरमैन बन जाएगा, ये था उसका प्लान। पर वो नहीं जानता था कि उससे बात करने के बाद सेक्रेटरी दूसरे शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर से मिला और उन्हें कन्विंस किया कि आप सब रिचर्ड के खिलाफ वोट कीजिएगा। इसीलिए दोस्तों, प्रेजेंट में डॉन सेक्रेटरी को थैंक कर रहा है। तब रिचर्ड वहां पर आता है और डॉन उसे अकेले में ले जाकर बात करता है। रिचर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो बेटा, वरना मैं ये मीटिंग बुलाता ही नहीं। बिना चेयरमैन की कंपनी नहीं चल सकती, इसीलिए मैंने कंपनी की भलाई के लिए वोटिंग करवाई थी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। डॉन कहता है ठीक है, वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मुझ पर एक गैंग ने हमला किया था और मेरा कत्ल करने की कोशिश की थी। मुझे शक है कि यह सब आपके बेटे केनेथ ने करवाया है। अब यहाँ पे रिचर्ड बात को बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा जो भी हो, मैं उसे बहुत ही जल्द यूएस भेजने वाला हूँ, फिर तुम्हें उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये कहकर वो सीधे केनेथ के कमरे में जाता है और उसे काफी सुनाता भी है कि मैंने तुम्हें लाख मना किया था, डॉन के मामले में दखल मत दो। तुमने एक चिंगारी फेंकी और अब उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ आग लग चुकी है, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन केनेथ एकदम शांत होकर कहता है कि पापा, डॉन हमसे इसीलिए गुस्सा है क्योंकि उसकी माँ का वो नेकलेस खो गया और उसे शक है कि वो हमारे घर में था। आप उस नेकलेस के बारे में उसे बता दीजिए, फिर वो हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा, वरना उसे लगेगा कि आपने उस नेकलेस की खातिर उसकी माँ का कत्ल कर दिया। इस पर रिचर्ड उसे और डांटता है और फिर निक से कहता है कि तुम उस गैंग लीडर को समझाओ कि वो पुलिस में सरेंडर हो जाए और किसी भी हालत में केनेथ का नाम न ले, क्योंकि अगर डॉन को सच पता चल गया तो फिर हमारी खैर नहीं। दूसरी ओर दोस्तों, फ्रेड और किम उस गैंग लीडर की तलाश में उस जगह पर जाते हैं जहाँ उस गैंग ने डॉन को बंद करके रखा हुआ था। पर इतने में किसी की आहट सुनकर दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते रोमांस करने का और वहीं चिपक कर रोमांस भी कर लेते हैं। पर गैंग लीडर निक के हाथ लग जाता है और निक उसे धमकाता है कि तुम पुलिस में सरेंडर हो जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने पैसों के खातिर अपनी मर्जी से डॉन को किडनैप किया था और फिर हम तुम्हें बहुत बड़ी रकम देंगे और जेल से रिहा भी करवा देंगे। पर अगर तुमने केनेथ का नाम ले लिया तो सोचो दुनिया में नहीं रहोगे, तुम बता रहा हूँ। वो भी पैसों के लालच में आकर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है। फ्रेड और किम भी दोस्तों से फॉलो करते हैं और डॉन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम गैंग लीडर का पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब गैंग लीडर को पुलिस स्टेशन जाते देखकर फ्रेड हैरान रह जाता है। गैंग लीडर दोस्तों वहां जाकर सरेंडर हो जाता है कि मैंने ही डॉन को किडनैप किया और उसे जान की धमकी देकर पैसे मांगे, और जब उसने देने से इनकार कर दिया तो मैंने उसका कत्ल करने की कोशिश की। और जब डॉन को यह बात पता चलती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये भी रिचर्ड की कोई चाल है, जरूर उसने कोई और प्लान बना लिया है। पूछताछ के बाद गैंग लीडर बार बार यही कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से डॉन को किडनैप किया था, ना कि किसी के बहकावे में आकर किया। अगले सीन में दोस्तों केनेथ रिचर्ड के ऑफिस में आकर निक को पकड़ लेता है कि तुमने उस गैंग लीडर को पुलिस में सरेंडर होने को क्यों कहा, बताओ। अगर अब वो मेरा नाम लेगा और मैं फंस जाऊं तो? रिचर्ड कहता है कि पहले तो तुम निक का शर्ट छोड़ दो, वो गैंग लीडर तुम्हारा नाम नहीं लेगा, तुम जल्द से जल्द यूएस जाने की तैयारी करो बस। दूसरी ओर डॉन अपनी माँ की फोटो को देखकर कहता है कि माँ, तुम्हारे कातिल के मैं बहुत ही नजदीक पहुंच चुका हूँ, मैं जल्द ही उसका पता लगा लूंगा। अगले दिन निक रिचर्ड के पास भागा चला आता है और बताता है कि केनेथ को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है। इतने में केनेथ भी आ जाता है और वो निक पर भड़क जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो गैंग लीडर मेरा नाम नहीं लेगा, पर अब पुलिस मुझे अरेस्ट करने क्यों आ गई?
अब मैं क्या करूं बताओ। असल में केनेथ ने कंपनी में जो बहुत बड़ी रकम का घोटाला किया था, उसी सिलसिले में डॉन ने पुलिस को बुलाया होता है। रिचर्ड भी ये बात जान चुका था और वो कहता है कि तुम्हारी करनी ही ऐसी थी बेटा, कि एक न एक दिन पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट करना ही था। इसमें निक की कोई गलती नहीं है। केनेथ कहता है कि निक सब कुछ जानता था, लेकिन इसने हमेशा मेरा साथ दिया और अब मुझे लगता है कि ये मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रहा है और मुझे फंसाने पे तुला हुआ है। आप प्लीज इससे कहिए कि मेरे बजाय ये पुलिस में खुद सरेंडर हो जाए। और रिचर्ड कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। फिलहाल तुम पुलिस के साथ जाओ, मैं अपने लॉयर से बात करके तुम्हें बेल दिलाने की कोशिश करता हूँ। इस पर केनेथ को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है तो इसका ये मतलब है कि आपने ही डॉन की माँ का नेकलेस चुराया और आप ही ने उनको मार भी डाला। रिचर्ड उसे कस के दोस्तों चांटा मारता है। तभी पुलिस भी आ जाती है। वो केनेथ को हथकड़ी पहना कर लेकर जाते हैं, लेकिन वो मुड़ मुड़ कर चिल्लाता है कि प्लीज पापा मुझे बचा लो। लेकिन रिचर्ड उसको देखता तक नहीं, क्योंकि अगर इस वक्त वो केनेथ को सपोर्ट करेगा तो वो खुद भी फंस जाएगा। बाहर डॉन को देखकर केनेथ उसको धमकाता है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो ना, उसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। दूसरी ओर निक रिचर्ड को बताता है कि डॉन हर किसी से उस नेकलेस के बारे में पूछताछ कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन मुझे उसके हर एक चाल की खबर मिलती रहनी चाहिए। यहाँ डॉन सेरा के ऑर्फनेज की ग्रुप फोटो देख रहा होता है, जिसमें उसकी माँ भी होती है। वो कहता है कि क्या आपको पहले से पता था कि सेरा के पास ऐसा सुपर पावर है। वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है दोस्तों फोटो में। वो अपनी माँ से आगे कहता है, माँ हैरानी की बात तो यह है कि वो उसी सुपर पावर के जरिए आपके कातिल का पता लगाने में मेरी मदद कर रही है। क्या इसी को किस्मत कहते हैं? ये कहकर वो फोन में सेरा को देखता है और मन ही मन ये सोचकर स्माइल कर लेता है कि बचपन में भी सेरा बड़ी क्यूट थी। अगले दिन डॉन का सेक्रेटरी बड़ी टेंशन में डॉन के पास भागा चला आता है। डॉन ने उस गाँव के एक फोटोग्राफर से कुछ फोटोज लिए थे, याद है? उनमें से एक फोटो में रिचर्ड और उसके पास कोई और खड़ा होता है। डॉन ने सेक्रेटरी से पूछा था कि उस आदमी का पता लगाओ जो रिचर्ड के पास खड़ा है। तो सेक्रेटरी ने उसका पता लगा लिया था और वही बताने के लिए वो आया है। वो कहता है कि वो आदमी 20 साल पहले रिचर्ड का ड्राइवर हुआ करता था और मैंने उसका एड्रेस भी पता लगा लिया। ये सुनने के बाद तो डॉन की उम्मीदें जाग जाती है कि अगर उस ड्राइवर से बात करेंगे तो शायद मेरी माँ के केस में कोई सुराग मिल जाए। सेक्रेटरी भी डॉन के साथ जाना चाहता है, लेकिन डॉन कहता है नहीं, तुम भी आ गए तो यहाँ का काम कौन संभालेगा, मैं चला जाऊंगा, तुम ऑफिस संभालो। कहकर डॉन सेरा को लेकर उस एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ एक बलून होता है। शायद ये एड्रेस गलत है। ये सोचकर दोनों दूसरी जगह जाते हैं जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है। सेरा यहाँ पर अपने सुपर पावर यूज करके जल्दी पता लगाना चाहती है, लेकिन डॉन उसकी आंखें बंद कर देता है और कहता है कि प्लीज पावर का यूज मत करो वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सेरा भी कहती है कि अरे वाह, तुम्हें मेरी फिक्र भी है क्या? डॉन कहता है नहीं नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट हो, अगर तुम सुपर पावर यूज करके बेहोश हो गई तो मेरा काम कौन करेगा पूरा। एकदम अनरोमांटिक बुद्धू है दोस्तों ये आदमी। ये सोचकर सेरा वहां से निकलती है तो डॉन भी उसके पीछे चला जाता है। तब दो औरतें एक छोटी बच्ची को ढूंढ रही होती है। वो इनको उस बच्ची की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि आपने इसे कहीं देखा है? उस फोटो में उस बच्ची के हाथ में दोस्तों येलो कलर का बलून होता है। डॉन और सेरा ने नीचे एक जगह पर यही बलून देखा था, तो वो उन औरतों को उसी जगह पे लेकर जाते हैं। वहाँ वो बच्ची एक गड्ढे में होती है दोस्तों। सेरा तुरंत उसको बाहर निकाल कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? असल में रिसेंटली इस बच्चे की माँ चल बसी थी। वो कहती है कि सबने मिलकर माँ को जमीन के नीचे दफना दिया था। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी, इसीलिए जमीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। सुनकर सेरा को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और बड़े प्यार से वो समझाती है कि बेटा तुम्हारी माँ नीचे नहीं, ऊपर स्वर्ग चली गई है और वहाँ से वो हमेशा तुम्हें देखती रहेंगी, इसीलिए तुम हमेशा खुश रहना, तभी वो तुम्हें देखकर खुश होंगी। वो भी कहती है सच में आंटी, क्या माँ मुझे हमेशा देखेंगी? फिर तो मैं कभी नहीं रहूंगी। ये कहकर वो सेरा से लिपट जाती है। सेरा अभी उसे बड़े प्यार से सहलाती है। अगले सीन में ये दोनों फिर उसी एड्रेस की तलाश में निकल जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद आखिर उन्हें उस ड्राइवर के घर का डोर नंबर दिख जाता है। वो उस घर में जाते हैं तो वहाँ वो ड्राइवर भी होता है। अब डॉन उसे रिचर्ड की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या 20 साल पहले आप इनके ड्राइवर हुआ करते थे? लेकिन वो घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तुम लोग चले जाओ। तभी वहां पर वो बच्ची आती है जिसे सेरा ने गड्ढे से निकाला था। सेरा को देखकर वो बड़ी खुश होती है और कहती है अंदर आइए आंटी। ड्राइवर तो चौंक जाता है, क्या तुम इसे जानती हो बेटी? असल में दोस्तों ये बच्ची ड्राइवर की पोती है। तब उसके साथ आई भी औरत बताती है कि ये तो अपनी माँ से मिलने के लिए गड्ढे में उतर गई थी, लेकिन इन दोनों ने इसको एन वक्त पर बचा लिया, वरना न जाने इस बच्चे का क्या होता। ड्राइवर ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। डॉन कहता है कि जिस तरह ये बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है, उसी तरह 20 साल पहले मैं अपनी माँ को खोकर अभी तक तरस रहा हूँ। आप जो कुछ जानते हैं प्लीज मुझे बता दीजिए, आपका एक छोटा सा सच भी मेरे बहुत काम आ सकता है। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है क्योंकि रिचर्ड ने उसे डॉन की जासूसी करने का काम दिया था। तभी ड्राइवर भी पूछता है कि आपको आखिर जानना क्या है? तो डॉन उससे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि 20 साल पहले आप एक गाँव में गए थे और उस वक्त रिचर्ड भी आपके साथ था। आप मुझे ये बताइए कि आप वहाँ क्यों गए थे और क्या वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी थी जो आपको याद है? ड्राइवर बहुत देर सोचकर बताता है कि मुझे कोई घटना याद तो नहीं है,
लेकिन रिचर्ड के कहने पर मैंने ऑर्फनेज के एक लड़के को स्पॉन्सर किया था। रिचर्ड ने मुझे बताया था कि वो उस लड़के को यूएस भेजना चाहता है। वो लड़का कौन था और रिचर्ड उसे यूएस क्यों भेजना चाहता था, मुझे नहीं पता। डॉन फिर दोस्तों से ऑर्फनेज का ग्रुप फोटो दिखाकर पूछता है क्या वो लड़का इस फोटो में है। फिर वो अच्छे से देखने के बाद एक लड़के को पहचान जाता है और कहता है यही तो है वो लड़का, इसका नाम शायद चैंग था। डॉन उस लड़के को देखने लग जाता है और देखकर दोस्तों हमें लगता है कि ये तो वही लड़का है जो सेरा के सपने में आता है। यानी सपने में सेरा एक जंगल में जब जा रही होती है और नीली आंखों वाला एक लड़का उसके सामने आ जाता है, वही। लेकिन रिचर्ड इस लड़के को स्पॉन्सर क्यों कर रहा था और इसे यूएस क्यों भेजना चाहता था, ये फिलहाल तो एक मिस्ट्री है। अब निक सीधे रिचर्ड को बताने चला जाता है कि डॉन आपके पुराने ड्राइवर के घर पहुंच चुका है और उसे चैंग के बारे में भी पता चल चुका है। सुनकर रिचर्ड तो चौंक जाता है, लेकिन निक कहता है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे तो डॉन कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा क्योंकि चैंग नाम का कोई इस दुनिया में है ही नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना दोस्तों? ये सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने प्लान करके चैंग का कत्ल कर दिया है या फिर इसमें और भी कोई मिस्ट्री छुपी है। ये सब तो आगे जाकर पता चलेगा। रिचर्ड को ये सब बताकर निक जाने लगता है तो रिचर्ड उसे वापस बुलाता है। शायद उसे निक पर शक है। रिचर्ड पूछता है कि मेरे बेटे ने जो गलतियां की हैं वो सब तुम पहले से जानते थे, लेकिन तुमने उस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं। क्या तुम पहले से ये भी जानते थे कि केनेथ के खिलाफ डॉन के पास सारे एविडेंस है? निक कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। ये कहकर वो निकल जाता है। रिचर्ड को दोस्तों अब निक पर और शक होने लगता है। हमें भी निक पर शक हो जाता है क्योंकि वो पहले से ये सब जानता था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। यहाँ इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो खुद उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा था जहाँ सेरा रहती थी। वो जान चुका है कि वो जिस औरत को एंजल लेडी कहते थे वो असल में डॉन की माँ थी, जो अक्सर ऑर्फनेज में आकर बच्चों के साथ वक्त बिताती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। उसकी असिस्टेंट बताती है कि डॉन अपनी माँ का नेकलेस ढूंढ रहा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद उस नेकलेस का केनेथ से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। यहाँ रिचर्ड अपने बेटे केनेथ से मिलने जाता है जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि बेटा तुम सब्र से काम लो, मैं अपने लॉयर से बात कर चुका हूँ, वो जल्दी तुम्हें बेल दिलवा देगा, फिर तुम यूएस चले जाना। लेकिन केनेथ गुस्से में कहता है कि मेरे इर्द गिर्द सारे के सारे धोखेबाज हैं, खासकर वो निक। वो अपना वफादार बना फिरता है, लेकिन मुझे यकीन है आपके पीठ पीछे वो आपके खिलाफ काम कर रहा है। इस तरह वो रिचर्ड को निक के खिलाफ भड़काने लग जाता है। और यहाँ डॉन ने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्हें देखकर वो आखिर में उस चैंग की फोटो को देखता है। वो सेरा को बताता है कि अगर हमें चैंग का पता चल गया ना तो समझो ये केस लगभग सॉल्व हो चुका। और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 8 यहाँ पर खत्म होता है। तो पार्ट 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि इनकी फाइंडिंग को जानने के बाद फ्रेड कहता है कि ये 20 साल पहले की बात है। फिलहाल तो ये पता नहीं है कि ये चैंग कहाँ होगा, ये तो इसके बचपन की फोटो है। और अगर प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये पता लगाया जाए कि ये कैसा दिखता होगा तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक एक काम करो, तुम दोनों ऑर्फनेज में जाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। अगले सीन में डॉन और सेरा ऑर्फनेज जाकर चैंग के बारे में पूछताछ करते हैं, पर वहाँ की इंचार्ज नहीं होती है और चैंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। लेकिन वो चैंग का एक डॉक्यूमेंट देती है और सुझाव भी देती है कि शायद इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ पता जरूर होगा। इतने में ऑर्फनेज के कुछ बच्चे डॉन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं, तो वो भी जाकर मजे से उनके साथ खेल लेता है। दोस्तों यहाँ ऑर्फनेज की इंचार्ज सेरा से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, इसके बारे में तुमने कभी बताया क्यों नहीं? सेरा कहती नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसकी कंपनी में काम करती हूँ बस। यहाँ रिचर्ड को निक पर शक हो गया था दोस्तों, आपको पता है जैसे कि, तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि निक के घर ले चलो मुझे। वो भी रिचर्ड को निक के घर ले जाता है। निक घर पर नहीं होता, लेकिन रिचर्ड दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वहाँ ढेर सारे फाइल्स और कुछ फोटोज होती हैं। यूकान कंपनी के टॉप सीक्रेट फाइल्स तक यहाँ रखे होते हैं। रिचर्ड समझ नहीं पाता कि निक इन फाइल्स को कलेक्ट क्यों कर रहा है, तो वो पूरे कमरे में नजर घुमाते हुए बेड पर बैठ जाता है। वहाँ पर होती एक फोटो जिसे देखकर वो हो जाता है शॉक। दरअसल उस फोटो में खुद रिचर्ड होता है जिसने ऑफिस की एक कॉलीग से प्यार का नाटक करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसी का बेटा है दोस्तों ये निक, यानी रिचर्ड और उस कॉलीग का बेटा। ये जानकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वहाँ से भाग भी जाता है। दूसरी ओर डॉन इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन उन मामलों में तुम सेरा को मत घसीटो प्लीज, वैसे भी उसकी लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। डॉन पूछता है तुम एक बात बताओ, क्या तुम चैंग नाम के किसी लड़के को जानते थे जो 20 साल पहले तुम्हारे ऑर्फनेज में रहा करता था? इंस्पेक्टर तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और डॉन को वार्न करके चला जाता है कि सेरा को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ निक घर आता है और अपने बेड को देखते समझ जाता है कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ था। बेड पर कुछ बाल पड़े होते हैं जिनको देखकर वो समझ जाता है कि जरूर रिचर्ड यहाँ पर आया था। वो तुरंत रिचर्ड को कॉल नहीं करता बल्कि उसके ड्राइवर को कॉल करता है। बड़ा समझदार है दोस्तों ये निक। वो ड्राइवर से कहता है कि रिचर्ड सर मेरे घर पे आपकी एक चीज छोड़ गए हैं, मैं कल खुद उसे लौटा दूंगा, ओके? हाँ पर तुम उन्हें कुछ मत बताना। ड्राइवर भी उसकी बातों में आकर
बक देता है कि हाँ सर, शायद वो भूलकर चले गए होंगे, हम वहाँ पर आए थे ना इसीलिए। अब निक को पक्का यकीन हो जाता है कि रिचर्ड ही उसके घर पर आया था। वो दीवार पर एक स्क्रीन को हटाता है तो वहाँ रिचर्ड के कई फोटोज रखे होते हैं, जिनको देखकर निक कहता है कि आखिर आप इतनी दूर आ ही गए पापा। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि वाकई में निक रिचर्ड का बेटा है। वहाँ दोस्तों फ्रेंड चैंग के बचपन की फोटो को एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर के जरिए देख रहा होता है कि कैसे दिखेगा ये। इसी बीच वो डॉन से कहता है कि अगर तुम सच में सिरा से प्यार करते हो तो अगले पड़ाव पर भी जाओ यार, उसे प्रपोज कर दो। अरे मुझे घूर क्यों रहा है भाई, क्या वो तुझसे प्यार नहीं करती? मतलब तेरा प्यार एक तरफा है क्या? डॉन तो उसको डांट देता है कि बेहुदा सवाल बंद कर और काम कर चुपचाप। पर दोस्तों उसके सवाल डॉन को सोचने पे मजबूर कर देते हैं और अगले सीन में वो सेरा से पूछ ही लेता है कि वैसे हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है। सेरा कहती है कि हमारे बीच बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है सीईओ साहब, तुम एम्प्लॉयर हो और मैं एम्प्लॉय, तुम डिटेक्टिव मैं तुम्हारी असिस्टेंट। ओह ये तो मुझसे भी चालाक निकले, इतनी आसानी से जवाब नहीं देगी ये सोचकर डॉन कहता है कि क्या सिर्फ इतनी है हमारी रिलेशनशिप, उससे गहरी कोई रिलेशनशिप नहीं है क्या हमारे बीच? सेरा की समझ में नहीं आता कि वो जवाब क्या दे, तो वो डॉन को देखती रह जाती है। यहाँ पे सीन होता है कट। अगले सीन में दोस्तों निक रिचर्ड को कुछ फाइल्स दिखा रहा होता है। रिचर्ड कहता है कि जल्दी से केनेथ का ऑफिस खाली करवाओ क्योंकि उसे बेल मिलने वाली है और जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं उसे यूएस भेज दूंगा। उसके सारे फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दो, खासकर वो फाइल्स जो तुम्हारे घर में है। ये सुनकर निक जरा शॉक हो जाता है, लेकिन रिचर्ड कहता है कि अब तुम्हें वहां पर अकेला रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चीजें लेकर मेरे घर आ जाओ। शुरू में हम दोनों को थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो निक की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि इसी दिन का तो वो इंतजार कर रहा था इतने समय से। फिर रिचर्ड उससे पूछता है कि अब बताओ तुमने क्या पता लगाया? निक कहता है कि केनेथ एक लड़की को डेट कर रहा था और उसे धोखा दे दिया। वो लड़की केनेथ से बदला लेने के लिए घर आई और तब उसने वो नेकलेस देख लिया। उसी लड़की से पूछताछ करके डॉन को ये पता चला कि वो नेकलेस आपके घर में था। डॉन का एक दोस्त भी है जिसका नाम फ्रेड है और वो एक लॉयर है। सेरा भी उनके साथ मिली हुई है, वो उन्हीं के साथ काम कर रही है और वो भी मेरे साथ ऑर्फनेज में रहती थी। ये तीनों मिलकर उस नेकलेस को ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर दोस्तों डॉन और सेरा एक स्कूल जाते हैं जहाँ 20 साल पहले चैंग पढ़ा करता था। तो वो एक टीचर का पता लगाते हैं जो कई सालों से इस स्कूल में काम करते हैं। वो उन्हें चैंग की फोटो दिखाते हैं तो वो तो उसको पहचान कर तुरंत बता देते हैं कि ये तो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था, मेरा बेस्ट स्टूडेंट था ये। लेकिन अचानक एक दिन वो स्कूल छोड़कर चला गया। उसके 10 साल के बाद मैंने उसे फिर देखा, उसका हुलिया ही बदल चुका था और उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उसका नया नाम इस तरह दोस्तों वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर फ्रेड को दिखाते हैं जिसने उस सॉफ्टवेयर के जरिए चैंग का प्रेजेंट चेहरा देख लिया था। वो तुरंत डॉन को कॉल करके बता देता है और अब ये दोनों जान चुके हैं कि चैंग कोई और नहीं निक है। यहाँ से सीधे निक को दिखाते हैं जो अब केनेथ के ऑफिस में उसकी जगह पर बैठा हुआ है। इस सीट पर बैठना उसकी ख्वाहिश थी, आखिर उसकी ख्वाहिश पूरी हुई, ये सोचकर वो बड़ा खुश होता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर को चैंग के बारे में कुछ याद आता है। डॉन की माँ चैंग से बात कर रही थी, पास्ट में मतलब दोस्तों। तो उसने चैंग से कहा था बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा बेटा। अब दोस्तों यहाँ से सीन अलग होता है और डॉन अपने ऑफिस में आता है और निक को उसके ओरिजिनल नाम से पुकारता है यानी चैंग कहकर। डॉन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। निक कहता है कि हाँ वो मेरा ही नाम है, पर इसमें तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? डॉन कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि मेरी माँ के कत्ल के बाद ही तुम पढ़ाई करने यूएस गए थे और तो और रिचर्ड ने तुम्हें स्पॉन्सर किया था और अब तुम उसी के लिए काम कर रहे हो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। निक कहता है कि मुझे भी अपने पास्ट के बारे में बहुत दुख है। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ चल बसी और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया, पर वहाँ मुझे दिलासा देने वाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ थी जिन्हें हम एंजल लेडी कहते थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पढ़ाने के लिए फौरन भेजेंगी। मैं बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त उनकी मौत हो गई। लेकिन जब रिचर्ड सर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे यूएस भेजने के लिए स्पॉन्सर किया और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी उठाया। अब तुम ही बताओ कि जो इंसान मेरे लिए इतना कर चुका है, मैं उसे अपनी वफादारी दिखा रहा हूँ तो इसमें गलती क्या है? इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये सुनकर तो दोस्तों डॉन को भी लगता है कि हाँ यार इसकी बात तो एकदम ठीक है। लगता है दोस्तों डॉन अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक डेड एंड पे पहुंच गया है, इसके आगे कुछ पूछने को रहा ही नहीं। वो निराश होकर अपनी टीम के पास वापस आ जाता है और कहता है कि यार उस चैंग की बात मुझे एकदम सही लगी, पर मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई बात तो छुपा रहा है। यहाँ निक रिचर्ड को सब कुछ बता देता है कि डॉन ने उससे क्या क्या पूछा और उसने क्या क्या जवाब दिया, पर निक ने डॉन को ये नहीं बताया था कि वो असल में रिचर्ड का बेटा है। दोस्तों याद है ना आपको? यहाँ पर निक कहता है कि अब डॉन की इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पे पहुंच चुकी है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, आपकी कोई जांच नहीं होगी। अब दोस्तों डॉन का सेक्रेटरी उसको एक इनविटेशन देता है और बताता है कि यूकान कंपनी ऑर्फनेज को बहुत समय से डोनेशन दे रही है और इस फंक्शन में कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे, आपको भी इनवाइट किया गया है वहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। डॉन भी मान जाता है। दूसरी ओर सेरा को रिचर्ड का कॉल आता है जो उससे भी फंक्शन के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में दोस्तों उस फंक्शन को दिखाते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वही जो ऑर्फनेज को डोनेशन देते हैं। सेरा भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ वो रिचर्ड से मिलती है और कहती है मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिचर्ड
कहता है कि तुम ऑर्फनेज में पली बड़ी हो ना, और अब डॉन के आगे पीछे घूम रही हो, राइट। सेरा को उसकी बातों में कुछ गलत इरादा नजर आता है, तो वो फिर उसको थैंक करके कहती है, हाँ मुझे एक जरूरी काम आ गया इसलिए मैं निकल रही हूँ। लेकिन दोस्तों वो है कि छोड़ता ही नहीं और सवाल पे सवाल किया जाता है कि क्या तुम और डॉन प्यार करते हो। सेरा जैसे तैसे उसे मैनेज कर रही होती है। तभी डॉन का सेक्रेटरी सेरा की दुविधा देख लेता है और डॉन को बताता है। लेकिन इससे पहले कि डॉन उस तरफ देखता, रिचर्ड स्टेज पर चढ़कर कहता है कि मैं अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। वो सेरा को स्टेज पर बुलाता है और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि ये ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई है और फिर इसने मेरी ही कंपनी को ज्वाइन किया। इतना ही नहीं, मेरा नमक खाकर इसने मेरे बेटे के खिलाफ काम किया है और तो और इसने मेरे बेटे को जेल तक भिजवा दिया। इतनी अच्छी लड़की है ये, अब वो खुद आप सबको अपने बारे में बताएगी। ये कहकर वो सेरा को माइक पकड़ाता है और सेरा बिल्कुल बौखलाकर खड़ी रहती है। लेकिन तब डॉन कहता है कि शायद मिस्टर रिचर्ड ये जानना चाहते हैं कि मैंने सेरा को काम पे क्यों रखा हुआ है ना। तो सेरा का रिज्यूमे कोई अगर एक बार देख ले और उसे नौकरी ना दे, वो जरूर कोई सरफिरा होगा। सेरा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में वो खुद बताएगी। इस पर सेरा एक सूची देती है कि वो कौन कौन से काम कर चुकी है। फिर डॉन कहता है कि अब आप ही बताइए, जो लड़की इतनी एक्सपीरियंस्ड हो, इतनी काबिल हो, उसे मैं काम न दूं तो फिर किसको दूं? कैनेथ जैसे बेवकूफ को? सेरा यूकन कंपनी की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह दोस्तों वो सेरा की खूब तारीफ करता है। अब सभी सेरा के लिए अप्लॉज करते हैं। बाद में डॉन सेरा से कहता है कि रिचर्ड ने जो कुछ कहा उसे तुम ज्यादा दिमाग पे मत लेना। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा, पर छोड़ दो उसको। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतने में दोस्तों रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि इस अनाथ लड़की के लिए तुम मेरे बेटे को नीचा दिखा रहे हो। इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए शायद इसे दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो ऐसी लड़की के साथ तुम्हारा मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह दोस्तों वो अब भी सेरा को नीचा दिखाता है। डॉन उसकी बात को बीच में टोक कर कहता है कि चलो मान लिया कि सेरा के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वो तमीज नहीं जानती, पर कैनेथ के लिए आप तो हैं उसके पापा, पर वो जेल में क्यों है? क्या आपने उसको तमीज नहीं सिखाई? इस तरह रिचर्ड को इंसल्ट करके वो सेरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। इस वजह से दोस्तों सेरा को अब डॉन और भी अच्छा लगने लगता है। रिचर्ड गुस्से में बहुत ही शराब पीता है और बड़बड़ाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे की इंसल्ट करने की। तो निक भी कहता है कि अरे आप ज्यादा मत पीजिएगा, टैबलेट खाकर सो जाइए। वो भड़क जाता है कि तुम होते कौन हो मुझे एडवाइस देने वाले? उसने मेरे बेटे की इंसल्ट की है और तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। और तब निक कहता है कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप भी सिर्फ कैनेथ को अपना बेटा मानते हैं और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रिचर्ड ने किस वजह से डॉन की माँ को धक्का दिया था और वो नीचे गिर गई। उनके सर पर बहुत चोट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस बात का चश्मदीद गवाह था चैंग दोस्तों, यानी कि निक। और तब रिचर्ड ने चैंग से कहा था कि जो लोग मेरे काम नहीं आ सकते उन्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। अगर तुम मेरे काम आओगे तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेज दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। इसीलिए चैंग ने किसी को इस बारे में नहीं बताया और रिचर्ड की मदद से वो यूएस चले गया। फिर पढ़ाई करके वो वापस आया और रिचर्ड का वफादार नौकर बनकर रह गया। वो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। रिचर्ड चिल्ला देता है कि तुम ये पापा कहना मुझे बंद करो, कहकर वो शराब की बोतल्स फेंक देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद निक को बड़ा दुख होता है कि क्या है यार। सेरा यहाँ घर आती है, लेकिन दोस्तों वो अभी भी डॉन के बारे में सोचती है। उसके रंग ढंग देखकर किम उसका मजाक भी उड़ाती है कि क्यों मैडम जी, लगता है तुम प्यार के जाल में फंस गई हो। तुम खुद ही उसे प्रपोज कर दो ना, वरना पता नहीं उस खड़ूस डॉन का मूड कब बदल जाए। यहाँ निक अपने घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है और चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे भी मुझे इस तरह इंसल्ट करने की। मैं अब दिखा दूंगा सबको मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो रिचर्ड की फोटो को पैरों तले कुचलने लगता है। अगले दिन वो डॉन से मिलने जाता है और उसे सच बता देता है कि उस दिन तुम्हारी माँ का कत्ल रिचर्ड ने किया था। डॉन तो चौंक कर उसके पास आता है तो वो घुटने टेक देता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ये बात सबको बताने वाला था, लेकिन रिचर्ड ने मेरी लाइफ संवारने का वादा किया, मेरी बहुत मदद की है उन्होंने, इसीलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब वो एकदम से बदल गए हैं, इसलिए उन्हें रोकने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने तुम्हें सब बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर खड़ी सेरा भी दोस्तों ये सुन लेती। डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो निक से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं निकल जाओ यहाँ से। डॉन अब ठान लेता है कि मैं रिचर्ड को तो छोड़ने वाला हूं नहीं, मेरी माँ का कत्ल किया है उसने और आज तक मुझे धोखे में रखा, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। वो रिचर्ड के ऑफिस की ओर जाने लगता है, लेकिन दोस्तों सेरा उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि प्लीज जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत होता है, प्लीज थोड़े ठंडे दिमाग से सोचकर अगला कदम उठाओ। डॉन कहता है कि तुम नहीं जानती कितने सालों से मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। मुझे अपनी माँ के कातिल को ढूंढने में इतने साल लग गए और आज मुझे उसका पता चल चुका है और मेरे पास सबूत भी है। अब मैं खामोश नहीं रह सकता, प्लीज मुझे रोको मत। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर तेजी से निकलता है। जब वो रिचर्ड के घर पहुंचता है तो वो बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर बेहोश पड़ा था। शायद दोस्तों वो मर भी जाएगा। उसके पास एक नोटिस होता है जिसमें उसने
टाइप करके रखा होता है कि मुझसे अपना गिल्ट और बर्दाश्त नहीं होता। डॉन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हारी मौत सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों होगी। तो अगले सीन में वो हॉस्पिटल में बैठा होता है। लगता है दोस्तों उसने रिचर्ड को यहाँ पर एडमिट किया है। वो सेरा से कहता है कि कुछ भी करके हमें उसकी जान बचानी है, उसके बाद उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा, और वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। सेरा उसे शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है तुम जाओ, मैं सब खुद देख लूंगा। कहकर वो अपने ऑफिस जाता है और अपनी माँ की फोटो को देखने लगता है। कुछ देर के बाद सेरा आती है और डॉन के हाथ में उसकी माँ की फोटो देखकर वो डॉन का दर्द समझ पाती है कि वाकई इसे बहुत दर्द है। वो उसे दिलासा भी देती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं जो कहने जा रही हूँ उसे कहने का ये सही वक्त है या फिर नहीं, लेकिन मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, तुम्हारे हर स्ट्रगल में भी मैं शामिल रहूंगी, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने वाली हूँ मैं। इस तरह दोस्तों वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, और क्योंकि डॉन सेरा से बहुत प्यार करता है तो वो उसे किस कर लेता है। और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 9 यहाँ पर होता है खत्म। तो पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स ने रिचर्ड की जान बचा ली थी। इसी बीच डॉन को एक और बात का शक होता है, क्योंकि जब वो रिचर्ड के घर गया था तो टेबल पर नींद की गोलियों के साथ कुछ और हेल्थ टैबलेट्स भी पड़े हुए थे। डॉन को शक होता है कि अगर रिचर्ड अपने किए के लिए पछता रहा था और नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करना चाहता था तो उसने हेल्थ टैबलेट्स क्यों बाहर निकाल के रखे हुए थे। कहीं किसी ने रिचर्ड को खुदकुशी करने पे मजबूर तो नहीं किया। और फिर यही शक दूर करने के लिए वो इंस्पेक्टर से मिलता है, उसे सारी बातें बताता है। वो उसे टैबलेट्स भी पकड़ाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया था, और रिचर्ड पर इल्जाम लगाने के लिए उसने ऐसी सेटिंग की जैसे कि पछतावे के मारे रिचर्ड ने खुदकुशी की हो। देखो सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो, अब कुछ भी करके मेरी माँ की मौत का वो केस खुलवाओ। हालांकि दोस्तों वो 20 साल पुराना केस है, तो इस पर इंस्पेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। पर डॉन अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसका शक अब निक पर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों उसी ने डॉन को रिचर्ड के खिलाफ भड़काया था और ये भी कहा था कि रिचर्ड ने ही तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। अब डॉन को लगता है कि शायद निक भी रिचर्ड का ही बेटा है, और क्योंकि रिचर्ड उससे वैसा बर्ताव नहीं कर रहा था जैसा वो केनेथ के साथ करता था, इसीलिए निक ने मुझे रिचर्ड के खिलाफ भड़का दिया, यही लग रहा है मुझे। फिर अपना शक दूर करने के लिए वो अपने सेक्रेटरी को कोई काम देता है और कहता है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि निक को यकीन हो जाए कि मुझे उस पर शक है। अब पता है दोस्तों डॉन का प्लान क्या है। उसका प्लान यह है कि सेक्रेटरी को जासूसी करते देखकर निक अपने बचाव में जरूर कोई गलती करेगा और तब डॉन उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। डॉन के कहने पर सेक्रेटरी रिचर्ड के ऑफिस में जाकर उसके बाल कलेक्ट करने लग जाता है जो कि वहां पर गिरे पड़े थे। इतना ही नहीं, वो टेबल पर रखी कोई चीज हटा देता है ताकि निक को शक हो जाए कि कोई रिचर्ड के कमरे में आया था, और जैसा डॉन ने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होता है। निक को शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर जरूर आया था। वो एक तरफ छुप जाता है और ठीक उसी समय डॉन का सेक्रेटरी जानबूझकर वहां से निकलता है। अब निक समझ जाता है कि जरूर डॉन को शक हो गया है कि मैं रिचर्ड का बेटा हूँ, इसीलिए लगता है कि डीएनए टेस्ट के लिए उसका सेक्रेटरी यहाँ से कुछ उठा कर लेकर चला गया। तो दोस्तों अब निक डॉन का खात्मा करने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से डॉन बहुत ही स्ट्रेस में होता है, तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो सेरा, फ्रेड और किम के साथ आउटिंग के लिए जाता है। और दोस्तों तब एक प्रोफेशनल कातिल को दिखाते हैं जिसे निक ने सुपारी देकर डॉन का कत्ल करने को कहा था। तभी डॉन को इंस्पेक्टर का कॉल आता है, तो डॉन कॉल अटेंड करने के लिए कुछ दूर चला जाता है। फ्रेड भी उसके पीछे जाता है। वहाँ सेरा और किम चांद तारों को देखकर एंजॉय कर रही होती है, तो इतने में वो कातिल डॉन पर हमला करने आ जाता है, लेकिन फ्रेड उसके साथ है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। लेकिन ये कातिल भी दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि डॉन का कत्ल कर दे, और इस बात से बेखबर यहाँ पर सेरा बातों में मस्त होती है। लेकिन अचानक वो डॉन की दिशा में मुड़ती है तो उसे लगता है कोई उस पर हमला कर रहा है। वो फिर अपनी सुपर पावर यूज करती है और जूम करके देख लेती है कि कोई डॉन और फ्रेड के साथ लड़ रहा है। सेरा डॉन की मदद करने के लिए जाने वाली होती है कि वो वहाँ एक और आदमी को देखते हैं आते हुए, और दोस्तों वो कोई और नहीं निक होता है। निक बाइनोकुलर से देख रहा होता है कि वो कातिल डॉन को किस तरह मार रहा है। अब सेरा निक की आंखों को जूम करके देखती है तो उसकी एक आंख ब्लू कलर की होती है। यहीं पर दोस्तों सेरा रियलाइज करती है कि उसके सपनों में उसे जो ब्लू कलर की आंखें वाला लड़का डराता था वो चैंग था, और चैंग ही निक है, और निक की आंखें भी उसी तरह की हैं, तो जरूर निक ही चाहेंगे, ये कंफर्म हो गया है। अब सेरा अपने उस सपने का मतलब समझने लगती है, क्योंकि असल में डॉन की माँ का कत्ल रिचर्ड ने नहीं किया था बल्कि चैंग ने किया था, यानी निक ने किया था। पर असलियत क्या है दोस्तों ये आगे पता चलेगा। सच जानकर सेरा शॉक में बेहोश हो जाती है, और यहाँ पर वो कातिल डॉन और फ्रेड दोनों को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस कार की आवाज आती है और वो भाग जाता है। फिर सेरा को होश आता है तो वो डॉन को सब बता देती है कि असल में तुम्हारी माँ का कत्ल निक ने किया है। ये जानकर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाई, और यहाँ पर पता चलता है कि सेरा ने निक को डॉन की माँ का कत्ल करते हुए देखा था, लेकिन जब उसने अपने सुपर पावर को बहुत ज्यादा यूज करके
कातिल का चेहरा जहन में लाने की कोशिश की थी तो वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से वो उस घटना की याददाश्त भी खो चुकी थी। फिर भी उसे उस घटना के बारे में अक्सर सपने आते रहते थे, पर वो समझ नहीं पाती थी कि उसे ये सपने क्यों आ रहे हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर हमेशा से सेरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था और उसे उसका पावर यूज करने से रोकता था। अब सेरा रोती है कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती थी, लेकिन मैं बेबस थी, कुछ कर नहीं पाई। अब डॉन, फ्रेड और किम सेरा को उसी सीक्रेट बेसमेंट में आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वहां से सीधे पहुंचते हैं निक के घर। लेकिन वो घर पर नहीं होता और ना ही उसके खिलाफ वहां पर कोई एविडेंस होता है। लगता है वो सारे एविडेंसेस मिटा चुका है। अब फ्रेड सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो पता चलता है कि निक डॉन के ऑफिस गया है और बहुत देर के बाद भी बाहर नहीं निकला। तो पक्का वो जरूर बेसमेंट में गया होगा जहां सेरा आराम कर रही है। निक बेसमेंट में ही जाता है। वहां का सेटअप देखकर दंग रह जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए डॉन इतने सालों से इंतजार कर रहा था। इतनी सारी सीक्रेट अरेंजमेंट्स करके रखी हुई है इसने। इसी बीच वो सेरा को देख लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है और सेरा कहती है कि मुझे मार भी डालोगे तब भी तुम बच नहीं पाओगे। सभी जान चुके हैं कि तुम असल में कौन हो। निक यहाँ पर खुद को बचाने के लिए सेरा को किडनैप करके लेकर जाता है। अब वो डॉन को कॉल करके कहता है कि अगर सेरा को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। वही दोस्तों पुरानी पिक्चरों की तरह, वो भी अकेले। असल में वो डॉन को अकेले में बुलाकर उसका कत्ल करना चाहता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे और वो आराम से फौरन जाकर बस जाए। डॉन भी गुस्से में उसकी बताई हुई जगह के लिए निकल जाता है। वो कैसे भी करके सेरा को बचाना चाहता है। अब वहां पहुंचने पे पता चलता है कि सेरा को निक ने एक कमरे में बांध कर रखा हुआ है और उसके गले में बॉम्ब भी फिक्स किया हुआ है। निक को देखते डॉन उसको लगातार पीटने लग जाता है, लेकिन तब वो एक रिमोट दिखाता है और अपने मोबाइल पर एक लाइव वीडियो दिखाता है जिससे ये पता चलता है कि सेरा के गले में बॉम्ब है। वो डॉन से कहता है कि देखो, अगर एक और बार मुझे मार पड़ी तो रिमोट ऐसे दबाऊंगा ना और वहां सेरा के चिथड़े उठ जाएंगे। इस पर डॉन उसे मारना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों अब निक की बारी, वो डॉन को पीटने लगता है। फिर वो डॉन को बताता है कि उसने डॉन की माँ का कत्ल क्यों किया। असल में रिचर्ड, जो डॉन के पिता की कंपनी में बहुत से घोटाले कर चुका था, उसके बारे में डॉन की माँ को पता चल गया था। वो डॉन के पापा को इस बारे में बताने जा रही थी, लेकिन तब रिचर्ड ने उनको रोका। इसी वजह से वो नीचे गिरी और सर पे चोट लगने की वजह से बहुत खून बह गया। तब वहां पर निक आया और रिचर्ड ने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना बेटा मानूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम इस औरत की बॉडी को ठिकाने लगा दो, फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर करके यूएस भेजूंगा और तुम खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन पाओगे। ये कहकर रिचर्ड चला गया था। उसके बाद दोस्तों निक ने देखा कि डॉन की माँ मरी नहीं थी, तो उस समय अगर वो चाहता तो उन्हें बचा भी सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो रिचर्ड उसे स्पॉन्सर नहीं करता और उसे यूएस नहीं भेजता। हालांकि डॉन की माँ ने उसके लिए और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया था, फिर भी उस वक्त उसने एक सेल्फिश फैसला लिया। उसे बस अपनी लाइफ संवारनी थी और उसने खुद ही डॉन की माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला। प्रेजेंट में दोस्तों वो डॉन को ये सारी बातें बता रहा होता है कि अंदर सेरा को दिखाते हैं जो किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लेती है और अपने सुपर पावर को यूज करके थोड़ा थोड़ा देख पाती है। वो उठकर चलती है तो उसका पैर कहीं अटक जाता है और वो गिर जाती है। इस वजह से उसके गले में जो बॉम्ब था उसका कैप निकलकर बाहर गिर जाता है और अब बॉम्ब दोस्तों फट सकता है कभी भी। लेकिन सेरा आईने में अपने गले में फिक्स किया हुआ बॉम्ब देखती है और अपने सुपर पावर से उसे जूम करके उसके वायर्स को भी देख पाती है। उसमें से सही वायर काट कर वो बॉम्ब को फाइनली डिफ्यूज कर देती है। यहाँ डॉन ने निक के मुंह से सारा सच सुन लिया था और गुस्से में वो निक को मारने जाता है, लेकिन वो रिमोट दिखाकर उसे धमकाता है कि देख लो, सेरा को उड़ा दूंगा अभी कभी। अब दोस्तों निक डॉन की जान लेने वाला होता है कि पीछे से सेरा उसके सर पे दे मारती है। फिर क्या था, पुलिस आ जाती है, लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि निक ने डॉन की माँ का कत्ल किया था। और तब सेरा बताती है कि सबूत है। असल में बेसमेंट में जब सेरा ने निक को देखा था तो उसने चुपके से एक सीक्रेट माइक ऑन कर दिया था। जब निक सेरा का गला दबा रहा था तो उसने अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि हाँ, मैंने ही डॉन की माँ को मार डाला, अब तुम्हें भी मारने जा रहा हूँ और इन दोनों कत्लों का किसी के पास कोई सबूत होगा ही नहीं। पर दोस्तों सेरा की बदौलत वो सबूत भी तैयार है, तो पुलिस निक को अरेस्ट करके लेके जाती है। लगता है दोस्तों 20 साल पुराना ये केस अब सॉल्व हो चुका है। डॉन और सेरा एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और सीन यहाँ पर कट होता है। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर 20 साल पुराने इस केस के बारे में होता है ब्रेकिंग न्यूज। डॉन खुद केनेथ को बेल दिलवा देता है क्योंकि रिचर्ड और निक के जुर्मों के मुकाबले में केनेथ का जुर्म कुछ भी नहीं था। वो केनेथ को सब बता देता है कि तुम्हारे पापा रिचर्ड ने मेरी माँ को मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो कसर उन्होंने छोड़ी वो भी निक ने पूरी कर दी थी। निक असल में तुम्हारा भाई है। केनेथ तो बौखला जाता है ये सुनकर, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि उसके पापा ने ये सब कुछ किया है। और तब डॉन बताता है कि मुझे पता है तुम अपने पापा को बहुत महान समझते हो, लेकिन उनकी असलियत कुछ और ही है। तुम और मिडा एक दूसरे से प्यार करते थे ना, है ना? और फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। उसके बाद मिडा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे के बाप तुम हो। जब तुम्हारे पापा रिचर्ड को ये बात पता चली तो उन्होंने मिडा का अबॉर्शन करवाना चाहा। और पता है, जो नर्स मिडा का चेकअप करती थी उसे रिचर्ड ने पैसे दिए थे कि तुम मिडा का अबॉर्शन करवा दो, लेकिन नर्स का दिल नहीं माना
वो ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब मिडा का बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने किसी और के मरे हुए बच्चे को उसके पास रख दिया और उसके बच्चे को, यानी तुम्हारे बच्चे को, ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। लेकिन फिलहाल मिडा ने अपने बच्चे को ढूंढ लिया है और दोनों सेफ है। वो तुम्हारा बच्चा है केनेथ। पर केनेथ को यहाँ अभी भी डॉन की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। तब डॉन उसे उसके बेटे की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर केनेथ की आंखें भर आती है। वो पूछता है, क्या मेरे पापा इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने मेरे ही बेटे का कत्ल करने की कोशिश की? डॉन कहता है कि अरे अपने पापा की छोड़ो, क्या तुम अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते? अगले सीन में दिखाते हैं कि केनेथ अपने पापा को देखने हॉस्पिटल जाता है। रिचर्ड जिंदा तो है लेकिन वो बात नहीं कर सकता। केनेथ अब रिचर्ड का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं आपको अपना सब कुछ मान बैठा था पापा, आप मेरे रोल मॉडल थे और मैं हमेशा आपकी तरह बनने की कोशिश करता था। लेकिन आज पता चला कि मुझे आपकी तरह बनना ही नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये कहकर वो चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर रिचर्ड रोने लगता है। असल में केनेथ दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अपने पापा की संगत में आकर वो न जाने क्या क्या करने लगा था। पर अब उसे अपनी और अपने पापा की असलियत पता चल चुकी है। इसीलिए वो मिडा और अपने बेटे के पास जाने वाला है। यहाँ निक को दिखाते हैं तो वो लॉकअप में होता है, लेकिन उसका रौब कम नहीं हुआ दोस्तों। वो कहता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं किसी के पास। लेकिन जब सेरा उसका वॉइस रिकॉर्डिंग को पुलिस के हवाले करती है तो वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। फ्रेड को दिखाते हैं, जिसके पास अब बहुत बड़े बड़े केसेस आने लग जाते हैं, क्योंकि डॉन की मदद से उसने 20 साल पुराने केस को सॉल्व कर दिया है। बताओ, यहाँ डॉन की समझ में नहीं आता कि वो सेरा को शादी के लिए कैसे प्रपोज करे। मोहब्बत का इजहार तो कर चुका है अपना हीरो, पर अब शादी के लिए कैसे प्रपोज करना है ये नहीं समझ आ रहा उसे। सेक्रेटरी कहता है कि सर आपके पास एक खास चीज है, उसे सेरा को दीजिए और प्रपोज कर दीजिए। डॉन कहता है कि अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, शुक्रिया। ये कहकर वो भी प्रपोज करने निकल जाता है। तभी सेक्रेटरी भी बड़बड़ाता है कि अरे मेरे पास तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आइडियाज हैं, पर मेरी सुनता कौन है वैसे? इन लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है? वेल दोस्तों, अगले सीन में डॉन सेरा को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड ऑर्डर करता है। और पता है, उससे अपनी माँ का एक चेन पहनाकर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी क्या मुझसे शादी? सेरा स्माइल करके उसको गले लगा लेती है। अगले ही दिन वो सेरा को अपनी माँ की कब्र पर लेकर जाता है। दोनों बहुत इमोशनल होते हैं। सेरा कहती है कि माँ, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, आप मेरी एंजल लेडी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। अगर आप हमारे साथ होती ना तो कितना अच्छा होता। माँ के कब्र पर फूल रखकर दोनों वापस आ रहे होते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, फ्रेड ने किम को किसी लंबे ट्रिप पर ले जाने का वादा किया था और उसके लिए एक अच्छी सी गाड़ी भी ली थी। हो, लेकिन वो गाड़ी गायब हो जाती है। अब वो चिल्लाता है कि कौन है वो माइकल आल जिसने मेरी गाड़ी चुराने की जरूरत की। तब उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि देख, ज्यादा डायलॉग मत झाड़ यार, तेरी गाड़ी मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं और सेरा लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आऊंगा। फ्रेड कहता है कि डॉन, तू बड़ा सेल्फिश निकला, तुझे मेरी फिक्र नहीं है यार। अपने में बोलता है दोस्तों, मतलब बताओ यार, मेरी गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन दोस्तों, लेटर में ये भी लिखा होता है कि इससे पहले कि तू मुझे शाप दे, मैंने तेरे लिए प्लान बी रेडी करके रखा हुआ है। मैंने तुम्हारे और किम के लिए पेरिस की टिकट्स बुक किए हुए हैं और वहां रहने का इंतजाम भी किया है। जाओ लव बर्ड्स, खूब एंजॉय करो। उसने दोस्तों इनको टिकट्स भी भेजे होते हैं और ये देखकर वो खुशी से नाचने लग जाता है। डॉन और सेरा एक जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। सेरा कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो डॉन उसको एक कंबल में लपेट कर उठा लेता है और कहता है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी मेरी जान। और इसी के साथ गुड जॉब सीरीज यहाँ पर होता है खत्म। वेल दोस्तों, अब आप ही बताइए ना, थी ना एकदम परफेक्ट एंडिंग? इस सीरीज के बारे में आपके जो भी ख्याल है उन्हें कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ये भी बताइएगा आप में से कौन कौन इस सीरीज को मिस करने वाले हैं। शायद इस बार ज्यादा कमेंट्स ना आए, लेकिन कई तो होंगे जो इससे इंप्रेस हुए हों। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।